कहानी की शुरुआत होती है मिरियाद धर्मा सेक्ट से, जहां सेक्ट के बूढ़े मास्टर अपनी जिंदगी के आखिरी पल गिन रहे हैं। अपनी अंतिम सांस लेने से पहले वो अपने इकलौते डिसाइपल लूचेन को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि अब उनके जाने का समय आ चुका है। इसके बाद पूरे मिरियाद धर्मा सेक्ट की जिम्मेदारी लूचेन के कंधों पर होगी। वो उसे आदेश देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, सेक्ट को बचाना, उसे फिर से खड़ा करना और एक दिन पूरे महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली सेक्ट बनाना। लेकिन लूचेन ये सुनकर पूरी तरह परेशान हो जाता है। वो शिकायत करता है कि उसके मास्टर ने उसे कभी कोई असली कल्टीवेशन टेक्निक तक नहीं सिखाई और अब मरने से पहले पूरी सेक्ट उसके भरोसे छोड़कर जा रहे हैं। उसे तो लगता है कि सेक्ट की हालत ऐसी है कि शायद वो खुद भी अगले दिन तक जिंदा नहीं बचेगा। मरने से पहले मास्टर उसे एक पुरानी किताब सौंपते हैं और बताते हैं कि यही सेक्ट की सबसे महत्वपूर्ण विरासत है, इसकी रक्षा हर हाल में करनी होगी। लेकिन जैसे ही लूचेन किताब खोलता है, उसका चेहरा उतर जाता है। उसे उम्मीद थी कि अंदर कोई शक्तिशाली कल्टीवेशन टेक्निक होगी, लेकिन वो तो सेक्ट चलाने और घर संभालने जैसी बातें लिखी हुई एक गाइड बुक निकलती है। वो मायूस होकर आसमान की तरफ देखता है और बड़बड़ाता है कि आखिर उसे ताकतवर बनने का तरीका कब मिलेगा। उसी समय अचानक उसके दिमाग में एक मैकेनिकल आवाज गूंजती है, मल्टीवर्स सुपर सेक्ट सिस्टम एक्टिवेटेड। कुछ ही सेकंड में सिस्टम पूरी तरह एक्टिवेट हो जाता है और उसके सामने न्यूबी गिफ्ट पैक खुल जाता है। सिस्टम उसे कई दुर्लभ रिवॉर्ड्स देता है, एक लेवल 1 सेक्ट कंस्ट्रक्शन कार्ड, एक अर्थ रियल्म कल्टीवेशन कार्ड, 4 वाइट समन कार्ड्स, 5 टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल वाइन्स और एक शक्तिशाली सेक्ट प्रोटेक्शन फॉर्मेशन। लूचेन तुरंत सिस्टम से इन रिवॉर्ड्स के बारे में पूछता है। सिस्टम समझाता है कि अर्थ रियल्म कल्टीवेशन कार्ड इस्तेमाल करते ही उसकी कल्टीवेशन बिना किसी साइड इफेक्ट के सीधे अर्थ रियल्म तक पहुंच जाएगी। वहीं व्हाइट समन कार्ड्स की मदद से वो शक्तिशाली एक्सपर्ट्स को अपने सेक्ट में बुला सकेगा। इसके बाद सिस्टम इस दुनिया के कल्टीवेशन रियल्म्स भी बताता है। शुरुआत बॉडी टेम्परिंग से होती है, फिर छी रिफाइनिंग, फाउंडेशन बिल्डिंग, गोल्डन कोर, पर्पल मैंशन, केव वॉइड, हेवनली किंग, सेंट रियल्म, ग्रेट सेज, ग्रेट एम्परर और अंत में क्वाजी एम्परर तक का सफर होता है। इतनी बड़ी ताकत अपने सामने देखकर लूचेन एक पल भी नहीं रुकता और तुरंत अर्थ रियल्म कल्टीवेशन कार्ड इस्तेमाल कर देता है। अगले ही पल उसके पूरे शरीर से भयानक स्पिरिचुअल प्रेशर निकलने लगता है। चारों तरफ आसमान कांप उठता है और ऐसा ऑरा फैलता है मानो किसी प्राचीन एम्परर का पुनर्जन्म हो गया हो। कुछ ही क्षणों में उसकी कल्टीवेशन सीधे अर्थ रियल्म में पहुंच जाती है। नई शक्ति महसूस करते ही लूचेन अपने दिवंगत मास्टर से मन ही मन वादा करता है कि वो मिरियाद धर्मा सेक्ट को फिर से महान बनाएगा। तभी सिस्टम एक नया नोटिफिकेशन देता है, नियर बाय डिटेक्टेड 2 10-स्टार जीनियसेस। सिस्टम उसे तुरंत उन दोनों बच्चों को अपना डिसाइपल बनाने का टास्क देता है। लूचेन बिना समय गंवाए उनकी तलाश में निकल पड़ता है। इसी बीच जंगल के पास एक भाई और बहन अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। उनके पीछे कई हथियारबंद लोग लगातार उनका पीछा कर रहे हैं। भाई अपनी छोटी बहन से कहता है कि अगर वे सामने वाले पहाड़ तक पहुंच गए तो शायद बच जाएंगे, लेकिन कुछ ही देर में दुश्मन उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। भाई अपनी बहन को पीछे छिपाकर कहता है कि वो दुश्मनों को रोकने की कोशिश करेगा और उसे मौका मिलते ही भाग जाना चाहिए, लेकिन छोटी बहन अपने भाई को छोड़कर जाने से साफ इनकार कर देती है। तभी अचानक एक शांत आवाज सुनाई देती है। एक युवक आगे बढ़कर कहता है कि इतने सारे बड़े लोग मिलकर 2 छोटे बच्चों को सताने में जरा भी शर्म नहीं कर रहे। ये युवक और कोई नहीं बल्कि लूचेन होता है। दुश्मन तुरंत अपना परिचय शैडो टावर के लोगों के रूप में देते हैं और उसे रास्ते से हट जाने की चेतावनी देते हैं, लेकिन लूचेन उनकी धमकियों की बिल्कुल परवाह नहीं करता। वो उन्हें आखिरी बार वहां से चले जाने का मौका देता है। जब वे हमला करने की कोशिश करते हैं तो लूचेन अपनी नई शक्ति से उन्हें पल भर में खत्म कर देता है। दोनों भाई बहन हैरान रह जाते हैं और तुरंत उसके सामने घुटनों के बल बैठकर अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद देते हैं। उसी समय सिस्टम दोनों बच्चों को स्कैन करता है। रिपोर्ट देखकर लूचेन भी चौंक जाता है। लड़के के शरीर में जन्मजात सुप्रीम बोन मौजूद होती है, जबकि उसकी छोटी बहन के अंदर बेहद दुर्लभ डबल प्यूपिल्स फिजिक छिपी होती है। इतना ही नहीं, दोनों की टैलेंट रेटिंग सीधे 10 स्टार्स होती है। लूचेन समझ जाता है कि उसके सामने खड़े ये दोनों बच्चे भविष्य के महान कल्टीवेटर्स बनने वाले हैं। वो उनसे उनका नाम पूछता है। बड़ा भाई अपना नाम निंग टियन और छोटी बहन अपना नाम निंग यू बताती है। लूचेन दोनों को मिरियाद धर्मा सेक्ट में शामिल होने का प्रस्ताव देता है। दोनों भाई बहन बिना किसी हिचकिचाहट के उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और उसे अपना मास्टर स्वीकार कर लेते हैं। छोटी निंग यू मासूमियत से पूछती है कि अगर वो उनकी डिसाइपल बन गई तो क्या वो भविष्य में उन लोगों को हरा पाएगी जिन्होंने उसके परिवार को मार डाला। लूचेन शांत स्वर में जवाब देता है कि जब वे दोनों सच में शक्तिशाली कल्टीवेटर बन जाएंगे तब अपने दुश्मनों से बदला लेने से उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। उनके डिसाइपल बनते ही सिस्टम फिर से एक्टिवेट होता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, सक्सेसफुली रिक्रूटेड 2 10-स्टार डिसाइपल्स। रिवॉर्ड के रूप में लूचेन को इनेट डिवाइन डीमन बॉडी, डिवाइन डीमन टेक्निक, एक दुर्लभ टी ट्री, कई शक्तिशाली कल्टीवेशन टेक्निक्स और सबसे महत्वपूर्ण कल्टीवेशन टावर प्राप्त होता है। इन नए रिवॉर्ड्स के साथ लूचेन अपने दोनों नए डिसाइपल्स को लेकर वापस मिरियाद धर्मा सेक्ट की ओर रवाना हो जाता है। उसे पूरा विश्वास होता है कि आज से उसके सेक्ट की किस्मत बदलने वाली है। अपने दोनों नए डिसाइपल्स को साथ लेकर लूचेन आखिरकार मिरियाद धर्मा सेक्ट पहुंच जाता है। बाहर से सेक्ट इतना टूटा फूटा दिखाई देता है कि निंग टियान और निंग यू दोनों हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि इतना साधारण दिखने वाला स्थान आखिर एक महान सेक्ट कैसे हो सकता है। लूचेन मुस्कुराकर कहता है कि असली ताकत कभी बाहर से दिखाई नहीं देती, ये सब सिर्फ दुनिया की नजरों को धोखा देने के लिए है। फिर वो सिस्टम का लेवल 1 सेक्ट कंस्ट्रक्शन कार्ड इस्तेमाल कर देता है।
अगले ही पल पूरा सेक्ट बदलने लगता है। जमीन जोरों से कांपती है, विशाल इमारतें एक एक करके खड़ी होने लगती हैं, चारों ओर स्पिरिचुअल एनर्जी फैल जाती है और कुछ ही पलों में उजड़ा हुआ सेक्ट एक भव्य कल्टीवेशन सेक्ट में बदल जाता है। इसके बाद लू चेन पांचों टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल वाइन्स भी सेक्ट के नीचे स्थापित कर देता है। पूरे इलाके की स्पिरिचुअल छी कई गुना बढ़ जाती है और पूरा सेक्ट कल्टीवेशन के लिए एक आदर्श स्थान बन जाता है। सिस्टम यही नहीं रुकता। लू चेन आदेश देता है कि पीछे के पहाड़ पर 50 दुर्लभ स्पिरिट पीच ट्रीज लगाए जाएं। कुछ ही क्षणों में पूरा पीच फॉरेस्ट तैयार हो जाता है, जहां उगने वाले फल साधारण नहीं बल्कि कल्टीवेशन बढ़ाने वाले आध्यात्मिक फल होते हैं। अब लू चेन चारों व्हाइट समन कार्ड्स भी एक्टिवेट करता है। कुछ ही पल बाद 4 शक्तिशाली कल्टीवेटर्स उसके सामने प्रकट होते हैं। सभी सम्मान के साथ घुटनों के बल बैठकर अपने नए सेक्ट मास्टर को प्रणाम करते हैं। सिस्टम बताता है कि ये चारों पीक सेंट रियल्म के एक्सपर्ट्स हैं और अब पूरी निष्ठा के साथ मिरियाद धर्मा सेक्ट की सेवा करेंगे। इतने शक्तिशाली प्रोटेक्टर्स देखकर लू चेन राहत की सांस लेता है। अब उसके सेक्ट की सुरक्षा की चिंता काफी हद तक खत्म हो चुकी थी। वो तुरंत चारों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप देता है। फिलहाल उनका सबसे पहला काम सेक्ट की रक्षा करना होगा। भविष्य में जब सेक्ट और बड़ा होगा तब सभी को उनकी योग्यता के अनुसार नए पद दिए जाएंगे। सारे आदेश देने के बाद लू चेन अपने दोनों नए डिसाइपल्स को आराम करने के लिए भेज देता है। रात के समय निंगटियान अकेले बैठा अपने माता पिता और पूरे परिवार को याद करता है। वो मन ही मन कसम खाता है कि एक दिन वो इतना शक्तिशाली बनेगा कि अपने परिवार के हर दुश्मन को अपने हाथों से खत्म करेगा। जब तक उनका बदला नहीं ले लेगा तब तक चैन से नहीं बैठेगा। दूसरी तरफ लू चेन को अपने नए रिवॉर्ड की याद आती है। वो तुरंत सिस्टम से इनेट डिवाइन डीमन बॉडी के बारे में पूछता है। सिस्टम बताता है कि यह पूरे हेवंस एंड वर्ल्ड्स की सबसे शक्तिशाली फिजिक्स में से एक है। इसकी असली क्षमता इतनी भयानक है कि भविष्य में देवता और दानव तक इसके सामने झुकने पर मजबूर हो सकते हैं। यह सुनकर लू चेन बिना देर किए अपने शरीर के साथ डिवाइन डीमन बॉडी को मर्ज करने का फैसला करता है। सिस्टम चेतावनी देता है कि इतनी शक्तिशाली फिजिक के जागने से बहुत बड़ा सेलेस्टियल फेनोमेनॉन पैदा होगा। अगर चाहे तो वो इस फेनोमेनॉन को दबा सकता है ताकि बाहरी दुनिया को इसकी खबर न लगे। लू चेन तुरंत सेलेस्टियल फेनोमेनॉन को सप्रेस करने का आदेश देता है। इसके बाद डिवाइन डीमन बॉडी सफलतापूर्वक उसके शरीर में समा जाती है। साथ ही उसे डिवाइन डीमन टेक्निक भी प्राप्त हो जाती है। लेकिन सिस्टम बताता है कि यह टेक्निक सीधे ग्रेट डाउ लेवल की है। इसकी कल्टीवेशन बेहद कठिन होगी और अभी लू चेन केवल इसकी शुरुआती अवस्था तक ही पहुंच सकता है। आगे बढ़ने के लिए उसकी कल्टीवेशन और मजबूत होनी जरूरी होगी। उधर शैडो टावर में लगातार खोजबीन जारी रहती है। कई दिनों की तलाश के बाद भी निंगटियन और निंगयू का कोई पता नहीं चलता। टावर मास्टर को यकीन हो जाता है कि दोनों बच्चों को किसी शक्तिशाली सेक्ट ने अपने संरक्षण में ले लिया है। इसी बीच सुबह होने पर दोनों नए डिसाइपल्स अपने मास्टर के सामने पहुंचते हैं। निंगयू मासूमियत से कहती है कि उसे बहुत भूख लगी है और वो मांस खाना चाहती है। लू चेन तुरंत अपने प्रोटेक्टर्स को आदेश देता है कि पहाड़ों से जंगली जानवर लाकर दोनों बच्चों के लिए अच्छा भोजन तैयार किया जाए। खाना खाते समय लू चेन निंगटियान से उसके परिवार के बारे में बात करता है। उसे पहले से ही अंदाजा होता है कि उसके पूरे क्लैन का नरसंहार किया गया है। निंगटियन दृढ़ आवाज में कहता है कि वो अपने माता पिता और पूरे क्लैन का बदला खुद लेना चाहता है। लू चेन उसकी आंखों में जलती हुई बदले की आग देखकर संतुष्ट हो जाता है। वो उसे समझाता है कि एक सच्चे कल्टीवेटर का रास्ता आसान नहीं होता। अगर सच में शक्तिशाली बनना है तो दिल से हर डर निकालना होगा। जिसके मन में भय नहीं होता पूरी दुनिया में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। निंगटियान सम्मानपूर्वक सिर झुकाकर अपने मास्टर की शिक्षा स्वीकार करता है और वादा करता है कि वो पूरी मेहनत से कल्टीवेशन करेगा। भोजन समाप्त होने के बाद लू चेन फैसला करता है कि अब समय आ गया है अपने दोनों डिसाइपल्स की असली टैलेंट जगाने का। वो सबसे पहले निंगटियान के शरीर में मौजूद सुप्रीम बोन को पूरी तरह एक्टिवेट करता है। फिर बताता है कि सुप्रीम बोन जितने अधिक डिवाइन रून्स जगाएगी उसकी शक्ति उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसके बाद वो निंगयू की ओर देखता है और कहता है कि उसके अंदर भी साधारण टैलेंट नहीं बल्कि दुर्लभ डबल प्यूपिल्स फिजिक छिपी हुई है। अब दोनों भाई बहनों की असली कल्टीवेशन यात्रा शुरू होने वाली थी। दूसरी तरफ डाओ मेडिसिन होली लैंड में भी हलचल मच चुकी थी। होली लॉर्ड को यकीन हो जाता है कि जिस व्यक्ति ने हाल ही में इतना बड़ा सेलेस्टियल फिनोमेनॉन पैदा किया है वो कोई साधारण कल्टीवेटर नहीं हो सकता। वो अपने सबसे भरोसेमंद एल्डर को आदेश देता है कि तुरंत मिरियाद धर्मा सेक्ट जाकर उस प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपने होली लैंड में शामिल किया जाए। अगर वो तैयार हो जाए तो उसे सीधे पर्सनल डिसाइपल का दर्जा दिया जाएगा। उधर एक और बड़ी शक्ति भी मिरियाद धर्मा सेक्ट पर नजर रखे हुए थी। उन्हें पहाड़ों में कोई खजाना तो नहीं मिला, लेकिन अचानक प्रकट हुए इस रहस्यमयी सेक्ट पर उन्हें शक हो जाता है। वे सोचते हैं कि इतना बड़ा ट्रेजर शायद इसी सेक्ट के अंदर छिपा है। उनका नेता आदेश देता है कि पहले हालात का पता लगाया जाए, लेकिन अगर सेक्ट सहयोग न करे तो ताकत का इस्तेमाल करने में भी कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। इसी दौरान एक प्रभावशाली महिला भी सेक्ट की ताकत का अंदाजा लगाने की कोशिश करती है। उसके अधीनस्थ बताते हैं कि सेक्ट में मौजूद एक महिला की कल्टीवेशन तक पीक सेंट रियल्म के एक्सपर्ट भी नहीं देख पाए। ये सुनते ही वो समझ जाती है कि उस सेक्ट को दुश्मन बनाने के बजाय उससे अच्छे संबंध बनाना कहीं ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर भविष्य में स्पिरिट पीच जैसे दुर्लभ संसाधनों का व्यापार हो सका तो उन्हें भी बड़ा लाभ मिलेगा। उधर प्रोटेक्टर शेन शहर से वापस लौट आता है। उसने लू चेन की दी हुई सारी चीजें खरीद ली होती हैं। लू चेन उसे आदेश देता है कि जो भी सामान उसके दोनों डिसाइपल्स की कल्टीवेशन के काम आ सकता है वो तुरंत उनके पास पहुंचा दिया जाए। इसके बाद लू चेन अपना सिस्टम पैनल खोलता है,
लेकिन लगातार मिल रहे टास्क देखकर वो मजाक में शिकायत करता है कि सिस्टम उसे बिल्कुल भी आराम नहीं करने देता। अभी 2 नए डिसाइपल्स मिले हैं और सिस्टम पहले से अगला काम तैयार करके बैठा है। तभी अचानक सेक्ट के बाहर जबरदस्त हलचल मच जाती है। शैडो टावर के कई लोग सीधे मिरियाड धर्मा सेक्ट के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। वे खुलेआम धमकी देते हैं कि वे अपने शिकार को लेने आए हैं और कोई भी उनके रास्ते में आया तो उसकी मौत तय है। लेकिन सेक्ट के प्रोटेक्टर्स उनके सामने दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। कुछ ही पलों में लड़ाई शुरू होने से पहले ही शैडो टावर के सभी घुसपैठिए खत्म कर दिए जाते हैं। उनका डेप्यूटी मास्टर भी जीवित पकड़ लिया जाता है और लू चेन के सामने लाया जाता है। लू चेन शांत स्वर में उससे पूछता है कि शैडो टावर का असली उद्देश्य क्या है। शुरुआत में वो आदमी धमकियां देता है कि अगर उसे कुछ हुआ तो शैडो टावर कभी उन्हें नहीं छोड़ेगा। लेकिन प्रोटेक्टर के थोड़ा दबाव डालते ही उसका सारा घमंड टूट जाता है। वो सच कबूल कर लेता है। वो बताता है कि शैडो टावर ने निंगटियान के पूरे परिवार का नरसंहार सिर्फ इसलिए किया क्योंकि टावर मास्टर उसकी सुप्रीम बोन निकालकर अपने शरीर में ट्रांसप्लांट करना चाहता था। उसी आदेश के तहत वे दोनों बच्चों को पकड़ने आए थे। ये सुनते ही ल्यू चैन का चेहरा गंभीर हो जाता है। उसे शैडो टावर के मुख्य ठिकाने का स्थान भी पता चल जाता है। डेप्यूटी मास्टर बताता है कि उनके हेडक्वार्टर्स में लगभग 5000 लोग मौजूद हैं। पूछताछ पूरी होने के बाद लू चैन उसकी कल्टीवेशन खत्म करने का आदेश दे देता है। इसके बाद वो देर रात निंगटियान को सेक्ट मास्टर हॉल में बुलाता है। निंगटियान आदरपूर्वक अपने मास्टर को प्रणाम करता है। तब लू चैन उसके सामने पकड़े गए डेप्यूटी मास्टर को खड़ा कर देता है और बताता है कि यही वो व्यक्ति है जिसने उसके परिवार के नरसंहार में हिस्सा लिया था। शैडो टावर का मास्टर उसकी सुप्रीम बोन हासिल करना चाहता था, इसलिए पूरे क्लैन को खत्म कर दिया गया। ये सच्चाई सुनकर निंगटियान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन लू चैन उसे समझाता है कि सुप्रीम बोन का मालिक होना कोई अपराध नहीं है। असली दोष उन लोगों का है जिन्होंने लालच में आकर निर्दोष लोगों की जान ले ली। वो निंगटियान से कहता है कि अब समय आ गया है कि वो अपने हाथों से अपने परिवार का बदला ले। निंगटियान कांपते हुए कदमों से आगे बढ़ता है और अपने माता पिता के हत्यारे को खुद सजा देता है। बदला लेने के बाद भी उसके मन का दर्द कम नहीं होता। लू चैन उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि अब उसके पास सिर्फ अतीत नहीं बल्कि अपनी छोटी बहन की जिम्मेदारी भी है। अगर वो हमेशा दुख में डूबा रहेगा तो अपने परिवार की आखिरी उम्मीद की रक्षा नहीं कर पाएगा। निंगटियान अपने आंसू पहुंचकर वादा करता है कि अब वो पहले से भी अधिक मेहनत से कल्टीवेशन करेगा और इतना शक्तिशाली बनेगा कि फिर कभी किसी अपने को नहीं खोएगा। इसके बाद लू चैन अपने 2 प्रोटेक्टर्स को नया आदेश देता है। वो कहता है कि अब बचाव का समय खत्म हो चुका है। सीधे शैडो टावर जाओ, पूरे संगठन को जड़ से खत्म कर दो और उनके टावर मास्टर को जिंदा पकड़कर वापस लेकर आओ। दोनों प्रोटेक्टर्स तुरंत आदेश का पालन करने निकल पड़ते हैं। उधर शैडो टावर में अचानक हड़कंप मच जाता है। सोल हॉल में रखी डेप्यूटी मास्टर और कई एक्सपर्ट्स की सोल लैंप्स एक साथ टूट जाती हैं। टावर मास्टर ये देखकर पूरी तरह घबरा जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसके इतने शक्तिशाली लोग एक साथ मारे जा सकते हैं। इसी बीच लू चैन के दोनों प्रोटेक्टर्स सीधे शैडो टावर पहुंच जाते हैं। टावर मास्टर पहले बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वे मिरियाड धर्मा सेक्ट से आए हैं, तब उसे समझ आ जाता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। कुछ ही समय बाद उसे भी पकड़कर सेक्ट में लाया जाता है। लू चैन बिना उसकी बातों पर विश्वास किए उसे निंगटियान के सामने खड़ा कर देता है और कहता है कि यही वो असली अपराधी है जिसने उसकी सुप्रीम बोन के लालच में पूरे क्लैन का सफाया कराया था। निंगटियान बिना किसी झिझक के अपने सबसे बड़े दुश्मन से भी बदला ले लेता है। इसके साथ ही शैडो टावर पूरी तरह समाप्त हो जाता है। उसी समय सिस्टम की आवाज फिर गूंजती है। शैडो टावर मिशन कंप्लीटेड। रिवॉर्ड के रूप में लू चैन को एक विशाल सेक्ट ट्रेजरी, 1 अरब स्पिरिट स्टोन्स, सेक्ट की किस्मत की रक्षा करने वाला सुप्रीम इंपीरियल वेपन, टैलेंट टेस्ट करने वाला विशेष ट्रेजर और 4 नई येलो समन कार्ड्स मिलती हैं। लू चैन मुस्कुराता है। उसका छोटा सा सेक्ट अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। लेकिन उसे पता नहीं था कि दूर बैठी कई बड़ी शक्तियां अब मिरियाद धर्मा सेक्ट और उसके रहस्यों पर अपनी नजरें जमा चुकी थीं और जल्द ही उससे सामना होने वाला था। शैडो टावर के विनाश के बाद पूरे महाद्वीप में सिर्फ एक ही नाम गूंजने लगता है, मिरियाद धर्मा सेक्ट। अचानक प्रकट हुए इस रहस्यमयी सेक्ट ने कुछ ही दिनों में इतनी बड़ी ताकत दिखा दी कि बड़े बड़े होली लैंड्स भी सतर्क हो जाते हैं। सबसे पहले डाउ मेडिसिन, होली लैंड और हेवन होल्डिंग, होली लैंड अपने एल्डर्स को मिरियाद धर्मा सेक्ट भेजते हैं। दोनों का मकसद एक ही होता है, सेक्ट में मौजूद उस रहस्यमयी जीनियस को अपने होली लैंड में शामिल करना। लेकिन जैसे ही वे सेक्ट के बाहर पहुंचते हैं, प्रोटेक्टर साफ शब्दों में कह देता है कि सेक्ट के डायरेक्ट डिसाइपल्स इस समय कल्टीवेशन में व्यस्त हैं। माउंटेन गेट अभी नहीं खुला है और किसी बाहरी व्यक्ति को अंदर आने की अनुमति नहीं है। ये जवाब सुनकर हेवन होल्डिंग होली लैंड का एल्डर अपना घमंड दिखाने लगता है। वो कहता है कि एक होली लैंड का एल्डर खुद मिलने आया है और फिर भी उन्हें गेट के बाहर रोका जा रहा है। लेकिन प्रोटेक्टर बिना डरे जवाब देता है कि चाहे सामने होली लैंड हो या कोई और, सेक्ट के नियम सबके लिए बराबर हैं। अपमान सहन न कर पाने पर होली लैंड का एल्डर गुस्से में हमला कर देता है, लेकिन अगले ही पल प्रोटेक्टर सिर्फ एक वार में उसकी सारी ताकत कुचल देता है। इतना भयानक अंतर देखकर डाउ मेडिसिन होली लैंड के लोग तुरंत समझ जाते हैं कि सामने वाला सेक्ट बिल्कुल साधारण नहीं है। वे बिना लड़ाई किए वहीं से लौट जाते हैं, जबकि हेवन होल्डिंग होली लैंड के लोग अपमानित होकर वापस जाते हैं और मन ही मन बदला लेने की कसम खाते हैं।
कुछ समय बाद होली लैंड में एल्डर की सोल टोकन टूट जाती है। ये देखकर पूरा होली लैंड हिल जाता है। जब घटना की पूरी रिपोर्ट दी जाती है तो होली लॉर्ड को पता चलता है कि उनका एल्डर सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि उसने मिरियाद धर्मा सेक्ट के गेट पर जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। गुस्से में होली लॉर्ड तुरंत सेना इकट्ठी कर सेक्ट पर हमला करने की बात करता है, लेकिन दूसरे एल्डर्स उसे समझाते हैं कि बिना दुश्मन की असली ताकत जाने हमला करना मूर्खता होगी, इसलिए पहले उनकी शक्ति का पता लगाना जरूरी है। इसी दौरान एक और बड़ी शक्ति श्वांतियन सॉर्ड सेक्ट भी मिरियाद धर्मा सेक्ट पहुंचती है। उनका ग्रैंड एल्डर अपने सेक्ट का नाम लेकर गेट खुलवाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोटेक्टर वही जवाब देता है, जब तक माउंटेन गेट नहीं खुलता किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा। ग्रैंड एल्डर इसे अपनी बेइज्जती समझकर हमला कर देता है। परिणाम वही होता है, कुछ ही क्षणों में वो भी प्रोटेक्टर के हाथों मारा जाता है। अब श्वांटियन सॉर्ड सेक्ट और हेवन होल्डिंग होली लैंड दोनों का एक ही दुश्मन बन चुका था, मिरियाद धर्मा सेक्ट। दोनों शक्तियां आपस में गठबंधन कर लेती हैं। तय होता है कि 3 दिन बाद दोनों मिलकर सेक्रेड हेवन माउंटेन पर हमला करेंगे। मिरियाद धर्मा सेक्ट को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाएगा और उसके अंदर मौजूद सभी खजाने आपस में बांट लिए जाएंगे। ये खबर पूरे महाद्वीप में आग की तरह फैल जाती है। हर जगह लोग इसी चर्चा में लग जाते हैं कि एक नया सेक्ट आखिर इतनी जल्दी 2 बड़ी शक्तियों का दुश्मन कैसे बन गया। कुछ लोग कहते हैं कि मिरियद धर्मा सेक्ट के पीछे कोई छिपा हुआ सेंट रियल्म एक्सपर्ट है। वहीं कुछ लोगों को यकीन होता है कि इतना छोटा सेक्ट 2 बड़े संगठनों का सामना नहीं कर पाएगा और जल्द ही उसका अंत हो जाएगा। लेकिन मिरियद धर्मा सेक्ट के अंदर किसी को भी इसकी जरा भी चिंता नहीं होती। छोटी निंगयू मासूमियत से लूचेन से पूछती है कि बाहर इतने सारे लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं। लूचेन मुस्कुराकर कहता है कि वे सभी बुरे लोग हैं जो सेक्ट पर हमला करने आए हैं। ये सुनते ही निंगटियन आत्मविश्वास से कहता है कि उसकी कल्टीवेशन अब बॉडी रिफाइनिंग 5th लेयर तक पहुंच चुकी है। अगर दुश्मन आएंगे तो वो भी अपने मास्टर के साथ मिलकर सेक्ट की रक्षा करेगा। अपने डिसाइपल की यह बात सुनकर लूचेन खुश हो जाता है। उसे महसूस होता है कि उसके दोनों डिसाइपल्स पहले से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उसी समय सिस्टम नया मिशन जारी करता है, डिस्ट्रॉय हेवन होल्डिंग होली लैंड एंड श्वांतियन सॉर्ड सेक्ट। मिशन पूरा करने पर लूचेन को फिर से बड़े रिवॉर्ड्स मिलने वाले थे। इसी समय सेक्ट के चारों प्रोटेक्टर्स वापस लौट आते हैं। वे लूचेन से अनुरोध करते हैं कि इस बार उन्हें भी सेक्ट के लिए लड़ने का मौका दिया जाए। लूचेन हल्की मुस्कान के साथ उनकी बात मान लेता है। वो 2 प्रोटेक्टर्स को आदेश देता है कि माउंटेन गेट पर मौजूद दुश्मनों को खत्म कर दें। बाकी 2 प्रोटेक्टर्स को वो सीधा हेवन होल्डिंग होली लैंड और श्वांतियन सॉर्ड सेक्ट भेज देता है। लेकिन जाते जाते लूचेन एक खास बात याद दिलाता है। वो कहता है कि लड़ाई के दौरान ताकत पर नियंत्रण रखना, दुश्मनों के ट्रेजर वॉल्ट, कल्टीवेशन मैनुअल्स और सभी संसाधन सुरक्षित वापस लेकर आना। भविष्य में इन्हीं संसाधनों से सेक्ट के डिसाइपल्स को और मजबूत बनाया जाएगा। दोनों प्रोटेक्टर्स सम्मानपूर्वक आदेश स्वीकार करते हैं और तुरंत रवाना हो जाते हैं। उधर माउंटेन गेट के बाहर दोनों बड़ी शक्तियों की संयुक्त सेना अभी भी मिरियाद धर्मा सेक्ट के लोगों का इंतजार कर रही होती है। उन्हें लगता है कि सेक्ट के लोग डर कर अंदर छिप गए हैं। लेकिन तभी माउंटेन गेट धीरे धीरे खुलता है। सिर्फ 2 प्रोटेक्टर्स आराम से बाहर निकलते हैं। इतनी छोटी संख्या देखकर दोनों सेनाएं उनका मजाक उड़ाने लगती हैं। उन्हें लगता है कि 2 लोग लाखों की सेना का क्या मुकाबला करेंगे। लेकिन अगले ही पल दोनों प्रोटेक्टर्स अपना ऑरा छोड़ते हैं। पूरा आसमान कांप उठता है। भयानक स्पिरिचुअल प्रेशर महसूस होते ही दोनों सेनाओं के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब उन्हें समझ आ चुका था कि जिस सेक्ट को वे आसान शिकार समझ रहे थे, उसके पीछे ऐसी ताकत छिपी है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यहीं से दोनों बड़ी शक्तियों के विनाश की शुरुआत होने वाली थी। हेवन होल्डिंग होली लैंड और श्वांतियन सॉर्ड सेक्ट की पूरी तरह बर्बादी के बाद पूरे महाद्वीप में सनसनी फैल जाती है। जिन 2 शक्तियों का नाम सुनकर बड़े बड़े सेक्ट कांप जाते थे, वे मिरियाड धर्मा सेक्ट के सिर्फ 2 प्रोटेक्टर्स के हाथों खत्म हो चुकी थीं। इस खबर के फैलते ही हर बड़े क्लैन और होली लैंड में डर का माहौल बन जाता है। सभी को यकीन हो जाता है कि मिरियाद धर्मा सेक्ट के पीछे कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि कम से कम सेंट रियल्म का एक रहस्यमयी एक्सपर्ट मौजूद है। उधर दोनों प्रोटेक्टर्स सफलतापूर्वक मिशन पूरा करके सेक्ट लौट आते हैं। उन्होंने दुश्मनों के ट्रेजर वॉल्ट, कल्टीवेशन रिसोर्सेज और सभी महत्वपूर्ण मैनुअल्स सुरक्षित वापस ला दिए होते हैं। उसी समय सिस्टम की आवाज फिर गूंजती है, मिशन कंप्लीटेड। रिवॉर्ड के रूप में लूचेन को एवोल्यूशन पूल, विशेष एवोल्यूशन सॉयल, 100 दुर्लभ स्पिरिट फ्रूट्स, कई वर्षों की अतिरिक्त कल्टीवेशन और एक विशाल डिवाइन वेपन टावर प्राप्त होती है, जिसमें अनगिनत डिवाइन वेपन्स सुरक्षित रखे जा सकते हैं। इसके साथ ही सिस्टम एक नया मिशन जारी करता है। अगर मिरियाद धर्मा सेक्ट को सच में दुनिया का सबसे शक्तिशाली सेक्ट बनाना है, तो अब सिर्फ कुछ डिसाइपल्स से काम नहीं चलेगा। 1 महीने बाद माउंटेन गेट खोलकर 3000 नए डिसाइपल्स भर्ती करने होंगे। लूचेन तुरंत प्रोटेक्टर वांग को बुलाकर आदेश देता है कि पूरे ईस्टर्न रीजन में यह खबर फैला दी जाए कि 1 महीने बाद मिरियाद धर्मा सेक्ट आधिकारिक रूप से डिसाइपल रिक्रूटमेंट शुरू करेगा, चाहे कोई किसी भी परिवार या पृष्ठभूमि से हो। अगर उसके अंदर टैलेंट और दृढ़ संकल्प है तो वो परीक्षा में भाग ले सकता है। कुछ ही दिनों में यह खबर पूरे ईस्टर्न रीजन में फैल जाती है। हर शहर और हर कल्टीवेटर के बीच सिर्फ इसी रिक्रूटमेंट की चर्चा होने लगती है। लोग बताते हैं कि यही वो सेक्ट है जिसने 2 होली लैंड्स जैसी शक्तियों को कुछ ही पलों में मिटा दिया था। अब हर प्रतिभाशाली युवा किसी भी कीमत पर मिरियद धर्मा सेक्ट में शामिल होना चाहता है।
दूसरी तरफ डाउ मेडिसिन होली लैंड को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उन्हें समझ आता है कि अगर उन्होंने जल्दी संबंध नहीं सुधारे तो भविष्य में वही अगला निशाना बन सकते हैं। होली लैंड के एल्डर्स सलाह देते हैं कि तुरंत भारी मुआवजा देकर मिरियाद धर्मा सेक्ट से माफी मांगनी चाहिए। आखिरकार फैसला होता है कि 10 लाख टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स और कई दुर्लभ पिल्स उपहार के रूप में भेजे जाएं, ताकि दोनों सेक्ट के बीच दुश्मनी खत्म हो सके। इधर मिरियाद धर्मा सेक्ट में निंगटियन और निंगयू पहले से कहीं तेजी से कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। छोटी निंगयू हमेशा की तरह स्पिरिट फ्रूट्स खाते हुए घूमती रहती है। लू चैन उसे देखकर हंसते हुए कहता है कि वो कल्टीवेशन से ज्यादा खाने में दिलचस्पी लेती है। उसी समय प्रोटेक्टर लू सेक्ट की नई तैयारियों की रिपोर्ट लेकर आता है। डिसाइपल रोब्स, सेक्ट टोकन्स, आइडेंटिटी कार्ड्स और बाकी सभी जरूरी सामान लगभग तैयार हो चुके होते हैं। आउटर डिसाइपल्स से लेकर इनर डिसाइपल्स तक सभी के लिए अलग अलग स्तर के स्पिरिचुअल इक्विपमेंट भी तैयार किए जा चुके थे। लू चैन ये सब देखकर संतुष्ट हो जाता है। अब मिरियड धर्मा सेक्ट पहली बार एक बड़े सेक्ट की तरह दिखाई देने लगा था, लेकिन तभी सिस्टम अचानक नया नोटिफिकेशन देता है, अ न्यू डिसाइपल हैज अपीयर्ड। लू चैन तुरंत समझ जाता है कि कोई नया प्रतिभाशाली व्यक्ति उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। वो प्रोटेक्टर को निंगयू की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपता है और खुद सेक्ट से बाहर निकल पड़ता है। उधर एक राजकुमारी जैसी दिखने वाली युवती अपनी नौकरानी के साथ यात्रा कर रही होती है। उसने अपने परिवार से छिपकर घर छोड़ दिया था, क्योंकि उसके पिता उसकी शादी एक ऐसे राजकुमार से करना चाहते थे जो विलासिता में डूबा हुआ था। युवती साफ कह देती है कि वो किसी भी कीमत पर उस आदमी से शादी नहीं करेगी। दोनों रास्ते में आराम करने के लिए एक बाजार में रुकते हैं। तभी राजकुमार अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है। वो खुलेआम घोषणा करता है कि युवती पहले से उसकी मंगेतर है और अब उसे जबरदस्ती वापस ले जाएगा। युवती लाख मना करती है, लेकिन राजकुमार उसकी एक नहीं सुनता। जब उसकी नौकरानी बीच में आती है तो सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और धमकी देते हैं कि अगर युवती ने साथ चलने से इनकार किया तो सबसे पहले उसकी नौकरानी को मार दिया जाएगा। ठीक उसी समय लू चैन वहां पहुंच जाता है। वो पूरी घटना देखकर शांत स्वर में कहता है कि दिन दहाड़े एक लड़की को जबरदस्ती ले जाना किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। राजकुमार गुस्से में लू चैन से उसका नाम पूछता है, लेकिन लू चैन उसकी बात का जवाब देने के बजाय सीधे उस युवती की तरफ मुड़ता है। सिस्टम पहले ही उसे स्कैन कर चुका होता है। लू चैन समझ जाता है कि ये लड़की भी असाधारण टैलेंट रखती है। वो मुस्कुराकर कहता है कि उसकी टैलेंट बेहद दुर्लभ है और वो उसे अपना डिसाइपल बनाना चाहता है। अगर वो मिरियाद धर्मा सेक्ट में शामिल हो जाए तो उसकी सारी परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। युवती पहले तो हैरान रह जाती है। वो लू चैन को चेतावनी देती है कि सामने खड़ा राजकुमार साधारण व्यक्ति नहीं है और उसकी पृष्ठभूमि बेहद शक्तिशाली है। लेकिन लू चैन आत्मविश्वास से जवाब देता है कि जब तक वो उसकी डिसाइपल बन जाती है, उसके रहते कोई भी उसे छू नहीं सकता। कुछ पल सोचने के बाद युवती घुटनों के बल बैठ जाती है और लू चैन को अपना मास्टर स्वीकार कर लेती है। वो अपना नाम म्यू छिंगछेंग बताती है। इसके बाद वो अपने मास्टर से एक और विनती करती है। उसकी नौकरानी भी उसके साथ रहना चाहती है। अगर उसे अकेला छोड़ दिया गया तो राजकुमार उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लू चैन बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी बात मान लेता है। वो नौकरानी को भी सेक्ट में आउटर डिसाइपल के रूप में साथ ले जाने की अनुमति दे देता है। उधर राजकुमार गुस्से से तिलमिला उठता है। वो अपने सेज बॉडीगार्ड को लू चैन पर हमला करने का आदेश देता है, लेकिन बॉडीगार्ड एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता। उसका पूरा शरीर किसी अदृश्य शक्ति से जकड़ जाता है। कुछ क्षण बाद वो कांपती आवाज में राजकुमार से कहता है कि सामने खड़े इस युवक की असली कल्टीवेशन वो बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा। इतनी आसानी से एक सेज को रोक देना सिर्फ किसी उससे भी ऊंचे एक्सपर्ट के बस की बात है। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि लू चैन कोई साधारण कल्टीवेटर नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्यमयी एक्सपर्ट है जिससे दुश्मनी लेना पूरे राज्य के लिए विनाश साबित हो सकता है। लू चैन अपनी नई डिसाइपल म्यू छिंगछेंग और उसकी नौकरानी को लेकर मिरिया धर्मा सेक्ट वापस लौट आता है। सेक्ट के अंदर कदम रखते ही म्यू छिंगछेंग हैरान रह जाती है। पूरे सेक्ट में स्पिरिचुअल छी इतनी घनी होती है कि सिर्फ सांस लेने से ही कल्टीवेशन तेज होने लगती है। लू चैन मुस्कुराकर कहता है कि आज से यही उसका नया घर है। इसके बाद वो म्यू छिंगछेंग की मुलाकात अपने पहले 2 डिसाइपल्स निंगटियन और निंगयू से करवाता है। निंगयू हमेशा की तरह मासूमियत से नई सीनियर सिस्टर से खेलकूद की बातें करने लगती हैं, जबकि निंगटियन सम्मान के साथ उसका स्वागत करता है। लू चैन दोनों बच्चों से कहता है कि म्यू छिंगछेंग अब उनकी सीनियर सिस्टर है। वहीं म्यू छिंगछेंग को भी पता चलता है कि उसके दोनों जूनियर साधारण बच्चे नहीं हैं। एक के पास सुप्रीम बोन है और दूसरी के पास दुर्लभ डबल प्यूपिल्स फिजिक। इसके बाद लू चैन सभी को कल्टीवेशन टेक्निक हॉल भेज देता है। प्रोटेक्टर उन्हें समझाता है कि हॉल के अंदर किसी टेक्निक को चुनने की जरूरत नहीं होती, बस शांत मन से बैठना होता है। हॉल स्वयं हर व्यक्ति की टैलेंट के अनुसार सबसे उपयुक्त कल्टीवेशन टेक्निक प्रदान करता है। कुछ ही देर बाद म्यू छिंगछेंग के सामने कई इमॉर्टल ग्रेड कल्टीवेशन टेक्निक्स प्रकट होने लगती हैं। उनमें से वो राइनकार्नेशन, इमॉर्टल स्क्रिप्चर और उससे जुड़ी एक अत्यंत शक्तिशाली टेक्निक प्राप्त करती है। वहीं उसकी नौकरानी भी अपनी टैलेंट के अनुसार 2 उच्च स्तर की कल्टीवेशन टेक्निक्स हासिल कर लेती है। दोनों ये देखकर दंग रह जाती हैं कि मिरियाद धर्मा सेक्ट के पास इतनी दुर्लभ टेक्निक्स मौजूद हैं जिनके बारे में बाहरी दुनिया ने कभी सुना तक नहीं। उसी समय सिस्टम फिर से एक्टिवेट होता है।
कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट। म्यू चिंगचेंग को डिसाइपल बनाने के रिवॉर्ड के रूप में लू चेन को कल्टीवेशन एनहांसमेंट कार्ड, फैंटम स्पिरिट टावर और 4 नई येलो समन कार्ड्स मिलती हैं। लू चेन बिना देर किए सभी रिवॉर्ड्स इस्तेमाल कर देता है। सेक्ट में नई बिल्डिंग्स प्रकट होने लगती हैं और 4 नए शक्तिशाली एक्सपर्ट्स भी समन हो जाते हैं। अब लू चेन समझ जाता है कि सेक्ट पहले से बड़ा हो चुका है, इसलिए वो सेक्ट के लिए नए नियम बनाने का फैसला करता है। वो सभी एल्डर्स और प्रोटेक्टर्स को मेन हॉल में बुलाता है। लू चेन घोषणा करता है कि अब सेक्ट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। लॉ एनफोर्समेंट हॉल, एल्केमी हॉल, मिशन हॉल और डिसाइपल कंट्रीब्यूशन सिस्टम की स्थापना की जाएगी। भविष्य में हर डिसाइपल अपनी मेहनत से कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कमाएगा और उन्हीं पॉइंट्स से कल्टीवेशन रिसोर्सेज प्राप्त करेगा। सभी एल्डर्स इस योजना से बेहद प्रभावित होते हैं और जल्द से जल्द पूरे नियम लागू करने का वादा करते हैं। इसी दौरान प्रोटेक्टर शेन लू चेन को बताता है कि डाउ मेडिसिन होली लैंड के लोग माफी मांगने आए थे। वे भारी उपहार भी छोड़ गए हैं। लेकिन लू चेन इस छोटी सी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो कहता है कि भविष्य में ऐसे छोटे फैसले प्रोटेक्टर्स खुद ले सकते हैं। हर बात के लिए उसे परेशान करने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों बाद टियानबाओ पवेलियन के लोग सेक्ट में बड़ी मात्रा में सामान लेकर पहुंचते हैं। इस बार पवेलियन मास्टर की बेटी ल्यू यी खुद सामान लेकर आती हैं। रास्ते भर वो सेक्ट की विशाल इमारतें, कल्टीवेशन हॉल्स और स्पिरिचुअल शी देखकर हैरान रह जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि मिरियाड धार्मा सेक्ट कोई साधारण सेक्ट नहीं, बल्कि एक प्राचीन हिडन सेक्ट है। मैं हॉल में पहुंचकर लू चेन उनका स्वागत करता है। ल्यू यी बताती है कि उनके पवेलियन की जान पहले लू चेन के दिए हुए स्पिरिट पीचेस से बची थी, इसलिए वो भविष्य में भी मिरियाड धर्मा सेक्ट के साथ लंबे समय तक व्यापार करना चाहती है। लू चेन उसकी बात स्वीकार कर लेता है। इसके बाद ल्यू यी एक विनती करती है। वो अपने साथ लाए हुए दुर्लभ संसाधनों के बदले 2 और स्पिरिट पीचेस मांगती है। लू चेन बिना ज्यादा सोच विचार किए ये सौदा मान लेता है। उसके लिए ये पीचेस उगाना अब मुश्किल नहीं रहा था। व्यापार पूरा होने के बाद ल्यू यी लू चेन को एक महत्वपूर्ण खबर देती है। 1 महीने बाद टियान्युआन सीक्रेट रियल्म खुलने वाला है। इस सीक्रेट रियल्म में प्रवेश करने वाले कल्टीवेटर्स को दुर्लभ ट्रेजर्स और बड़े अवसर मिलते हैं। टियानबाओ पवेलियन मिरियाद धर्मा सेक्ट के लिए 5 प्रवेश स्थान सुरक्षित कर सकता है। इसी समय सिस्टम भी नया मिशन जारी करता है। 1 महीने बाद 5 डिसाइपल्स को सीक्रेट रियल्म में भेजो। लू चेन तुरंत ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है और टियानबाओ पवेलियन से 5 स्थान सुरक्षित रखने को कहता है। व्यापार समाप्त होने के बाद ल्यू यी सेक्ट से विदा लेती है। बाहर निकलते समय वो अपने साथ आए एल्डर से कहती है कि आज तक उसने इतने रहस्यमयी सेक्ट और इतने शक्तिशाली एक्सपर्ट्स कभी नहीं देखे। उसे तो लू चेन की असली कल्टीवेशन का भी बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा। उधर मिरियाद धर्मा सेक्ट में एक और बड़ा दिन आने वाला था। 1 महीने बाद होने वाली डिसाइपल रिक्रूटमेंट की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। लू चेन सभी एल्डर्स को अंतिम निर्देश देता है। सबसे पहले सभी उम्मीदवारों को इल्यूजरी स्पिरिट स्टेयरकेस पार करनी होगी। इस परीक्षा की शुरुआती सीढ़ियां उनके मन और चरित्र की परीक्षा लेंगी, जबकि अंतिम चरण उनकी इच्छा शक्ति और सहन शक्ति की जांच करेगा। इसके बाद सभी का टैलेंट विशेष ट्रेजर से मापा जाएगा। लू चेन साफ कह देता है कि मिरियाद धर्मा सेक्ट को सिर्फ टैलेंट वाले लोग नहीं चाहिए। अगर किसी का कैरेक्टर खराब हुआ तो चाहे उसकी टैलेंट कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसे कभी डिसाइपल नहीं बनाया जाएगा। अब पूरे ईस्टर्न रीजन की नजर सिर्फ एक ही दिन पर टिकी थी, मिरियाड धर्मा सेक्ट की पहली ओपन रिक्रूटमेंट, जहां हजारों कल्टीवेटर्स अपनी किस्मत आजमाने आने वाले थे। 1 महीने की तैयारी के बाद आखिरकार मिरियाड धर्मा सेक्ट की पहली डिसाइपल रिक्रूटमेंट सेरेमनी शुरू होती है। पूरे ईस्टर्न रीजन से हजारों कल्टीवेटर्स सेक्रेड हेवन माउंटेन पर पहुंच चुके होते हैं। हर किसी का सपना सिर्फ एक ही था, किसी भी तरह मिरियाद धर्मा सेक्ट का डिसाइपल बनना। उम्मीदवारों की लंबी कतारों में 2 युवक भी खड़े होते हैं। दोनों रास्ते में दोस्त बने थे और अब साथ मिलकर परीक्षा देने आए थे। वे एक दूसरे से वादा करते हैं कि अगर दोनों सेक्ट में चयनित हो गए तो भविष्य में साथ मिलकर कल्टीवेशन करेंगे। कुछ ही देर बाद सेक्ट के एल्डर्स सभी उम्मीदवारों के सामने आते हैं। वह घोषणा करते हैं कि आज से मिरियाद धर्मा सेक्ट आधिकारिक रूप से डिसाइपल रिक्रूटमेंट शुरू कर रहा है। जो भी परीक्षा पास करेगा उसे सेक्ट में रहने और कल्टीवेशन करने का अवसर मिलेगा। चाहे किसी की टैलेंट साधारण ही क्यों ना हो, अगर वो पहली परीक्षा पूरी कर लेता है तो भी उसे सेक्ट में जगह मिल सकती है। इसके साथ ही पहली परीक्षा शुरू हो जाती है। सभी उम्मीदवार इल्यूजरी स्पिरिट स्टेयरकेस की तरफ दौड़ पड़ते हैं। ये साधारण सीढ़ियां नहीं थीं। हर सीढ़ी पर अलग अलग मानसिक परीक्षा छिपी हुई थी, जो व्यक्ति की इच्छा शक्ति, चरित्र और दृढ़ संकल्प की जांच करती थी। कई लोग शुरुआत में ही हार मान लेते हैं, कुछ भ्रम में फंस जाते हैं तो कुछ अपने डर के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन कुछ प्रतिभाशाली उम्मीदवार लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। सबसे पहले एक युवती पूरी स्टेयरकेस पार करके शिखर तक पहुंच जाती है। उसके बाद वही 2 युवक भी ऊपर पहुंच जाते हैं। वे हैरान होते हैं कि उनसे पहले एक लड़की ने पूरी परीक्षा समाप्त कर ली। हालांकि उन्हें शर्म नहीं आती। वे तय करते हैं कि अगली परीक्षा में अपनी असली टैलेंट दिखाएंगे। पहली परीक्षा पूरी होने के बाद एल्डर सभी को दूसरी परीक्षा के लिए बुलाते हैं। अब टैलेंट टेस्ट शुरू होता है। सेक्ट का विशेष ट्रेजर हर उम्मीदवार की टैलेंट मापता है। एल्डर नियम समझाते हैं। कम टैलेंट वाले डिसाइपल भी सेक्ट में रह सकते हैं, लेकिन अधिक टैलेंट वाले सीधे आउटर सेक्ट या इनर सेक्ट में प्रवेश पाएंगे।
जबकि सबसे असाधारण टैलेंट रखने वालों को भविष्य में सेक्ट मास्टर का डायरेक्ट डिसाइपल बनने का अवसर भी मिल सकता है। एक एक करके सभी उम्मीदवार अपनी टैलेंट जांच करवाते हैं। कुछ साधारण टैलेंट के साथ आउटर डिसाइपल बनते हैं, कुछ इनर सेक्ट में चयनित हो जाते हैं। इसके बाद वही दो युवक अपनी बारी पर शानदार टैलेंट दिखाते हैं और सीधे इनर डिसाइपल बन जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य तब होता है जब सबसे पहले स्टेयरकेस पार करने वाली युवती टैलेंट टेस्ट देती है। उसकी टैलेंट पूरे मैदान को चौंका देती है। एल्डर्स भी समझ जाते हैं कि ये लड़की भविष्य में सेक्ट की सबसे प्रतिभाशाली डिसाइपल्स में से एक बन सकती है। भर्ती प्रक्रिया कई दिनों तक लगातार चलती रहती है। इस दौरान नए डिसाइपल्स धीरे धीरे सेक्ट की असली ताकत देखने लगते हैं। कोई विशाल कल्टीवेशन टावर देखकर हैरान रह जाता है, जहां बाहर का एक दिन अंदर के 100 दिनों के बराबर था। कोई चैलेंज पगोड़ा देखकर चौंक जाता है, जिसमें कुल 99 मंजिलें थीं और हर मंजिल पार करने पर विशेष रिवॉर्ड्स मिलते थे। जबकि सबसे अधिक उत्साह डिवाइन वेपन टावर को देखकर होता है। एल्डर बताते हैं कि उसके अंदर अनगिनत डिवाइन वेपन्स मौजूद हैं, लेकिन उन्हें प्राप्त करना हर किसी के बस की बात नहीं है। नए डिसाइपल्स ये सब देखकर समझ जाते हैं कि मिरियाद धर्मा सेक्ट की असली ताकत बाहरी दुनिया की कल्पना से भी कहीं अधिक है। भर्ती के पहले ही दिन लगभग 1800 उम्मीदवार सेक्ट में शामिल हो जाते हैं। प्रोटेक्टर पूरी रिपोर्ट लू चैन को सौंपता है और बताता है कि अगर अगले कुछ दिनों तक यही गति रही तो 3000 डिसाइपल्स भर्ती करने का लक्ष्य आसानी से पूरा हो जाएगा। लू चैन संतुष्ट होकर बाकी रिक्रूटमेंट भी उसी व्यवस्था से जारी रखने का आदेश देता है। उधर छोटी निंगयू अब भी पहले जैसी चंचल थी। पूरे सेक्ट की सीनियर सिस्टर बनने के बाद भी उसकी सबसे बड़ी चिंता कल्टीवेशन नहीं, बल्कि रोज पीच गार्डन जाकर स्पिरिट पीचेस खाना थी। लू चैन हंसते हुए उसे पकड़ लेता है और कहता है कि वो हर दिन चोरी छिपे पीचेस खाती रहती है। अब उसका शरीर लगभग बॉडी रिफाइनिंग रियल्म की सीमा तक पहुंच चुका है। इसके बाद वो निंग यू को एक विशेष बॉडी रिफाइनिंग पूल दिखाता है। वो समझाता है कि यह नहाने की जगह नहीं, बल्कि शरीर को और अधिक शक्तिशाली बनाने का स्थान है। अगर वो अपनी टेक्निक चलाकर इसमें कल्टीवेशन करेगी तो जल्द ही अगला ब्रेक थ्रू हासिल कर लेगी। ये सुनकर निंग यू खुशी खुशी कल्टीवेशन के लिए चली जाती है। कुछ दिनों बाद पूरी रिक्रूटमेंट समाप्त हो जाती है। सेक्ट में 32 इनर डिसाइपल्स और बड़ी संख्या में आउटर डिसाइपल्स सफलतापूर्वक भर्ती हो चुके होते हैं। हालांकि इस बार कोई भी ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं मिला जिसे लू चैन अपना डायरेक्ट डिसाइपल बनाता। लेकिन लू चैन को इसकी कोई चिंता नहीं होती। उसके अनुसार असली प्रतिभाएं रोज रोज नहीं मिलती। उसी समय सिस्टम फिर से एक्टिवेट हो जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, रिक्रूटमेंट मिशन कंप्लीटेड। इस बार रिवॉर्ड पहले से भी बड़ा होता है। लू चैन को एल्चमी हॉल, फॉर्जिंग हॉल, बड़ी संख्या में नई समन कार्ड्स, कई दुर्लभ सीक्रेट मेडिसिन्स, एक शक्तिशाली डिवाइन बीस्ट एग और अनेक मूल्यवान रिसोर्सेज मिलते हैं। वो बिना समय गंवाए सभी रिवॉर्ड्स इस्तेमाल कर देता है। कुछ ही क्षणों में सेक्ट के अंदर दो नई विशाल इमारतें प्रकट हो जाती हैं, एल्चमी हॉल और फॉर्जिंग हॉल। साथ ही दर्जनों नए एल्डर्स और एक्सपर्ट्स भी सेक्ट में शामिल हो जाते हैं। अब मिरियाद धर्मा सेक्ट पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और व्यवस्थित बन चुका था। रात को लू चैन की नजर सिस्टम द्वारा मिले डिवाइन बीस्ट एग पर पड़ती है। वो उत्सुक होकर सिस्टम से पूछता है कि आखिर इस अंडे के अंदर कौन सा डिवाइन बीस्ट है। लेकिन इस बार सिस्टम भी साफ जवाब नहीं दे पाता। वो सिर्फ इतना बताता है कि पहले लू चैन को अपने एसेंस ब्लड से इस अंडे को अपना मास्टर स्वीकार करवाना होगा। उसके बाद स्पिरिचुअल पावर की मदद से इसे धीरे धीरे हैच करना होगा। लू चैन तुरंत वैसा ही करता है। जैसे ही डिवाइन बीस्ट एग उसका एसेंस ब्लड स्वीकार कर लेता है, वो सिस्टम से दोबारा पूछता है, आखिर इस अंडे के अंदर कौन सा डिवाइन बीस्ट छिपा है। लेकिन इस सवाल का जवाब अभी भी रहस्य ही बना रहता है। मिरियद धर्मा सेक्ट की पहली रिक्रूटमेंट सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद लू चैन पूरे सेक्ट की व्यवस्था को और मजबूत बनाने का फैसला करता है। सबसे पहले वो सभी एल्डर्स और धर्मा प्रोटेक्टर्स को सेक्ट मास्टर हॉल में बुलाता है। सभी के पहुंचने के बाद लू चैन नई जिम्मेदारियां बांटना शुरू करता है। वो घोषणा करता है कि आज से लॉ एनफोर्समेंट हॉल आधिकारिक रूप से स्थापित किया जाता है। इसका काम सेक्ट के नियमों की रक्षा करना और किसी भी नियम तोड़ने वाले डिसाइपल को उचित सजा देना होगा। अलग अलग एल्डर्स को इनर सेक्ट, आउटर सेक्ट और बाकी डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। बैठक समाप्त होते ही पूरा सेक्ट विशाल मैदान में इकट्ठा हो जाता है। हजारों नए डिसाइपल्स पहली बार अपने सेक्ट मास्टर को देखने के लिए उत्साहित होते हैं। जब लू चैन मंच पर पहुंचता है तो सभी डिसाइपल्स एक साथ झुककर उसका अभिवादन करते हैं। लू चैन सभी का स्वागत करते हुए कहता है कि आज से वे केवल किसी सेक्ट के सदस्य नहीं, बल्कि मिरियाड धर्मा सेक्ट के कल्टिवेटर्स हैं। इसके बाद वो सेक्ट का मूल सिद्धांत समझाता है। 10,000 रास्तों से कल्टीवेशन करो, लेकिन अंत में हर मार्ग डाव तक ही पहुंचता है। टैलेंट महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है लगातार मेहनत करना। वो इनर डिसाइपल्स को घमंड न करने की सलाह देता है और कम टैलेंट वाले डिसाइपल्स से कहता है कि कभी खुद को कमजोर न समझें। कल्टीवेशन में असली जीत उसी की होती है जो हर दिन लगातार आगे बढ़ता रहता है। लू चैन का भाषण सुनकर पूरे सेक्ट का उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। इसके बाद वो सेक्ट के 5 मुख्य नियम घोषित करता है। बिना अनुमति कल्टीवेशन टेक्निक्स बाहर नहीं ले जाई जाएंगी। निर्दोष लोगों पर अत्याचार करना सख्त मना होगा। सेक्ट के साथ विश्वासघात करने वालों को कभी माफ नहीं किया जाएगा। डिमोनिक पाथ के साथ मिलकर काम करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी। और इन सभी नियमों की निगरानी अब लॉ एनफोर्समेंट हॉल करेगा।
इसके बाद लू चेन एक और बड़ी घोषणा करता है। कल से सभी नए डिसाइपल्स को एवोल्यूशन पूल में प्रवेश मिलेगा। ये पूल उनके शरीर को शुद्ध करेगा, टैलेंट बढ़ाएगा और भविष्य की कल्टीवेशन को पहले से आसान बना देगा। साथ ही वो कल्टीवेशन टावर के नियम भी तय करता है। आउटर डिसाइपल्स को हर महीने सीमित समय के लिए टावर में प्रवेश मिलेगा। इनर डिसाइपल्स को उससे अधिक समय मिलेगा, जबकि उसके डायरेक्ट डिसाइपल्स बिना किसी सीमा के टावर में कल्टीवेशन कर सकेंगे। सभा समाप्त होते ही सभी डिसाइपल्स अपनी अपनी पहचान के अनुसार अलग अलग कतारों में खड़े हो जाते हैं। हर व्यक्ति को सेक्ट रोब, आइडेंटिटी टोकन, बड़ी मात्रा में टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स और हाई ग्रेड स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट चुनने का अधिकार दिया जाता है। इतने मूल्यवान रिसोर्सेज देखकर सभी नए डिसाइपल्स दंग रह जाते हैं। इसके बाद आउटर और मिसलेनियस डिसाइपल्स को उनकी पहली कल्टीवेशन टेक्निक दी जाती है, लेकिन इनर डिसाइपल्स को बताया जाता है कि उनकी टेक्निक साधारण पुस्तकों में नहीं मिलेंगी। उन्हें सीधे कल्टीवेशन टेक्निक हॉल ले जाया जाता है। हॉल के एल्डर समझाते हैं कि यहां कोई भी टेक्निक जबरदस्ती नहीं चुनी जाती। हर व्यक्ति शांत मन से बैठकर ध्यान करेगा और हॉल स्वयं उसकी टैलेंट और कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सबसे उपयुक्त कल्टीवेशन टेक्निक प्रदान करेगा। सभी इनर डिसाइपल्स ध्यान में बैठ जाते हैं। कुछ ही क्षणों बाद हॉल के अंदर एक एक करके अनगिनत प्रकाश किरणें प्रकट होने लगती हैं। हर डिसाइपल के सामने अलग अलग इमॉर्टल ग्रेड कल्टीवेशन टेक्निक्स दिखाई देती हैं। किसी को सॉर्ड टेक्निक मिलती है, किसी को फिस्ट टेक्निक, तो किसी को बॉडी रिफाइनिंग या मूवमेंट टेक्निक। हर व्यक्ति को वही टेक्निक प्राप्त होती है जो उसकी टैलेंट के लिए सबसे उपयुक्त होती है। सभी इनर डिसाइपल्स खुशी से भर उठते हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि मिरियाड धर्मा सेक्ट में शुरुआत से ही इमॉर्टल ग्रेड टेक्निक सिखाई जाती हैं। एल्डर उन्हें आदेश देते हैं कि आज से पुरानी टेक्निक्स छोड़कर इन्हीं नई कल्टीवेशन मेथड्स की साधना शुरू करें। अगले दिन उन्हें एवोल्यूशन पूल में प्रवेश मिलेगा, इसलिए पहले नई टेक्निक से परिचित होना जरूरी है। इसी दौरान लू चेन 5 विशेष डिसाइपल्स को मेन हॉल में बुलाता है। इनमें उसके 3 सबसे प्रतिभाशाली नए इनर डिसाइपल्स और 2 डायरेक्ट डिसाइपल्स शामिल होते हैं। सभी के आने के बाद लू चेन बताता है कि जल्द ही टियान्युआन सीक्रेट रियल्म खुलने वाला है। पूरे सेक्ट को वहां केवल 5 प्रवेश स्थान मिले हैं और उसने इन 5 को उसी मिशन के लिए चुना है। लेकिन उनकी वर्तमान कल्टीवेशन अभी सीक्रेट रियल्म के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए अगले 20 दिनों तक सभी को लगातार कल्टीवेशन टावर में बंद होकर साधना करनी होगी। लू चेन उन्हें बड़ी मात्रा में स्पिरिट स्टोन्स और कल्टीवेशन रिसोर्सेज देता है ताकि साधना के दौरान किसी चीज की कमी न हो। वो एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी देता है। सीक्रेट रियल्म में केवल पर्पल मैंशन रियल्म से नीचे के कल्टीवेटर्स ही प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए ब्रेक थ्रू करते समय इस सीमा का ध्यान रखना होगा। 5 डिसाइपल्स सम्मानपूर्वक आदेश स्वीकार करते हैं और तुरंत कल्टीवेशन टावर की ओर रवाना हो जाते हैं। उधर दूसरी तरफ एक शक्तिशाली राजमहल में प्रिंसेस म्यू शिंगचेंग की तलाश अभी भी जारी होती है। आखिरकार एक जासूस लौटकर रिपोर्ट देता है कि कुछ दिन पहले म्यू चिंगचेंग को मिरियाद धर्मा सेक्ट की डिसाइपल रिक्रूटमेंट के दौरान देखा गया था। इतना ही नहीं, वो अब उस सेक्ट मास्टर की डायरेक्ट डिसाइपल बन चुकी है। ये खबर सुनते ही पूरा राजमहल चौंक जाता है। सब सोचने लगते हैं कि आखिर ये मिरियद धर्मा सेक्ट है क्या, जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सुना, लेकिन जिसकी ताकत अब पूरे महाद्वीप का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। कुछ दिनों बाद टियान्युआन सीक्रेट रियल्म खुलने की खबर पूरे महाद्वीप में फैल जाती है। ये सीक्रेट रियल्म वर्षों में केवल एक बार खुलता है और इसके अंदर अनगिनत दुर्लभ ट्रेजर्स, कल्टीवेशन रिसोर्सेज और एंशिएंट इनहेरिटेंसेस छिपी होती हैं। इसी कारण हर बड़ी शक्ति अपने सबसे प्रतिभाशाली डिसाइपल्स को वहां भेजने की तैयारी शुरू कर देती है। उधर जिस राजकुमार की शादी म्यू छिंगचेंग से तय हुई थी, उसे भी उसकी असली लोकेशन का पता चल जाता है। उसके जासूस बताते हैं कि म्यू छिंगचेंग अब मिरियाद धर्मा सेक्ट की डायरेक्ट डिसाइपल बन चुकी है। पहले तो राजकुमार उसे वापस लाने की सोचता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि यही वही सेक्ट है जिसने हेवन होल्डिंग, होली लैंड और श्वांतियन सॉर्ड सेक्ट जैसी शक्तियों को खत्म कर दिया था, तो वो अपना फैसला बदल देता है। वो समझ जाता है कि सीधे मिरियाड धर्मा सेक्ट से टकराना आत्महत्या होगी। कुछ देर सोचने के बाद वो नई योजना बनाता है। उसे पता चलता है कि म्यू शिंगचेंग भी टियान्युआन सीक्रेट रियल्म में जाएगी, इसलिए वो अपने पिता से सीक्रेट रियल्म में प्रवेश के लिए 5 स्थान मांगता है और अपने साथ 4 पीक पर्पल मैंशन रियल्म एक्सपर्ट्स को लेकर जाने का फैसला करता है। साथ ही वो म्यू परिवार को भी म्यू शिंगचेंग की खबर भेज देता है ताकि वे भी उसे वापस बुलाने की कोशिश करें। दूसरी तरफ मिरियाद धर्मा सेक्ट में भी सीक्रेट रियल्म की तैयारी पूरी हो चुकी थी। टियानबाओ पवेलियन द्वारा भेजे गए 5 प्रवेश स्थान सेक्ट तक पहुंच चुके थे। लू चेन तुरंत लॉ एनफोर्समेंट हॉल के एल्डर को बुलाकर आदेश देता है कि अगले दिन 2 प्रोटेक्टर्स 5 डिसाइपल्स के साथ सीक्रेट रियल्म तक जाएं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। इसी दौरान कल्टीवेशन टावर में 20 दिनों की कठिन साधना पूरी करके 5 चुने हुए डिसाइपल्स बाहर निकलते हैं। उनकी कल्टीवेशन पहले से कई गुना बढ़ चुकी होती है। दोनों सीनियर ब्रदर्स पर्पल मैंशन 7th लेयर तक पहुंच चुके होते हैं। म्यू शिंगचेंग की ताकत भी तेजी से बढ़ी होती है, जबकि बाकी डिसाइपल्स ने भी शानदार ब्रेक थ्रू हासिल किए होते हैं। जब सभी लू चेन के सामने रिपोर्ट देने पहुंचते हैं तो निंगयू भी वहीं मौजूद होती है। वो हमेशा की तरह लू चेन के पास बैठी एक रहस्यमयी अंडे को देखकर पूछती है कि क्या उसे पकाकर खाया जा सकता है। लू चेन हंसते हुए समझाता है कि यह कोई साधारण अंडा नहीं, बल्कि सेक्ट का भविष्य का गार्डियन डिवाइन बीस्ट है। फिर वो निंगयू को डांटते हुए पूछता है कि उसने ठीक से कल्टीवेशन की या नहीं।
निंगयू तुरंत मासूम चेहरा बनाकर कहती है कि उसने बहुत मेहनत की है और कई लेवल्स तक ब्रेक थ्रू भी कर लिया है। लेकिन लू चैन उसके मुंह के किनारे लगा पीच जूस देखकर समझ जाता है कि ये छोटी डिसाइपल फिर से कल्टीवेशन से ज्यादा स्पिरिट पीचेस खाने में व्यस्त थी। पूरा हॉल उसकी बात सुनकर हंसने लगता है। इसके बाद लू चैन पांचों डिसाइपल्स को अपने पास बुलाता है और सीक्रेट रियल्म के बारे में आखिरी निर्देश देता है। वो कहता है कि इस बार का मिशन सिर्फ ट्रेजर ढूंढना नहीं है, सबसे पहले अपनी जान की रक्षा करनी है। अगर कोई दुश्मन सामने आए तो सभी एक दूसरे की मदद करेंगे, लेकिन अगर कोई बिना वजह मिरियत धर्मा सेक्ट को चुनौती देता है तो उसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। लू चैन अपने डिसाइपल से एक बात खास तौर पर याद रखने को कहता है, हम कभी किसी को पहले परेशान नहीं करते, लेकिन अगर कोई हमें परेशान करेगा तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सभी डिसाइपल एक साथ सिर झुकाकर आदेश स्वीकार करते हैं। अगले दिन दो प्रोटेक्टर्स पांचों डिसाइपल्स को लेकर टियान्युएन सीक्रेट रियल्म के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं। वहां पहले से ही अलग अलग सेक्ट्स और होली लैंड्स के हजारों कल्टीवेटर्स जमा होते हैं। हर कोई सीक्रेट रियल्म खुलने का इंतजार कर रहा होता है। इसी बीच म्यू शिंगचेंग का परिवार भी वहां पहुंचता है, लेकिन मिरियाद धर्मा सेक्ट के प्रोटेक्टर्स को देखकर वे कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करते। कुछ ही देर बाद सीक्रेट रियल्म का प्रवेश द्वार खुल जाता है। पांचों डिसाइपल अपने प्रोटेक्टर्स को प्रणाम करके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ही वे अंदर पहुंचते हैं, सभी को तुरंत एहसास हो जाता है कि यह जगह साधारण नहीं है। यहां स्पिरिचुअल छी बेहद घनी होती है, लेकिन उसके साथ एक अजीब सी मृत्यु और विनाश की आभा भी महसूस होती है। निंगटियान सभी को सावधान रहने के लिए कहता है और पूरी टीम एक साथ आगे बढ़ती है। रास्ते में उन्हें कई कल्टीवेटर्स की लाशें दिखाई देती हैं। स्पष्ट था कि सीक्रेट रियल्म खुलते ही कई सेक्ट्स के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो चुकी थी। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक विशाल एंशिएंट फॉर्मेशन दिखाई देती है, जो एक प्राचीन रूइंस की रक्षा कर रही थी। बाकी लोग फॉर्मेशन देखकर रुक जाते हैं। उनके अनुसार इतनी पुरानी फॉर्मेशन भी अभी तक केव वॉइड रियल्म के बराबर शक्ति रखती है, इसलिए पहले यहां आए किसी भी कल्टीवेटर ने इसे कभी नहीं तोड़ा। लेकिन निंगटियान फॉर्मेशन को ध्यान से देखकर शांत स्वर में कहता है कि शायद वो इसे तोड़ सकता है। उसकी बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं। उसी समय अचानक सामने से वही राजकुमार अपने लोगों के साथ वहां पहुंच जाता है। म्यू छिंगचेंग उसे देखते ही नाराज हो जाती है और साफ कह देती है कि वो उससे कभी शादी नहीं करेगी। राजकुमार इसे फिर से गलतफहमी बताकर उसे अपने साथ चलने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार निंगटियान और बाकी डिसाइपल्स बीच में आ जाते हैं। वे साफ शब्दों में कहते हैं कि अगर उसने उनकी सीनियर सिस्टर को फिर से परेशान किया तो उसे इसका पछतावा होगा। राजकुमार का धैर्य टूट जाता है। वो अपने आदमियों को आदेश देता है कि मिरियाद धर्मा सेक्ट के सभी लोगों को यहीं खत्म कर दिया जाए। दोनों पक्षों के बीच माहौल पल भर में युद्ध में बदल जाता है और सीक्रेट रियल्म के अंदर पहली बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली थी। टियान्युएन सीक्रेट रियल्म के अंदर आगे बढ़ते हुए निंगटियान को सामने मौजूद विशाल एंशिएंट फॉर्मेशन दिखाई देती है। वो ध्यान से फॉर्मेशन का निरीक्षण करता है और समझ जाता है कि यह साधारण फॉर्मेशन नहीं है। भले ही लाखों साल बीत चुके हों, लेकिन इसकी गहराई आज भी उसकी वर्तमान फॉर्मेशन नॉलेज से कहीं अधिक थी। बाकी डिसाइपल उससे पूछते हैं कि अगर फॉर्मेशन तोड़ने के बाद सभी लोग अंदर घुस आए तो क्या फायदा होगा, क्या उन्हें कोई दूसरी जगह नहीं खोजनी चाहिए? लेकिन निंगटियान सिर हिलाकर कहता है कि वे यहां सिर्फ ट्रेजर लेने नहीं आए हैं। उनका असली उद्देश्य अनुभव और कल्टीवेशन है। अगर हर कठिनाई से बचकर भागेंगे तो इस ट्रायल का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। वो सभी को पीछे हटने का आदेश देता है। इसके बाद निंगटियान अपनी पूरी ताकत एक मुक्के में इकट्ठा करता है और सीधे एंशिएंट फॉर्मेशन पर वार कर देता है। अगले ही पल जोरदार धमाका होता है। जिस फॉर्मेशन को पिछले कई वर्षों में अनगिनत प्रतिभाशाली कल्टीवेटर्स नहीं तोड़ पाए थे, वो निंगटियान के एक ही पंच से चकनाचूर हो जाती है। ये दृश्य देखकर आसपास मौजूद सभी कल्टीवेटर्स स्तब्ध रह जाते हैं। कोई विश्वास नहीं कर पाता कि इतना युवा कल्टीवेटर इतनी आसानी से एंशिएंट फॉर्मेशन तोड़ सकता है। फॉर्मेशन टूटते ही सभी लोग अंदर की ओर दौड़ पड़ते हैं। रूइंस के अंदर एक विशाल स्पिरिट हर्ब गार्डन छिपा हुआ था। निंगटियान तुरंत योजना बनाता है। वो अपने दो साथियों को स्पिरिचुअल हर्ब्स इकट्ठा करने भेज देता है, जबकि बाकी लोग बाहर खड़े होकर उनकी रक्षा करने लगते हैं। लेकिन इतने दुर्लभ स्पिरिचुअल हर्ब्स देखकर दूसरे सेक्ट्स के कल्टीवेटर्स लालच में आ जाते हैं। वे घोषणा करते हैं कि इतना बड़ा हर्ब गार्डन किसी एक सेक्ट का नहीं हो सकता, सभी स्पिरिचुअल हर्ब्स बराबर बांटे जाएंगे। निंगटियान साफ मना कर देता है। वो कहता है कि जिसने अपनी ताकत से मौका बनाया है, ट्रेजर उसी का होगा। ये सुनते ही कई सेक्ट्स एक साथ हमला कर देते हैं, लेकिन मिरियाद धर्मा सेक्ट के पांचों डिसाइपल बिना घबराए उनका सामना करते हैं। कुछ ही पलों में निंगटियान और उसके साथी दुश्मनों को पूरी तरह हरा देते हैं। कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाता। पूरे हर्ब गार्डन के सभी दुर्लभ स्पिरिचुअल हर्ब्स सुरक्षित उनके हाथ लग जाते हैं। ट्रेजर इकट्ठा करने के बाद वे आगे बढ़ते हैं। कुछ दूरी पर उन्हें एक प्राचीन एल्केमी हॉल दिखाई देता है। हॉल के बाहर पहले से कई सेक्ट्स जमा थे। सभी दावा कर रहे थे कि उन्होंने भारी कीमत चुकाकर यहां तक पहुंचने का रास्ता बनाया है, इसलिए अंदर मौजूद ट्रेजर सिर्फ उन्हीं का होगा। लेकिन निंगटियान शांत स्वर में जवाब देता है कि सीक्रेट रियल्म में किसी ट्रेजर का कोई मालिक नहीं होता। जो अपनी क्षमता से उसे हासिल करे वही उसका असली अधिकारी है। ये बात सुनते ही फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बार भी मिरियड धर्मा सेक्ट के डिसाइपल किसी को मौका नहीं देते। दुश्मनों को हराने के बाद वे सीधे एल्केमी हॉल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं।
हॉल के अंदर का दृश्य देखकर सभी की आंखें चमक उठती हैं। चारों तरफ अनगिनत पिल बॉटल्स रखी थीं। पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि उन्हें असाधारण ट्रेजर मिल गया है, लेकिन जैसे ही निंग टियान एक पिल उठाकर देखता है, उसका चेहरा बदल जाता है। हजारों वर्षों के बीत जाने से उन सभी पिल्स की मेडिसिनल पावर पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। इतनी बड़ी उम्मीद एक पल में टूट जाती है। सभी थोड़ा निराश होते हैं, लेकिन निंग टियान कहता है कि सीक्रेट रियल्म में आगे अभी और भी मौके मिलेंगे। इसी बीच बाहर से फिर जबरदस्त लड़ाई की आवाज सुनाई देती है। कुछ लोग सीधे मिरियाद धर्मा सेक्ट के डिसाइपल्स पर हमला कर देते हैं। इस बार हमला साधारण लूट के लिए नहीं था। हमलावरों का उद्देश्य साफ था, मिरियाद धर्मा सेक्ट के सभी लोगों को यहीं खत्म करना। लड़ाई के दौरान निंग टियान एक हमलावर को जिंदा पकड़ लेता है और पूछता है कि उन्हें किसने भेजा है। शुरू में वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब उसकी हार तय हो जाती है तब उसकी पहचान सामने आती है। वो टियानमो सेक्ट का इनर डिसाइपल था। निंग टियान उसके स्टोरेज रिंग की जांच करता है, लेकिन कोई खास सबूत नहीं मिलता। आखिरकार वो समझ जाता है कि सीक्रेट रियल्म खत्म होने के बाद इस मामले की पूरी जानकारी लू चेन को देनी होगी। अगर टियानमो सेक्ट ने सच में मिरियद धर्मा सेक्ट के डिसाइपल्स की हत्या की योजना बनाई है, तो उसका हिसाब सेक्ट मास्टर खुद करेंगे। इतना कहकर निंग टियान उस हमलावर को वहीं खत्म कर देता है। अब पांचों डिसाइपल सीधे टियानमो सेक्ट के लोगों को खोजने निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ घायल कल्टिवेटर्स दिखाई देते हैं। वे 100 फ्लावर्स वैली के डिसाइपल होते हैं। वे बताते हैं कि सीक्रेट रियल्म के अंदर टियानमो सेक्ट और कुछ दूसरी शक्तियां मिलकर छोटे छोटे सेक्ट्स के डिसाइपल्स का शिकार कर रही हैं। कई लोग पहले ही मारे जा चुके हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उनके सामने खड़े लोग मिरियाड धर्मा सेक्ट के डिसाइपल हैं, तो वे राहत की सांस लेते हैं। उनके एल्डर्स ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर सीक्रेट रियल्म में किसी पर भरोसा किया जा सकता है तो वो सिर्फ मिरियाड धर्मा सेक्ट है। वे विनती करते हैं कि आगे की यात्रा में उन्हें भी साथ रहने दिया जाए। निंग टियान उनकी बात मान लेता है। वो साफ कहता है कि ट्रेजर किसे मिलेगा, ये सबकी अपनी किस्मत और क्षमता पर निर्भर करेगा। लेकिन जब तक वे साथ हैं, कोई भी टियानमो सेक्ट उन पर आसानी से हमला नहीं कर पाएगा। दोनों टीमें साथ आगे बढ़ने लगती हैं। कुछ देर बाद दूर एक विशाल एंशिएंट रूइन दिखाई देता है। उसके प्रवेश द्वार के ऊपर एक विशाल तलवार का चिन्ह बना हुआ था। म्यू छिंगचेंग उसे देखकर कहती है कि संभव है ये कभी लिंगन सॉर्ड सेक्ट का मुख्य क्षेत्र रहा हो, लेकिन इतना शक्तिशाली एंशिएंट सॉर्ड सेक्ट आखिर पूरी तरह नष्ट कैसे हो गया? इस सवाल का जवाब अभी भी उस रहस्यमयी रूइन के अंदर छिपा हुआ था। लिंगन सॉर्ड सेक्ट के प्राचीन रूइंस की खोज जारी रखते हुए मिरियाद धर्मा सेक्ट के सभी डिसाइपल आगे बढ़ते हैं। हर जगह टूटी हुई इमारतें, बिखरे हुए सॉर्ड इंटेंट और एंशिएंट ऑरा साफ बता रहे थे कि कभी ये सेक्ट पूरे महाद्वीप की सबसे शक्तिशाली सॉर्ड फोर्सेस में से एक रहा होगा। लेकिन अब उसके वैभव का सिर्फ इतिहास ही बचा था। कुछ देर बाद सभी एक विशाल कल्टीवेशन टावर के सामने पहुंचते हैं। टावर के अंदर जाने के बाद उन्हें कोई कल्टीवेशन मैनुअल दिखाई नहीं देता। कई डिसाइपल सोचने लगते हैं कि शायद उनसे पहले आने वाले लोग सारी टेक्निक्स लेकर जा चुके हैं, लेकिन म्यू छिंगचेंग सभी को शांत रहने के लिए कहती है। वो खुद पूरे हॉल का ध्यान से निरीक्षण करने लगती है। अचानक उसके सामने की दुनिया बदल जाती है। वो खुद को एक अलग स्थान पर खड़ी पाती है, जहां एक प्राचीन सॉर्ड एक्सपर्ट उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। वो व्यक्ति मुस्कुराकर कहता है कि म्यू छिंगचेंग की सॉर्ड टैलेंट असाधारण है। अगर वो पहले से किसी सेक्ट की डिसाइपल न होती तो वो उसे लिंगन सॉर्ड सेक्ट का अगला सक्सेसर जरूर बनाता। इसके बाद वो अपनी बची हुई स्पिरिचुअल विल से उसे अपनी सबसे शक्तिशाली विरासत सौंप देता है, हेवनली सॉर्ड टेक्निक। वो कहता है कि यही लिंगन सॉर्ड सेक्ट की सर्वोच्च सॉर्ड आर्ट है। अब उसके सेक्ट का अस्तित्व खत्म हो चुका है, इसलिए वो चाहता है कि यह टेक्निक किसी योग्य व्यक्ति तक पहुंचे। म्यू छिंगचेंग सम्मानपूर्वक उस सीनियर को प्रणाम करती है और टेक्निक स्वीकार कर लेती है। जब उसकी चेतना वापस लौटती है तो बाकी डिसाइपल उसका इंतजार कर रहे होते हैं। म्यू छिंगचेंग सभी को बताती है कि उसे एंशिएंट सॉर्ड इनहेरिटेंस मिल चुकी है। सभी सीनियर ब्रदर्स और सिस्टर्स खुशी से उसे बधाई देते हैं। निंग टियान मुस्कुराकर कहता है कि सेक्ट मास्टर हमेशा सिखाते हैं कि सभी डिसाइपल एक परिवार की तरह हैं, इसलिए किसी एक की सफलता पूरे सेक्ट की सफलता होती है। इसके बाद सभी लोग टावर के अगले ट्रायल की तरफ बढ़ते हैं। ये एक विशाल सॉर्ड टावर था। हर मंजिल पर सॉर्ड इंटेंट की परीक्षा होती थी। कई सेक्ट्स के प्रतिभाशाली डिसाइपल तीसरी मंजिल से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन मिरियाद धर्मा सेक्ट के पांचों डिसाइपल आसानी से चौथी और पांचवीं मंजिल पार कर लेते हैं। बाहर खड़े सभी कल्टीवेटर्स ये देखकर हैरान रह जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि ये पांचों मिरियाद धर्मा सेक्ट के डिसाइपल हैं, तो कोई भी आश्चर्य नहीं करता। आखिर यही वो सेक्ट था जिसने होली लैंड्स तक को हरा दिया था। कुछ ही देर में पांचों डिसाइपल छठी मंजिल भी पार कर लेते हैं। बाहर मौजूद लोग अनुमान लगाने लगते हैं कि शायद उनकी सीमा यहीं तक होगी, लेकिन सभी की सोच गलत साबित होती है। कुछ समय बाद टावर की 8वीं मंजिल भी पार हो जाती है। अब पूरा सीक्रेट रियल्म इस खबर से गूंज उठता है। इतनी कम उम्र में 8वीं मंजिल तक पहुंचना लगभग असंभव माना जाता था। 8वीं मंजिल पर पहुंचने के बाद परीक्षा पूरी तरह बदल जाती है। अब केवल ताकत नहीं, बल्कि सॉर्ड कॉम्प्रिहेंशन की परीक्षा होती है। बाकी 4 डिसाइपल यहीं रुक जाते हैं, लेकिन म्यू छिंगचेंग की सॉर्ड टैलेंट अलग ही स्तर की थी। वो 8वीं मंजिल पर मिली सॉर्ड इंटेंट को समझने में पूरी तरह डूब जाती है। बाकी लोग उसे परेशान नहीं करते। वे तय करते हैं कि बाहर उसका इंतजार करेंगे।
इसी समय सीक्रेट रियल्म के दूसरे हिस्से में टियानमो सेक्ट के बचे हुए लोग एक गुप्त बैठक कर रहे होते हैं। उनकी योजना लगभग पूरी तरह विफल हो चुकी थी। सीक्रेट रियल्म में घुसाए गए उनके कई जासूस मारे जा चुके थे। टियानमो सेक्ट के अपने कई एक्सपर्ट्स भी खत्म हो चुके थे। अब उनके पास बहुत कम लोग बचे थे। कुछ लोग सलाह देते हैं कि तुरंत सीक्रेट रियल्म छोड़ देना चाहिए, लेकिन उनके नेता का कहना था कि बाहर जाकर सारी बात सेक्ट मास्टर को बताई जाएगी। इसके बाद मिरियाद धर्मा सेक्ट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर सीक्रेट रियल्म के एक और हिस्से में वही क्राउन प्रिंस अकेला घूम रहा होता है। तभी कुछ रहस्यमयी लोग उसका रास्ता रोक लेते हैं। पहले तो क्राउन प्रिंस उन्हें पहचान नहीं पाता, लेकिन कुछ ही देर बाद वे अपनी असली पहचान बताते हैं। वे टियानमो सेक्ट के लोग थे। वे क्राउन प्रिंस से कहते हैं कि अगर वो उनके साथ हाथ मिला ले तो वे उसे भविष्य का एम्परर बना सकते हैं। बदले में उसे सिर्फ एक काम करना होगा, भविष्य में मारियत धर्मा सेक्ट के खिलाफ उनका साथ देना होगा। शुरुआत में क्राउन प्रिंस उन पर विश्वास नहीं करता, लेकिन टियानमो सेक्ट के लोग उसे भरोसा दिलाते हैं कि उनके पास सेंट से भी निपटने के तरीके मौजूद हैं। म्यू चिंगचेंग द्वारा ठुकराए जाने का अपमान क्राउन प्रिंस अभी तक नहीं भूला था। आखिरकार बदले की आग में अंधा होकर वो टियानमो सेक्ट का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। उधर सॉर्ड टावर में म्यू चिंगचेंग 8वीं मंजिल की पूरी सॉर्ड इंटेंट समझ लेती है। जब वो बाहर आती है तो सभी उसकी तारीफ करते हैं। निंग टियान कहता है कि उसकी एंशिएंट सॉर्ड डाओ बॉडी के कारण सॉर्ड डाओ में उसकी टैलेंट पूरे सेक्ट में सबसे ऊंची है। लेकिन तभी पता चलता है कि उनकी एक जूनियर सिस्टर अभी तक टावर से बाहर नहीं आई है। असल में वो सीधे 9वीं मंजिल तक पहुंच चुकी थी। 9वीं मंजिल पर एक प्राचीन रेमनेंट सोल उसका इंतजार कर रही थी। वो स्वयं को लिंगन सॉर्ड सेक्ट का अंतिम सेक्ट मास्टर बताता है। वो म्यू चिंगचेंग की टैलेंट देखकर चाहता है कि वो लिंगन सॉर्ड सेक्ट की नई सेक्ट मास्टर बन जाए और उसकी पूरी विरासत संभाल ले। लेकिन म्यू चिंगचेंग बिना एक पल सोचे विनम्रता से मना कर देती है। वो कहती है कि आज जो कुछ भी उसके पास है वो सब मिरियत धर्मा सेक्ट और उसके मास्टर लूचेन की वजह से है। वो कभी अपने सेक्ट और अपने मास्टर के साथ विश्वासघात नहीं करेगी। ये जवाब सुनकर रेमनेंट सोल जबरदस्ती अपनी विरासत उसके शरीर में डालने की कोशिश करता है। उसी क्षण अचानक पूरा आकाश कांप उठता है। एक भयानक दबाव पूरे सीक्रेट रियल्म में फैल जाता है। अगले ही पल लूचेन के प्रोटेक्टर प्रकट हो जाते हैं। वो ठंडी आवाज में कहता है, एक क्वाजी एम्परर की बची हुई आत्मा मेरे सेक्ट की डिसाइपल को छूने की हिम्मत कैसे कर सकती है। प्रोटेक्टर का ऑरा महसूस करते ही रेमनेंट सोल पूरी तरह कांप उठती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति उसकी कल्पना से भी कहीं अधिक शक्तिशाली है, और पहली बार उसे एहसास होता है कि मिरियत धर्मा सेक्ट की असली ताकत उसके अनुमान से कहीं ज्यादा भयानक है। उसका ऑरा महसूस करते ही पूरी जगह कांप उठती है। रेमनेंट सोल एक नजर में समझ जाती है कि उसके सामने कोई साधारण एक्सपर्ट नहीं बल्कि एक ग्रेट एम्परर खड़ा है। वो तुरंत सम्मान के साथ झुक जाता है। उसे अब एहसास हो चुका था कि जिस सेक्ट की वो डिसाइपल है उसकी नींव उसकी कल्पना से भी कहीं अधिक भयानक है। प्रोटेक्टर ठंडी आवाज में पूछता है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मिरियाड धर्मा सेक्ट की डिसाइपल को जबरदस्ती अपने सेक्ट में शामिल करने की। बूढ़ा सॉर्ड मास्टर तुरंत अपनी गलती स्वीकार कर लेता है। वो बताता है कि उसने म्यू शिंगचेंग की सॉर्ड टैलेंट देखकर जल्दबाजी कर दी। उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। वो केवल चाहता था कि लिंगन सॉर्ड सेक्ट की विरासत किसी योग्य उत्तराधिकारी तक पहुंच जाए। प्रोटेक्टर उसे एक मौका देता है। वो कहता है कि अगर वो सच में जीवित रहना चाहता है तो लिंगन सॉर्ड सेक्ट का अतीत भूलकर मिरियत धर्मा सेक्ट में शामिल हो जाए। बूढ़ा पहले तो चौंक जाता है। वो बताता है कि उसकी आत्मा अब केवल रेमनेंट सोल बन चुकी है। वो किसी भी समय पूरी तरह समाप्त हो सकता है। लेकिन प्रोटेक्टर मुस्कुराकर कहता है कि सेक्ट मास्टर लूचेन के पास उसे बचाने का तरीका है। अगर वो मिरियाद धर्मा सेक्ट का एल्डर बनने को तैयार हो जाए तो उसे सोल नरिशिंग पिल दी जाएगी, जिससे उसकी सोल स्थिर हो जाएगी। कुछ पल सोचने के बाद बूढ़ा सॉर्ड मास्टर भावुक हो जाता है। वो सम्मान के साथ सिर झुकाकर मिरियाद धर्मा सेक्ट में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह लिंगन सॉर्ड सेक्ट का अंतिम सेक्ट मास्टर आधिकारिक रूप से इनर सेक्ट एल्डर बन जाता है। इसके बाद उसकी रेमनेंट सोल फिर से एंशिएंट सॉर्ड के अंदर लौट जाती है और भविष्य में सेक्ट की सेवा करने का वादा करती है। उधर सीक्रेट रियल्म के बाहर बड़ी संख्या में कल्टिवेटर्स जमा हो चुके थे। जैसे ही म्यू शिंगचेंग बाहर आती है, कई सेक्ट्स के लोग उसकी ओर लालच भरी नजरों से देखने लगते हैं। कुछ लोग ऊंची आवाज में कहते हैं कि सीक्रेट रियल्म के अंदर जो भी इनहेरिटेंस मिली है उसे सभी में बराबर बांटना चाहिए। दूसरे लोग भी उनका समर्थन करने लगते हैं। लेकिन निंग टियान तुरंत समझ जाता है कि भीड़ को भड़काने वाले वही लोग हैं जो पहले भी मिरियाड धर्मा सेक्ट के खिलाफ षड्यंत्र कर चुके थे। वो बिना किसी डर के आगे बढ़कर कहता है कि सीक्रेट रियल्म में ट्रेजर उसी का होता है जो अपनी ताकत से उसे हासिल करे। अगर किसी को आपत्ति है तो सामने आकर लड़ सकता है। ये सुनते ही कुछ लोग हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिरियाड धर्मा सेक्ट के डिसाइपल अपना फॉर्मेशन बनाकर खड़े हो जाते हैं। कुछ ही पलों में हमलावर पूरी तरह पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं। इसी दौरान म्यू चिंगचेंग एक और बड़ा काम कर देती है। वो पूरी सॉर्ड टावर को ही अपने स्टोरेज ट्रेजर में समा लेती है। ये देखकर सभी कल्टिवेटर्स स्तब्ध रह जाते हैं। इतना विशाल एंशिएंट ट्रेजर कोई अपने साथ भी ले जा सकता है, ये किसी ने कभी नहीं सोचा था। तभी अचानक पूरी सीक्रेट रियल्म जोरों से कांपने लगती है। जमीन फटने लगती है, आसमान में दरारें दिखाई देने लगती हैं। सभी एक्सपर्ट्स तुरंत समझ जाते हैं कि सीक्रेट रियल्म अब टूटने वाला है।
हर कोई जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलने लगता है। मायरियत धर्मा सेक्ट के पांचों डिसाइपल भी तुरंत सीक्रेट रियम से बाहर आ जाते हैं। बाहर पहले से सेक्ट के प्रोटेक्टर्स उनका इंतजार कर रहे थे। सभी सुरक्षित लौट आते हैं। इसी समय लूचेन के सेक्ट में पड़ा डिवाइन बीस्ट एग भी आखिरकार फूट जाता है। अंडे के अंदर से एक छोटा सा अजीब दिखने वाला जीव बाहर निकलता है। शुरुआत में सभी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। उसके शरीर पर बाल भी नहीं होते और वो किसी साधारण पिल्ले जैसा दिखाई देता है। लेकिन सिस्टम तुरंत उसकी जानकारी दिखाता है। ये कोई साधारण जानवर नहीं, बल्कि मिरियत धर्मा सेक्ट का भविष्य का गार्डियन डिवाइन बीस्ट था। छोटी निंगयू उसे देखते ही खुश हो जाती है। वो लूचेन से विनती करती है कि उसे ये छोटा सा डिवाइन बीस्ट खेलने के लिए दे दिया जाए। लूचेन हंसते हुए मना कर देता है। वो कहता है कि ये भविष्य में पूरे सेक्ट की रक्षा करेगा। हालांकि वो निंगयू से वादा करता है कि वो इसके साथ खेल सकती है। इसके बाद लूचेन उस डिवाइन बीस्ट का नाम रखता है लूडू। छोटा लूडू तुरंत निंगयू के पीछे पीछे भागने लगता है और दोनों जल्दी ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसी दौरान सिस्टम फिर से रिवॉर्ड जारी करता है। इस बार लूचेन को 4 ग्रेट सेंट एल्केमिस्ट्स और 4 ग्रेट सेंट आर्टिफैक्ट रिफाइनर्स प्राप्त होते हैं। कुछ ही पलों में 8 एक्सपर्ट सेक्ट के सामने प्रकट होकर लूचेन को प्रणाम करते हैं। लूचेन उनका स्वागत करता है और कहता है कि अब मिरियत धर्मा सेक्ट को एल्केमी और आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग में भी सबसे आगे जाना होगा। वो आदेश देता है कि सेक्ट के भीतर जिन डिसाइपल्स की टैलेंट एल्केमी या आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग में हो, उन्हें चुनकर अलग अलग प्रशिक्षण दिया जाए। सभी नए एल्डर्स तुरंत काम शुरू करने निकल जाते हैं। उसी समय सीक्रेट रियम से लौटे पांचों डिसाइपल भी लूचेन के सामने उपस्थित होते हैं। लूचेन उनकी इस बार की ट्रायल परफॉर्मेंस से बेहद खुश होता है। वो तीनों नए प्रतिभाशाली डिसाइपल्स को कोर डिसाइपल घोषित कर देता है। बाकी 2 डायरेक्ट डिसाइपल्स की भी खूब प्रशंसा करता है और कहता है कि अगर उन्हें किसी भी रिसोर्स की जरूरत हो तो वे सीधे उससे मांग सकते हैं। इसके बाद म्यू चिंगचेंग लूचेन से एक निजी अनुरोध करती है। वो बताती है कि उसका परिवार उसकी शादी ली हाओयांग से जबरदस्ती करवाना चाहता है। वो किसी भी हालत में वो शादी नहीं करना चाहती। लूचेन मुस्कुराकर कहता है कि अगर उसने ये बात न भी कही होती तब भी वो इस मामले को जल्द सुलझाने वाला था। वो फैसला करता है कि अगले ही दिन वो खुद म्यू चिंगचेंग के साथ उसके घर जाएगा और ये विवाह हमेशा के लिए खत्म कर देगा। इतने में निंग टियन भी आगे बढ़ता है। वो लूचेन को सीक्रेट रियल्म में हुए टियानमो सेक्ट के षड्यंत्र की पूरी जानकारी देता है। वो बताता है कि टियानमो सेक्ट केवल मिरियात धर्मा सेक्ट के पीछे नहीं था। वे सीक्रेट रियल्म में जितने भी बड़े सेक्ट्स के प्रतिभाशाली डिसाइपल थे, सभी की हत्या करना चाहते थे। लूचेन ये सुनकर हल्की मुस्कान देता है। उसे महसूस हो जाता है कि टियानमो सेक्ट अब खुद चलकर उसके सामने आने वाला है। उधर दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस भी अपने एम्पायर लौट चुका था। वो एम्परर के सामने झूठी कहानी सुनाता है। वो दावा करता है कि म्यू छिंगचेंग और मिरियत धर्मा सेक्ट के लोगों ने बिना किसी वजह के उस पर जानलेवा हमला किया। ये सुनते ही एम्परर क्रोधित हो उठता है। वो तुरंत म्यू फैमिली से जवाब मांगने का फैसला करता है। लेकिन महल के कुछ अनुभवी लोग महसूस कर लेते हैं कि क्राउन प्रिंस पहले जैसा नहीं रहा। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे अब टियानमो सेक्ट जैसी खतरनाक शक्ति काम कर रही थी और बहुत जल्द पूरा एम्पायर एक नए तूफान में फांसने वाला था। म्यू छिंगचेंग से किया हुआ वादा निभाने के लिए लूचेन आखिरकार उसके साथ हेवनली डोमेन डायनेस्टी की राजधानी की ओर रवाना होता है। इस बार उसके साथ निंग टियान, निंग यू, म्यू छिंगचेंग और गार्डियन डिवाइन बीस्ट लूडू भी होते हैं। रास्ते भर निंग यू बेहद उत्साहित रहती है। वो बार बार लूचेन से पूछती है कि वे आखिर कब चलेंगे। दूसरी तरफ छोटा लूडू भी हर बात पर उछल कूद करता रहता है। कुछ ही समय बाद सभी लोग इंपीरियल सिटी के बाहर पहुंच जाते हैं। निंग यू शहर में घुसते ही इधर उधर की दुकानों को देखकर खुश हो जाती है। कभी उसे कैंडिड हॉथॉर्न चाहिए होता है तो कभी मिट्टी के खिलौने। लूचेन मुस्कुराते हुए उसकी हर छोटी सी इच्छा पूरी करता चलता है। इसी दौरान अचानक कुछ घमंडी युवक उनका रास्ता रोक लेते हैं। उनका यंग मास्टर निंग यू की गोद में बैठे लूडू को देखकर लालच में आ जाता है। वो पहले 100 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स देकर लूडू को खरीदने की बात करता है, लेकिन निंग यू तुरंत मना कर देती है। वो गुस्से में कहती है कि लूडू कोई स्पिरिट पेट नहीं, बल्कि मिरियात धर्मा सेक्ट का गार्डियन डिवाइन बीस्ट है। उसे किसी कीमत पर बेचा नहीं जा सकता। यंग मास्टर का चेहरा तुरंत बदल जाता है। वो कहता है कि इस शहर में जिस चीज पर उसकी नजर पड़ जाए उसे हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। अब वो खरीदने के बजाय जबरदस्ती लूडू छीनने की कोशिश करता है। लेकिन अगले ही पल म्यू छिंगचेंग उसके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। वो उसे आखिरी चेतावनी देती है कि अभी भी पीछे हट जाए। यंग मास्टर अपनी असली पहचान बताता है। वो हेवनली डोमेन डायनेस्टी का सेकंड प्रिंस था। उसे पूरा विश्वास था कि इंपीरियल फैमिली का नाम सुनते ही सामने वाले डर जाएंगे, लेकिन म्यू छिंगचेंग के चेहरे पर जरा भी डर नहीं दिखाई देता। सेकंड प्रिंस अपने सैनिकों को हमला करने का आदेश दे देता है। कुछ ही क्षणों में उसकी पूरी सेना म्यू छिंगचेंग पर टूट पड़ती है, लेकिन लड़ाई शुरू होते ही सभी सैनिक हवा में उड़ने लगते हैं। म्यू छिंगचेंग अकेले ही उन्हें पल भर में हरा देती है। सेकंड प्रिंस गुस्से से पागल हो जाता है और इंपीरियल गार्ड्स को बुला लेता है। ये देखकर आसपास के लोग सोचने लगते हैं कि अब सामने वाली लड़की की मौत तय है। लेकिन जैसे ही इंपीरियल गार्ड्स हमला करने की कोशिश करते हैं, म्यू छिंगचेंग एक ही वार में उन्हें भी परास्त कर देती है। आखिरकार सेकंड प्रिंस खुद युद्ध में उतरता है, लेकिन उसका भी वही हाल होता है। कुछ ही क्षणों में उसकी जान चली जाती है।
इंपीरियल सिटी के बीचों बीच सेकंड प्रिंस की मौत से पूरा शहर दहल उठता है। उसी समय इंपीरियल पैलेस तक खबर पहुंच जाती है कि किसी ने खुलेआम सेकंड प्रिंस की हत्या कर दी है। पूरी इंपीरियल आर्मी तुरंत वहां पहुंच जाती है, लेकिन उनके सामने खड़ी म्यू शिंगचेंग की सेंट रियल्म ऑरा महसूस करते ही सभी सैनिक रुक जाते हैं। इसी समय लू चेन आगे बढ़ता है। वो शांत स्वर में घोषणा करता है कि आज वो लड़ाई करने नहीं आया। वो सिर्फ अपनी डायरेक्ट डिसाइपल म्यू छिंगचेंग की ओर से उसकी जबरदस्ती तय की गई शादी तोड़ने आया है। ये सुनते ही इंपीरियल फैमिली के मंत्री और एल्डर्स भड़क उठते हैं। वे कहते हैं कि इंपीरियल डायनेस्टी के साथ तय हुई शादी कोई मजाक नहीं होती, जिसे कोई भी आकर तोड़ दे। लेकिन लू चेन साफ शब्दों में कह देता है कि किसी लड़की की इच्छा के विरुद्ध होने वाला विवाह कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। वो आखिरी बार पूछता है, क्या वे ये विवाह शांति से समाप्त करेंगे या फिर ताकत से? इंपीरियल फैमिली इसे अपनी बेइज्जती समझती है। इसी समय इंपीरियल डायनेस्टी के 3 छिपे हुए सेंट रियल्म एंसेस्टर्स अपनी साधना छोड़कर बाहर आ जाते हैं। उनकी उपस्थिति से पूरा इंपीरियल सिटी कांप उठता है। सभी को लगता है कि अब मिरियाड धर्मा सेक्ट के लोगों के लिए बचना असंभव होगा। लेकिन लू चेन के प्रोटेक्टर्स बिल्कुल शांत खड़े रहते हैं। उनमें से एक प्रोटेक्टर आगे बढ़ता है। उसका ऑरा फैलते ही तीनों सेंट एंसेस्टर्स के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वे समझ जाते हैं कि सामने वाला उनसे कई गुना अधिक शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी इंपीरियल फैमिली अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए लड़ने का फैसला करती है। इसी दौरान प्रोटेक्टर की नजर क्राउन प्रिंस के महल की तरफ जाती है। उसे वहां 2 संदिग्ध लोग छिपे हुए दिखाई देते हैं। सिस्टम उनकी पहचान तुरंत बता देता है। वे दोनों टियानमो सेक्ट के सेंट लेवल एक्सपर्ट्स थे, जो काफी समय से क्राउन प्रिंस के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहे थे। अब सारा सच सामने आ चुका था। लू चेन इंपीरियल एम्परर से पूछता है कि क्या उसे अभी भी लगता है कि उसका बेटा निर्दोष है। एम्परर पहले तो इस बात से इनकार करता है, लेकिन जैसे ही दोनों टियानमो सेक्ट एक्सपर्ट्स पकड़े जाते हैं, क्राउन प्रिंस का चेहरा उतर जाता है। पूछताछ के दौरान सच्चाई सामने आ जाती है। क्राउन प्रिंस ने सीक्रेट रियल्म के अंदर ही टियानमो सेक्ट से हाथ मिला लिया था। बदले में टियानमो सेक्ट उसे भविष्य का एम्परर बनाने का वादा कर चुकी थी। इतना ही नहीं, मिरियाड धर्मा सेक्ट और म्यू चिंगचेंग के खिलाफ पूरी साजिश भी उसी ने रची थी। ये सुनते ही इंपीरियल एम्परर पूरी तरह टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसका अपना बेटा डीमन सेक्ट के साथ मिल चुका है। क्राउन प्रिंस डर के मारे तुरंत घुटनों पर बैठ जाता है। वो रोते हुए कहता है कि यह सब टियानमो सेक्ट के बहकावे में आकर हुआ था। वो म्यू छिंगचेंग से विवाह तोड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है और अपनी जान की भीख मांगता है। लेकिन लू चेन इस पूरे मामले को अब केवल शादी का विवाद नहीं मानता। उसी समय सिस्टम की आवाज गूंजती है, न्यू मिशन रिलीज्ड। टियानमो सेक्ट ने मिरियाद धर्मा सेक्ट के डिसाइपल्स की हत्या की साजिश रची है। मिशन, टियानमो सेक्ट का पूर्ण विनाश। मिशन पूरा होने पर विशेष रिवॉर्ड मिलेगा। लू चेन हल्की मुस्कान देता है। अब उसे अपना अगला लक्ष्य मिल चुका था। जाते जाते वो म्यू छिंगचेंग के पिता म्यू लिंगजी से भी मिलता है। म्यू लिंगजी अपनी पुरानी गलती स्वीकार करता है। वो लू चेन का धन्यवाद करता है कि उसने उसकी बेटी को बचाया और उसे अपना डिसाइपल बनाकर नई जिंदगी दी। लू चेन केवल एक बात कहता है, अब से म्यू छिंगचेंग की शादी का फैसला वही करेगी। कोई भी उस पर अपनी इच्छा नहीं थोपेगा। म्यू लिंगजी तुरंत सहमत हो जाता है और अपनी बेटी से माफी मांगता है। इसके बाद लू चेन उससे टियानमो सेक्ट के बारे में जानकारी लेता है। म्यू लिंगजी बताता है कि टियानमो सेक्ट हमेशा से रहस्यमयी रहा है। बाहर से वो साधारण सेक्ट दिखाई देता है, लेकिन उसकी असली ताकत कभी किसी ने नहीं देखी। अब जबकि उनके सेंट लेवल एक्सपर्ट्स सामने आ चुके हैं, ये साफ है कि टियानमो सेक्ट दिखने से कहीं अधिक खतरनाक है। लू चेन सारी बातें सुनकर शांत हो जाता है। वो समझ चुका था कि अगली लड़ाई किसी एम्पायर से नहीं, बल्कि पूरे टियानमो सेक्ट से होने वाली है। और इस बार उसका लक्ष्य सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि डीमन सेक्ट को जड़ से मिटा देना था। हेवनली डोमेन डायनेस्टी की घटना के बाद लू चेन सीधे सेक्ट वापस नहीं लौटता। पूरे रास्ते वो टियानमो सेक्ट के बारे में सोचता रहता है। सीक्रेट रियल्म से लेकर इंपीरियल डायनेस्टी तक हर जगह उसी डीमन सेक्ट की परछाई दिखाई दे रही थी। उसे महसूस हो चुका था कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है। इसी दौरान टियानमो सेक्ट के अंदर हलचल मच जाती है। उनके 2 सेंट रियल्म धर्मा प्रोटेक्टर्स की सोल टोकन्स एक साथ टूट जाती हैं। पूरे सेक्ट में अफरा तफरी फैल जाती है। सभी एल्डर्स हैरान थे। 2 लेट सेंट रियल्म एक्सपर्ट्स एक साथ कैसे मारे जा सकते हैं? इतने वर्षों में ईस्टर्न डोमेन में किसी ने टियानमो सेक्ट को इतनी बड़ी चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं की थी। यह खबर तुरंत एंसेस्टर तक पहुंचाई जाती है। एंसेस्टर कुछ देर शांत रहता है, फिर ठंडी आवाज में आदेश देता है, 3 दिन बाद 5000 ब्लड सैक्रिफाइसेस तैयार करो। अब समय आ गया है कि हमारे लॉर्ड की शक्ति फिर से वापस लाई जाए। उसके आदेश के साथ ही पूरा टियानमो सेक्ट ब्लड सैक्रिफाइस की तैयारी में लग जाता है। उधर लू चेन अचानक अपने डिसाइपल से कहता है कि वे अभी सेक्ट वापस नहीं लौटेंगे। निंगटियान हैरानी से पूछता है कि मास्टर, रास्ता तो दूसरी दिशा में है। लू चेन शांत स्वर में जवाब देता है, इस टियानमो सेक्ट में कुछ बहुत बड़ा छिपा हुआ है। मैं खुद जाकर देखना चाहता हूं कि वे आखिर कर क्या रहे हैं। कुछ समय बाद सभी लोग एक रहस्यमयी क्षेत्र के पास पहुंचते हैं। चारों तरफ लाल धुंध फैली हुई थी। हवा में खून की तेज गंध थी। जमीन पर जगह जगह इंसानों की हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। पूरा इलाका किसी नरक से कम नहीं लग रहा था। म्यू छिंगचेंग और बाकी डिसाइपल सिर्फ लाल धुंध ही देख पा रहे थे, लेकिन निंग यू अपनी ड्यूअल प्यूपिल से कुछ और ही देख रही थी। वो बताती है कि लाल धुंध के नीचे एक विशाल ब्लड फॉर्मेशन छिपा हुआ है।
पूरा पहाड़ डेमोनिक पैटर्न से ढका हुआ था। लू चेन मुस्कुराकर उसकी तारीफ करता है। वो बाकी लोगों को समझाता है कि निंग यू की ड्यूअल प्यूपिल्स किसी भी इल्यूजन और हिडन फॉर्मेशन को देख सकती हैं। इसीलिए जो चीज बाकी लोगों को दिखाई नहीं देती वो निंग यू साफ देख सकती है। लू चेन फैसला करता है कि सीधे टियानमो सेक्ट पर हमला करने से पहले आसपास की जानकारी इकट्ठा की जाए। सभी लोग नीचे बसे एक शहर की ओर बढ़ जाते हैं। शहर के बाजार में हर तरह की दुकानें लगी थीं। कोई नकली स्पिरिचुअल हर्ब्स बेच रहा था तो कोई झूठी एंशिएंट टेक्निक्स। लू चेन एक नजर में पहचान लेता है कि ज्यादातर व्यापारी लोगों को धोखा दे रहे हैं, लेकिन तभी उसकी नजर एक अजीब इमारत पर पड़ती है। बाहर से वो सामान्य ब्रोकरेज हाउस लग रही थी, लेकिन अंदर से लगातार भय और निराशा की आवाजें आ रही थीं। लू चेन बिना देर किए अंदर चला जाता है। जैसे ही वो प्रवेश करता है, मालिक मुस्कुराकर पूछता है कि उसे किस तरह के सर्वेंट्स चाहिए। लू चेन का चेहरा तुरंत ठंडा हो जाता है। वो सीधे पूछता है, तुम्हारे पीछे असली मालिक कौन है? ब्रोकर पहले तो घमंड दिखाता है। वो कहता है कि अगर परेशानी खड़ी की तो कोई भी जिंदा बाहर नहीं जाएगा, लेकिन लू चेन उसे आखिरी मौका देता है। अगर वो सच बता दे तो शायद उसकी जान बच जाए। डर के मारे ब्रोकर तुरंत सिटी लॉर्ड को संदेश भेज देता है। उधर लू चेन सभी कैद बच्चों के पिंजरे खुलवा देता है। बच्चे बाहर आते ही रोने लगते हैं। निंगयू तुरंत उन्हें खाना खिलाने लगती है। इन्हीं बच्चों में लू चेन की नजर दो जुड़वां बहनों पर पड़ती है। उन्हें देखते ही सिस्टम तुरंत प्रतिक्रिया देता है। दोनों बहनों के शरीर में बेहद दुर्लभ सन एंड मून ट्विन सोल्स मौजूद थे। अगर सही कल्टीवेशन टेक्निक मिले तो भविष्य में उनकी ताकत बेहद भयानक हो सकती थी। लू चेन तुरंत समझ जाता है कि उसे फिर दो असाधारण प्रतिभाएं मिल गई हैं। वो दोनों बहनों से प्यार से उनका नाम पूछता है। बड़ी बहन अपना नाम जियांग जिंग बताती है। छोटी बहन का नाम जियांग यिंग था। रोते हुए दोनों बहनें अपनी पूरी कहानी सुनाती हैं। कुछ दिन पहले काले कपड़े पहने लोगों ने उनके गांव पर हमला किया। उनके माता पिता और पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, सीक्रेट टेक्निक से उनके शरीर का सारा ब्लड एसेंस भी निकाल लिया गया। इसके बाद दोनों बहनों को पकड़कर इस ब्रोकरेज हाउस में बेचने के लिए लाया गया। उनकी कहानी सुनकर सभी डिसाइपल गुस्से से भर उठते हैं। इसी समय ब्रोकरेज हाउस का असली मालिक अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है। वो आते ही लू चेन को धमकी देता है कि उसकी दुकान में हंगामा करने की कीमत बहुत भारी पड़ेगी, लेकिन लू चेन बिल्कुल शांत रहता है। वो केवल एक सवाल पूछता है, इन बच्चों को पकड़कर यहां क्यों रखा गया है? शुरू में वो आदमी रिश्वत देने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अगर लू चेन चाहें तो वो कुछ बच्चे उसे भी दे सकता है और आज की बात यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन लू चेन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे घुटनों पर झुका देता है। वो आखिरी बार चेतावनी देता है, अगर 3 तक गिनने से पहले सच नहीं बताया तो उसका एक एक हाथ तोड़ दिया जाएगा। डर के मारे आखिरकार वो सब कुछ कबूल कर लेता है। वो बताता है कि यह पूरा कारोबार टियानमो सेक्ट के आदेश पर चल रहा है। इन बच्चों को कुछ दिनों बाद टियानमो सेक्ट भेजा जाना था, लेकिन आगे उनका क्या किया जाता ये उसे भी नहीं पता। सच्चाई सामने आते ही लू चेन समझ जाता है कि टियानमो सेक्ट सिर्फ हत्या ही नहीं कर रहा, वे पूरे ईस्टर्न डोमेन से प्रतिभाशाली बच्चों को भी गुप्त रूप से इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि वे किसी बहुत बड़े ब्लड रिचुअल की तैयारी कर रहे थे। लू चेन बिना कोई दया दिखाए उस आदमी को वहीं खत्म कर देता है। इसके बाद वो सभी कैद बच्चों को आजाद करा देता है। वो प्रोटेक्टर शेन को आदेश देता है कि सभी बच्चों को वॉरशिप में बैठाकर सुरक्षित मिरियाद धर्मा सेक्ट पहुंचाया जाए। दोनों जुड़वा बहनों जियांग जिंग और जियांग यिंग को सीधे इनर सेक्ट में भर्ती करने का फैसला किया जाता है। बाकी बच्चों की भी सुरक्षा और कल्टीवेशन की पूरी जिम्मेदारी सेक्ट उठाने वाला था। इसके बाद लू चेन निंग टियान और बाकी डिसाइपल की ओर देखता है। वो कहता है, तुम सब सेक्ट वापस जाओ, इन बच्चों की व्यवस्था करो। फिर उसकी आवाज गंभीर हो जाती है, मैं अकेला टियानमो सेक्ट जाकर देखूंगा कि आखिर उनके पीछे कौन सा राज छिपा है। सभी डिसाइपल उसके आदेश का पालन करते हैं, जबकि लू चेन अकेले ही टियानमो सेक्ट की ओर बढ़ जाता है। उसे अंदाजा था कि इस बार वो सीधे दुश्मन के अड्डे में प्रवेश करने वाला है। लू चेन अकेले ही टियानमो सेक्ट की ओर बढ़ता है। जैसे जैसे वो सेक्ट के करीब पहुंचता है, उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगती है। उसे महसूस होता है कि टियानमो सेक्ट के अंदर कोई ऐसी शक्ति छिपी है जो पूरे ईस्टर्न डोमेन के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। उधर टियानमो सेक्ट की गहराई में छिपी एक रेमनेंट सोल भी अचानक इस बेचैनी को महसूस करती है। वो सोचने लगती है कि ब्लड स्टोन की शक्ति से उसकी कल्टीवेशन लगभग क्वाजी एम्परर स्तर तक पहुंच चुकी है। फिर आखिर इस पूरे महाद्वीप में ऐसा कौन हो सकता है जो उसे खतरे का एहसास करा सके? कुछ पल बाद वो खुद को समझाता है कि शायद ये केवल उसका भ्रम है। आखिर केवल 2 बार और ब्लड सैक्रिफाइस पूरा हो जाए तो उसकी असली ताकत पूरी तरह लौट आएगी। उसी समय लू चेन बिना किसी डर के सीधे टियानमो सेक्ट के मुख्य द्वार पर पहुंच जाता है। गेट गार्ड्स उसे रोकते हैं और गुस्से में पूछते हैं कि वो कौन है, लेकिन लू चेन केवल एक ही बात कहता है, अपने सेक्ट मास्टर को बाहर बुलाओ। गार्ड्स उसकी बात सुनकर हंस पड़ते हैं। वे कहते हैं कि उनके सेक्ट मास्टर से कोई भी साधारण आदमी नहीं मिल सकता। इतना कहकर वे माउंटेन फॉर्मेशन सक्रिय कर देते हैं और पूरे सेक्ट में खतरे का संकेत भेज देते हैं। कुछ ही क्षणों में टियानमो सेक्ट का सेक्ट मास्टर अपने एल्डर्स के साथ बाहर आ जाता है। वो लू चेन को पहचानता नहीं और पूछता है कि आखिर वो उनके सेक्ट में अकेला आकर परेशानी क्यों खड़ी कर रहा है। लू चेन शांत स्वर में अपना परिचय देता है, मैं मिरियद धर्मा सेक्ट का सेक्ट मास्टर लू चेन हूं।
इसके बाद वो टियानमो सेक्ट के सारे अपराध एक एक करके गिनाना शुरू करता है। सीक्रेट रियल्म में उसके डिसाइपल्स पर हमला, म्यू छिंगछेंग की हत्या की साजिश, इंपीरियल डायनेस्टी में सेंट एक्सपर्ट्स भेजना, निर्दोष बच्चों का अपहरण और पूरे ईस्टर्न डोमेन में ब्लड सैक्रिफाइस की तैयारी। अब वो इन सब का हिसाब लेने आया था। ये सुनते ही टियानमो सेक्ट का सेक्ट मास्टर तुरंत हमला करने का आदेश दे देता है। दोनों लेट सेंट धर्मा प्रोटेक्टर्स एक साथ लू चैन पर टूट पड़ते हैं, लेकिन अगले ही पल लू चैन अपनी तलवार निकालता है, सिर्फ एक बार, और दोनों लेट सेंट एक्सपर्ट्स वहीं मारे जाते हैं। पूरा टियानमो सेक्ट सन्न रह जाता है। कोई भी विश्वास नहीं कर पाता कि उनके सबसे शक्तिशाली प्रोटेक्टर्स एक ही स्वॉर्ड स्ट्राइक में खत्म हो गए। सेक्ट मास्टर पहली बार घबराने लगता है। अब वो लड़ाई रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि शायद दोनों सेक्ट्स के बीच कोई गलतफहमी हुई है। अगर लू चेन चाहे तो टियानमो सेक्ट मुआवजा देने के लिए तैयार है। लेकिन लू चेन उसकी तरफ देखकर ठंडी आवाज में कहता है, जब तुम मेरे डिसाइपल्स को मारना चाहते थे तब तुम्हें समझौता याद नहीं आया। अब जब हार सामने दिख रही है तब शांति की बात कर रहे हो। इतना कहकर वो फिर हमला कर देता है। कुछ ही क्षणों में टियानमो सेक्ट के दोनों लेट सेंट एल्डर्स भी मारे जाते हैं। अब पूरा सेक्ट युद्ध में उतर जाता है। अनगिनत कल्टिवेटर्स एक साथ लू चेन पर हमला करते हैं, लेकिन उसकी तलवार के सामने कोई भी टिक नहीं पाता। हर वार के साथ दर्जनों दुश्मन गिरने लगते हैं। उधर दूर खड़े निंगटियान और बाकी डिसाइपल अपने मास्टर की ताकत देखकर दंग रह जाते हैं। निंगयू उत्साहित होकर कहती है कि जब वो बड़ी होगी तो बिल्कुल मास्टर जैसी ताकत हासिल करेगी। तभी अचानक टियानमो सेक्ट की सबसे गहरी गुफा से एक भयानक ऑरा फैलती है। एक प्राचीन रेमनेंट सोल बाहर निकलती है। वो खुद को सोल डिवोरिंग एंसेस्टर बताती है। वो वही डीमन एक्सपर्ट था जो 1 लाख साल पहले घायल होकर बच गया था। तब से वो लगातार ब्लड सैक्रिफाइस के जरिए अपनी कल्टीवेशन वापस लाने की कोशिश कर रहा था। वो लू चैन को अपने साथ जुड़ने का प्रस्ताव देता है। अगर लू चैन उसकी मदद करे तो वो उसे डीमन क्लैन का सबसे ऊंचा पद देने को तैयार था। लेकिन लू चैन हांस पड़ता है। वो कहता है कि मिरियाद धर्मा सेक्ट का सेक्ट मास्टर होकर डीमन क्लैन का नौकर बनने की बात केवल एक मूर्ख ही सोच सकता है। इसके बाद लू चैन सीधे सोल डिवोरिंग एंसेस्टर की असली पहचान बता देता है। वो कहता है कि 1 लाख साल पहले सील होने के बाद से वो लगातार इंसानों की सोल्स इकट्ठी कर रहा था ताकि डीमन वर्ल्ड का रास्ता दोबारा खोला जा सके। अपना सारा राज खुलता देखकर सोल डिवोरिंग एंसेस्टर भी चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि लू चैन को इतनी पुरानी बातें कैसे पता हैं। गुस्से में वो अपनी पूरी ताकत से हमला कर देता है। भयानक डिमोनिक ऑरा पूरे टियानमो सेक्ट में फैल जाती है। लेकिन लू चैन बिल्कुल नहीं घबराता। वो अपनी एम्परर वेपन निकालता है। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। कुछ ही वारों के बाद लू चैन सोल डिवोरिंग एंसेस्टर की सारी रक्षा तोड़ देता है। आखिरकार अंतिम स्वॉर्ड स्ट्राइक के साथ सोल डिवोरिंग एंसेस्टर हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। उसके मरते ही ब्लड फॉर्मेशन टूट जाती है। पूरा टियानमो सेक्ट कांपने लगता है। लू चैन समझ जाता है कि इस सेक्ट को छोड़ना भविष्य के लिए खतरा होगा, इसलिए वो पूरी डिमोनिक फॉर्मेशन, ब्लड ऑल्टर और सोल रिफाइनिंग अरे को पूरी तरह नष्ट कर देता है। अब टियानमो सेक्ट का अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो चुका था। सभी डिसाइपल अपने मास्टर का स्वागत करते हुए सेक्ट लौट आते हैं। वहां पहुंचकर लू चैन सबसे पहले उन सभी बच्चों की व्यवस्था करता है जिन्हें उसने बचाया था। जिन बच्चों ने अभी तक कल्टीवेशन शुरू नहीं की थी, उनके रहने, खाने और पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी सेक्ट उठाता है। दोनों प्रतिभाशाली जुड़वा बहनें जियांगजिंग और जियांग यिंग को सीधे इनर सेक्ट में भर्ती कर लिया जाता है। बाकी बच्चों को भी मीनियल डिसाइपल्स बनाकर सुरक्षित जीवन दिया जाता है। उसी समय सिस्टम की आवाज गूंजती है, मिशन कंप्लीट, टियानमो सेक्ट सक्सेसफुली डिस्ट्रॉयड। रिवॉर्ड के रूप में लू चैन को एक विशाल गिफ्ट पैक मिलता है। उसे दुर्लभ स्पिरिचुअल मेडिसिन्स, 100 ड्रैगन स्केल फायर ट्रीज, एक कल्टीवेशन एनहांसमेंट कार्ड और 4 बेहद शक्तिशाली रेड समन कार्ड्स प्राप्त होते हैं। लू चैन तुरंत कल्टीवेशन कार्ड का उपयोग करता है। अगले ही पल उसकी कल्टीवेशन एक बार फिर ब्रेक थ्रू कर जाती है। इसके बाद वो 4 रेड समन कार्ड्स भी एक्टिवेट कर देता है। कुछ ही क्षणों में 4 अत्यंत शक्तिशाली एल्डर्स मिरियड धर्मा सेक्ट में प्रकट होते हैं। उनकी ऑरा इतनी भयानक होती है कि पूरे सेक्ट के डिसाइपल घबरा जाते हैं। लेकिन लू चैन सभी को शांत करते हुए बताता है कि ये दुश्मन नहीं, बल्कि मिरियाड धर्मा सेक्ट के नए एल्डर्स हैं। 4 एल्डर सम्मानपूर्वक लू चैन को प्रणाम करते हैं और सेक्ट की सेवा करने की शपथ लेते हैं। टियानमो सेक्ट के विनाश के कुछ दिनों बाद टियानियन सेक्ट और 100 फ्लावर्स वैली के एल्डर्स अपने डिसाइपल्स के साथ आधिकारिक रूप से मिरियाद धर्मा सेक्ट पहुंचते हैं। उनका उद्देश्य केवल धन्यवाद देना नहीं था, बल्कि उस रहस्यमयी सेक्ट को अपनी आंखों से देखना भी था जिसने कुछ ही समय में पूरे ईस्टर्न डोमेन का संतुलन बदल दिया था। जैसे ही वे माउंटेन गेट के अंदर प्रवेश करते हैं, सभी एल्डर दंग रह जाते हैं। पूरे सेक्ट में स्पिरिचुअल छी इतनी घनी थी कि केवल कुछ ही कदम चलने के बाद उनकी कल्टीवेशन अपने आप बढ़ने लगती है। कुछ एल्डर्स तो वहीं खड़े खड़े ब्रेक थ्रू के करीब पहुंच जाते हैं। वे बड़ी मुश्किल से अपनी स्पिरिचुअल पावर दबाते हैं। उनमें से एक एल्डर कहता है कि अगर अभी ब्रेक थ्रू शुरू हो गया तो सेक्ट मास्टर के सामने ये बहुत बड़ी बदतमीजी होगी। सभी लोग खुद को संभालते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं हॉल पहुंचने पर लू चैन उनका स्वागत करता है। दोनों सेक्ट्स के एल्डर्स सम्मानपूर्वक प्रणाम करते हैं। लू चैन भी बिना किसी घमंड के उन्हें बैठने के लिए कहता है। प्रोटेक्टर शेन सभी मेहमानों के लिए स्पिरिट टी लेकर आता है।
दोनों सेक्ट्स के एल्डर्स बताते हैं कि सीक्रेट रियल्म के दौरान अगर मिर्याद धर्मा सेक्ट के डिसाइपल उनकी मदद न करते तो शायद उनके कई प्रतिभाशाली डिसाइपल्स वापस कभी नहीं लौट पाते। लू चेन मुस्कुराकर कहता है कि डिमोनिक कल्टिवेटर्स का नाश करना हर ऑर्थोडॉक्स कल्टिवेटर का कर्तव्य है। इसके बाद वो निंगटियान को बुलाता है। दोनों सेक्ट्स के डिसाइपल तुरंत निंगटियान और उसके साथियों का धन्यवाद करते हैं। निंगटियान विनम्रता से कहता है कि उन्होंने केवल वही किया जो एक सच्चे कल्टिवेटर को करना चाहिए। इसके बाद लूचेन आदेश देता है कि अगले दिन निंगटियान दोनों सेक्ट्स के युवा डिसाइपल्स को पूरा मिरियाद धर्मा सेक्ट घुमाएगा। उधर मैन हॉल में लूचेन स्वयं दोनों सेक्ट लीडर्स के साथ बातचीत जारी रखता है। स्पिरिट टी और स्पिरिट फ्रूट्स परोसे जाते हैं। जैसे ही दोनों एल्डर टी की पहली चुस्की लेते हैं वे भीतर की स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस करके स्तब्ध रह जाते हैं। उनके लिए एक साधारण कप टी भी दुर्लभ ट्रेजर से कम नहीं था। बातों बातों में लूचेन टियानमो सेक्ट का जिक्र करता है। वो शांत स्वर में कहता है कि टियानमो सेक्ट अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है। कुछ पल के लिए पूरा हॉल शांत हो जाता है। दोनों एल्डर्स एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। वे यकीन ही नहीं कर पाते कि इतनी बड़ी डीमन फोर्स को लूचेन ने अकेले नष्ट कर दिया। लूचेन फिर बताता है कि सीक्रेट रियल्म में उसके डिसाइपल्स पर हमला हुआ। उसके बाद हेवनली डोमेन डायनेस्टी में भी म्यू चिंगचेंग पर घात लगाकर हमला करने की कोशिश की गई। फिर उसने टियानमो सेक्ट के ब्लड सैक्रिफाइस का राज भी खोज निकाला। इसीलिए उसने पूरे सेक्ट को हमेशा के लिए मिटा दिया। दोनों सेक्ट लीडर्स ये सुनकर तुरंत फैसला करते हैं। अब जबकि टियानमो सेक्ट खत्म हो चुका है, अगला लक्ष्य ब्लेजिंग फायर गेट होना चाहिए। आखिर वही सेक्ट टियानमो सेक्ट के साथ मिलकर डिमोनिक कल्टिवेटर्स की मदद कर रहा था। लू चैन भी उनकी बात से सहमत हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले पूरी जानकारी इकट्ठा की जाएगी, उसके बाद एक ही बार में पूरे ब्लेजिंग फायर गेट का अंत किया जाएगा। इसके बाद दोनों सेक्ट्स लू चैन को धन्यवाद स्वरूप कई दुर्लभ ट्रेजर्स और रिसोर्सेज भेंट करते हैं। लू चैन बिना औपचारिकता किए प्रोटेक्टर शेन को उन्हें स्वीकार करने का आदेश दे देता है। बैठक समाप्त होने के बाद दोनों सेक्ट्स के एल्डर मिरियाद धर्मा सेक्ट से बाहर निकलते हैं। बाहर आते ही सभी गहरी सांस लेते हैं। उनमें से एक एल्डर कहता है कि लूचैन के सामने बैठना ऐसा था जैसे किसी अथाह महासागर के सामने बैठना। वो उसकी कल्टीवेशन का जरा भी अंदाजा नहीं लगा पाया। दूसरा एल्डर कहता है कि केवल लूचैन ही नहीं बल्कि उसके सेक्ट के एल्डर्स भी रहस्यमयी हैं। वो किसी एक की भी असली ताकत नहीं देख सका। सभी इस बात पर सहमत होते हैं कि मिरियाद धर्मा सेक्ट का वातावरण किसी सेक्रेड लैंड से भी कई गुना बेहतर है। अगर कोई वहां केवल एक दिन कल्टीवेशन करे तो बाहर कई दिनों की साधना के बराबर परिणाम मिल सकते हैं। वे तय करते हैं कि सेक्ट लौटकर अपने सेक्ट मास्टर को आज की हर बात विस्तार से बताएंगे। इसी दौरान मिरियाड धर्मा सेक्ट का एक डिसाइपल रोते हुए ग्रैंड एल्डर के पास पहुंचता है। वो बताता है कि जब वो अपने गांव लौटा तो वहां का पूरा गांव खत्म हो चुका था। सैकड़ों लोग बेरहमी से मारे गए थे। जांच करने पर उसे पता चला कि केवल उसका गांव ही नहीं बल्कि आसपास के कई छोटे गांव और छोटे सेक्ट्स भी इसी तरह नष्ट किए जा चुके हैं। ग्रैंड एल्डर तुरंत पूरी बात लूचैन को बताता है। सारी जानकारी सुनने के बाद लूचैन समझ जाता है कि टियानमो सेक्ट खत्म होने के बावजूद ईस्टर्न डोमेन में अभी भी कई ईवल कल्टिवेटर्स सक्रिय हैं। वो तुरंत नया आदेश जारी करता है। मिशन हॉल में विशेष बाउंटी मिशंस लगाए जाएंगे। अब मिरियाद धर्मा सेक्ट के डिसाइपल छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर ईस्टर्न डोमेन में जाएंगे। वे ईवल कल्टिवेटर्स का शिकार करेंगे, लोगों की रक्षा करेंगे और साथ ही वास्तविक बैटल एक्सपीरियंस भी प्राप्त करेंगे। लेकिन लूचैन एक महत्वपूर्ण नियम भी बनाता है। हर डिसाइपल के पीछे गुप्त रूप से एक एल्डर रहेगा। अगर डिसाइपल सचमुच जीवन मृत्यु की स्थिति में पहुंच जाए तभी एल्डर हस्तक्षेप करेगा। बाकी समय उन्हें अपने दम पर लड़ना होगा। इसी के साथ लूचैन एक और आदेश देता है। पूरे ईस्टर्न डोमेन के सभी प्रसिद्ध ईवल कल्टिवेटर्स, डीमन सेक्ट्स और रोग एक्सपर्ट्स की जानकारी इकट्ठा की जाए। अब समय आ गया था कि मिरियद धर्मा सेक्ट पूरे ईस्टर्न डोमेन को डिमोनिक फोर्सेस से पूरी तरह मुक्त करे। उधर ईस्टर्न डोमेन के एक गुप्त स्थान पर कई ईवल कल्टिवेटर्स इकट्ठा होते हैं। वे चर्चा करते हैं कि टियानमो सेक्ट के नष्ट होने के बाद सभी ऑर्थोडॉक्स सेक्ट सतर्क हो चुके हैं। अब छोटे गांवों पर हमला करना ठीक नहीं होगा। आगे से वे अकेले घूमने वाले रोग कल्टिवेटर्स और कमजोर एक्सपर्ट्स को निशाना बनाएंगे ताकि किसी को शक भी ना हो और ब्लड एसेंस इकट्ठा करना भी जारी रहे। उसी समय टियानबाओ पवेलियन में ब्लेजिंग फायर गेट का एक एल्डर पहुंचता है। वो पहले अपने सेक्ट द्वारा मंगाए गए रिसोर्सेज के बारे में पूछता है। इसके बाद वो पवेलियन मास्टर से एक अलग सवाल करता है। हाल ही में ईस्टर्न डोमेन में लगातार हो रहे नरसंहारों के पीछे कौन सी ईवल फोर्सेस सक्रिय हैं? उसे अंदाजा भी नहीं था कि इस सवाल का जवाब आने वाली लड़ाइयों की दिशा पूरी तरह बदलने वाला था। मिरियाद धर्मा सेक्ट के डिसाइपल अलग अलग टीम्स बनाकर पूरे ईस्टर्न डोमेन में ईवल कल्टिवेटर्स की तलाश कर रहे थे। लू चैन का आदेश साफ था, जहां भी निर्दोष लोगों पर अत्याचार हो वहां तुरंत कार्रवाई की जाए। इसी दौरान सेक्ट का एक एल्डर जानकारी जुटाने के लिए टियानबाओ पवेलियन पहुंचता है। वो पवेलियन मास्टर से पूछता है कि आखिर ईस्टर्न डोमेन में लगातार हो रहे नरसंहारों के पीछे कौन सी ईवल फोर्स हो सकती है। पवेलियन मास्टर गंभीर स्वर में बताता है कि टियानमो सेक्ट तो नष्ट हो चुका है, लेकिन वो अकेला डिमोनिक सेक्ट नहीं था। ईस्टर्न डोमेन में अभी भी नेदरवर्ल्ड सेक्ट और शिक्षवान सेक्ट जैसी कई संदिग्ध ताकतें मौजूद हैं। खासकर शिक्षवान सेक्ट सबसे ज्यादा शक के घेरे में है। ये सेक्ट कैंगवू प्रीफेक्चर में स्थित है और लंबे समय से ईवल कल्टिवेशन टेक्निक्स का अभ्यास करता आया है।
एल्डर सारी जानकारी लेकर तुरंत मिरियाद धर्मा सेक्ट लौट आता है। उधर मिरियाद धर्मा सेक्ट के डिसाइपल भी बाहर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, लेकिन उन्हें लगातार कोई ठोस सुराग नहीं मिल रहा था। तभी अचानक एक टीम को कुछ संदिग्ध कल्टीवेटर्स दिखाई देते हैं। उनके शरीर से गहरी डिमोनिक ऑरा निकल रही थी। डिसाइपल तुरंत उन्हें रोक लेते हैं, लेकिन वे लोग बिना कुछ बोले हमला कर देते हैं। कुछ ही पलों में दोनों पक्षों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। मिरियाद धर्मा सेक्ट के डिसाइपल अपनी सीखी हुई टेक्निक्स का उपयोग करते हुए उन्हें पूरी तरह दबा देते हैं। उनमें से एक ईवल कल्टीवेटर पर्पल मैंशन रियल्म का एक्सपर्ट था। उसे अपनी ताकत पर पूरा घमंड था, लेकिन निंगटियान एक ही मुक्के में उसकी सारी स्पिरिचुअल डिफेंस तोड़ देता है। वो आदमी जमीन पर गिरकर हैरान रह जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि उसकी कल्टीवेशन इतनी आसानी से खत्म की जा सकती है। पहले तो सभी ईवल कल्टीवेटर्स झूठ बोलते हैं। वे खुद को साधारण रोग कल्टीवेटर्स बताते हैं जो केवल राह चलते लोगों को लूटते हैं। लेकिन मिरियाड धर्मा सेक्ट के डिसाइपल उनकी बातों में नहीं आते। पूछताछ कड़ी होने पर आखिरकार उनमें से एक डरकर सच बता देता है। वो स्वीकार करता है कि वे सभी शिक्षवान सेक्ट के एल्डर हैं। उनका असली काम कल्टीवेटर्स की सोल और एसेंस ब्लड इकट्ठा करना है। उसी वजह से कैंगवू प्रीफेक्चर के छोटे गांव और कई छोटे सेक्ट्स पूरी तरह खत्म कर दिए गए। ये सुनते ही सभी डिसाइपल के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। निंगटियान तुरंत फैसला करता है, ये मामला अब केवल इन्वेस्टिगेशन का नहीं रहा, अब पूरे शिक्षवान सेक्ट को खत्म करना होगा। वो तुरंत सेक्ट टोकन के जरिए संदेश भेजता है। सभी मिरियद धर्मा सेक्ट के डिसाइपल तुरंत शिक्षवान सेक्ट के पास इकट्ठा हों। कुछ ही समय में पूरे क्षेत्र में मौजूद डिसाइपल वहां पहुंचने लगते हैं। इधर शिक्षवान सेक्ट के अंदर भी खबर पहुंच जाती है कि बाहर भेजी गई उनकी टीम मारी जा चुकी है। सेक्ट मास्टर पहले तो इसे साधारण घटना समझता है, लेकिन जब सोल हॉल से पुष्टि होती है कि उनकी पूरी टीम खत्म हो चुकी है, तो वो सभी बाहरी एल्डर्स को वापस बुलाने का आदेश देता है। साथ ही ब्लड एसेंस इकट्ठा करने का काम भी तुरंत रोक दिया जाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मिरियाड धर्मा सेक्ट के डिसाइपल पहले ही शिक्षवान सेक्ट को चारों तरफ से घेर चुके थे। ग्रैंड एल्डर भी स्वयं वहां पहुंच जाता है। वो ऊंची आवाज में आदेश देता है, आज एक भी ईवल कल्टीवेटर जिंदा नहीं बचना चाहिए। युद्ध शुरू होते ही शिक्षवान सेक्ट के डिसाइपल घबराकर भागने लगते हैं, लेकिन मिरियाद धर्मा सेक्ट के डिसाइपल किसी को भी भागने का मौका नहीं देते। पूरे सेक्ट में भीषण युद्ध छिड़ जाता है। शिक्षवान सेक्ट का सेक्ट मास्टर खुद सामने आता है। वो गुस्से में चिल्लाता है कि जिसने भी उसके सेक्ट पर हमला किया है, आज वो बिना खबर के मरेगा। लेकिन उसका घमंड कुछ ही क्षणों में टूट जाता है। ग्रैंड एल्डर एक ही वार में उसकी सारी ताकत दबा देता है। गुस्से में शिक्षवान सेक्ट का सेक्ट मास्टर अपना आखिरी सहारा निकालता है। वो अपने जेड स्टाफ के अंदर छिपी सेज रेमनेंट सोल को बाहर बुला लेता है। भयानक सेज ऑरा पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल जाती है, लेकिन ग्रैंड एल्डर जरा भी नहीं घबराता। वो मुस्कुराकर कहता है, सिर्फ एक सेज की बची हुई आत्मा, और वो भी ईवल कल्टीवेटर की। क्या तुम सच में सोचते हो कि इससे मिरियाड धर्मा सेक्ट डर जाएगा? इतना सुनते ही रेमनेंट सोल समझ जाती है कि सामने वाले की ताकत उससे कहीं ऊपर है। वो तुरंत हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगने लगती है। वो कहती है कि अगर उसे छोड़ दिया जाए तो वो हमेशा के लिए मिरियाड धर्मा सेक्ट की सेवा करेगी। लेकिन ग्रैंड एल्डर ठंडी आवाज में जवाब देता है, जिसने अनगिनत निर्दोष लोगों की जान ली हो, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं। अगले ही पल वो रेमनेंट सोल को भी पूरी तरह नष्ट कर देता है। लीडर के मरते ही शिक्षवान सेक्ट पूरी तरह टूट जाता है। बाकी ईवल कल्टीवेटर्स भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिरियद धर्मा सेक्ट के डिसाइपल किसी को भी बचकर निकलने नहीं देते। कुछ ही समय में पूरा शिक्षवान सेक्ट इतिहास बन जाता है। इसके बाद सभी डिसाइपल सेक्ट के अंदर मौजूद हर ब्लड फॉर्मेशन, सोल रिफाइनिंग अरे और ईवल कल्टीवेशन टेक्निक को नष्ट कर देते हैं। साथ ही वहां जमा किए गए सभी कल्टीवेशन रिसोर्सेज अपने साथ ले लेते हैं। जब पूरी सफाई हो जाती है, तब ग्रैंड एल्डर मिरियाद धर्मा सेक्ट लौटकर लू चैन को पूरी रिपोर्ट देता है। लू चैन उनकी कार्रवाई से संतुष्ट होता है, लेकिन वो समझ चुका था कि भविष्य में और भी बड़े दुश्मन सामने आने वाले हैं। इसीलिए वो पूरे सेक्ट में एक नई घोषणा करता है। 1 महीने बाद मिरियाद धर्मा सेक्ट का पहला ग्रैंड सेक्ट कॉम्पिटिशन आयोजित किया जाएगा। इस कॉम्पिटिशन में मीनियल डिसाइपल, आउटर डिसाइपल और इनर डिसाइपल तीनों श्रेणियों के लिए अलग अलग मुकाबले होंगे। टॉप 100 मीनियल डिसाइपल्स को आउटर सेक्ट में प्रवेश मिलेगा। आउटर सेक्ट के विजेताओं को दोगुने रिसोर्सेज दिए जाएंगे और इनर सेक्ट के सबसे श्रेष्ठ 3 डिसाइपल को सीधे कोर डिसाइपल बनाया जाएगा। पहले स्थान पर आने वाले डिसाइपल को दुर्लभ इमॉर्टल पीच, सोल स्पिरिट फ्रूट और कई अमूल्य कल्टीवेशन रिसोर्सेज पुरस्कार में मिलेंगे। पूरे मिरियद धर्मा सेक्ट में कंपटीशन की खबर फैलते ही सभी डिसाइपल पहले से भी अधिक मेहनत के साथ कल्टीवेशन शुरू कर देते हैं। उधर दूसरी तरफ ब्लेजिंग फायर गेट के खिलाफ भी मिरियाद धर्मा सेक्ट की अगली कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। टियानमो सेक्ट के पुराने साथी अब अपने अंत से ज्यादा दूर नहीं थे। ब्लेजिंग फायर गेट के पूरी तरह नष्ट होने के बाद 100 फ्लावर्स वैली के सेक्ट मास्टर अपने एल्डर्स और घायल डिसाइपल्स के साथ वापस लौटने की तैयारी करने लगते हैं। इस युद्ध में उन्हें भी कई रिसोर्सेज मिले थे। लू चेन आदेश देता है कि ब्लेजिंग फायर गेट से मिले स्पिरिट स्टोन्स, स्पिरिचुअल हर्ब्स, पिल्स, कल्टीवेशन टेक्निक्स और मार्शल आर्ट्स मैनुअल्स दोनों सेक्ट्स के बीच बराबर बांट दिए जाएं। वो कहता है कि इस जीत में दोनों सेक्ट्स का योगदान रहा है। सभी एल्डर्स इस फैसले से बेहद प्रभावित होते हैं।
वे समझ जाते हैं कि लू चेन केवल शक्तिशाली ही नहीं बल्कि न्यायप्रिय सेक्ट मास्टर भी है। 100 फ्लावर्स वैली के सभी लोग लू चेन को धन्यवाद देकर वापस लौट जाते हैं, लेकिन वैली मास्टर पूरे रास्ते एक ही बात सोचती रहती है, मिरियाड धर्मा सेक्ट आखिर कितना शक्तिशाली है। अगर भविष्य में उनका सेक्ट उसके साथ जुड़ जाए तो 100 फ्लावर्स वैली का भविष्य पूरी तरह बदल सकता है। कुछ दिनों बाद 100 फ्लावर्स वैली की एंसेस्टर्स स्वयं वैली मास्टर और ग्रैंड एल्डर को लेकर मिरियाद धर्मा सेक्ट पहुंचती हैं। जैसे ही वे सेक्ट के अंदर प्रवेश करती हैं, पहले की तरह इस बार भी सभी लोग वहां की घनी स्पिरिचुअल छी देखकर दंग रह जाते हैं। एंसेस्टर एक नजर में समझ जाती हैं कि यहां कल्टीवेशन करना किसी भी सेक्रेड लैंड से कई गुना बेहतर है। प्रोटेक्टर उन्हें मेन हॉल तक ले जाता है। लू चैन उनका स्वागत करता है और बैठने के लिए कहता है। औपचारिक बातें खत्म होते ही वैली मास्टर सीधे अपने आने का असली उद्देश्य बता देती है। वो कहती है कि 100 फ्लावर्स वैली अब आधिकारिक रूप से मिरियाद धर्मा सेक्ट की वासल फोर्स बनना चाहती है। पूरे हॉल में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। लू चैन तुरंत मना नहीं करता। वो शांत स्वर में कहता है कि वासल बनने का मतलब केवल सुरक्षा पाना नहीं होता, इसके साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। अगर 100 फ्लावर्स वैली सच में उसकी वासल फोर्स बनना चाहती है तो 3 शर्तें पूरी करनी होंगी। पहली, मायरियत धारमा माउंटेन के नीचे एक विशाल वानफा सिटी बनाई जाएगी। दूसरी, जब भी मायरियत धर्मा सेक्ट को किसी रिसोर्स, निर्माण या सहायता की जरूरत होगी, 100 फ्लावर्स वैली पूरा सहयोग देगा। तीसरी, ईस्टर्न डोमेन की हर महत्वपूर्ण जानकारी नियमित रूप से मिरियाद धर्मा सेक्ट तक पहुंचाई जाएगी, और अगर कभी विश्वासघात हुआ तो उसका परिणाम बहुत भयानक होगा। वैली मास्टर बिना एक पल सोचे तीनों शर्तें स्वीकार कर लेती हैं। वो गंभीरता से वचन देती है कि 100 फ्लावर्स वैली कभी भी मिरियाद धर्मा सेक्ट के साथ विश्वासघात नहीं करेगा। सिस्टम तुरंत मिशन कंप्लीट होने की सूचना देता है। न्यू वासल फोर्स एक्वायर्ड। लू चेन को 2 बड़े रिवॉर्ड गिफ्ट पैक्स प्राप्त होते हैं। इसके बाद लू चेन वैली मास्टर की ओर देखकर मुस्कुराता है। वो कहता है कि फिलहाल सेक्ट में एक भरोसेमंद व्यक्ति की जरूरत है जो उसके रोजमर्रा के छोटे मोटे काम संभाल सके। इसलिए वो वैली मास्टर से कहता है कि वो कुछ समय तक उसकी पर्सनल मेड की तरह काम करे। ये सुनकर वैली मास्टर का चेहरा लाल हो जाता है। वो कुछ पल के लिए पूरी तरह घबरा जाती है। उसे लगता है कि शायद लू चेन का कोई और मतलब है, लेकिन प्रोटेक्टर शेन हंसते हुए समझाता है कि सेक्ट मास्टर का मतलब केवल टी सर्व करना, डेली स्केड्यूल संभालना और कुछ प्रशासनिक काम देखना है, इसमें और कुछ नहीं। वैली मास्टर राहत की सांस लेती है। वो सम्मानपूर्वक यह जिम्मेदारी स्वीकार कर लेती है। इसी समय लू चेन सभी मेहमानों को एनलाइटमेंट टी और दुर्लभ स्पिरिट फ्रूट्स परोसने का आदेश देता है। जैसे ही सभी पहली चुस्की लेते हैं, उनके चेहरों पर आश्चर्य साफ दिखाई देने लगता है। सिर्फ एक कप टी से उनकी वर्षों पुरानी कल्टीवेशन बॉटलनेक हिलने लगती है। एंसेस्टर की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो कहती हैं कि इस टी की एक कप दशकों की कठिन कल्टीवेशन के बराबर है। लू चेन मुस्कुराकर उन्हें एक इमॉर्टल पीच भी देता है। एंसेस्टर भावुक होकर कहती हैं कि उनकी आयु अब बहुत कम बची है। ये इमॉर्टल पीच उन्हें नई जिंदगी दे सकता है। लू चेन कहता है कि अब 100 फ्लावर्स वैली उसकी वासल फोर्स है, इसलिए उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मिरियत धर्मा सेक्ट की है। अगर भविष्य में कोई संकट आए तो केवल टोकन के माध्यम से संदेश भेजना होगा। मिरियत धर्मा सेक्ट तुरंत सहायता के लिए पहुंच जाएगा। इसके बाद लू चेन एक और बड़ा फैसला सुनाता है। अब से 100 फ्लावर्स वैली हर साल अपने 10 सबसे प्रतिभाशाली डिसाइपल्स को मिरियाद धर्मा सेक्ट भेज सकेगा। वे यहां मीनियल डिसाइपल की तरह रहकर कल्टीवेशन करेंगे। अगर आगे बढ़ना होगा तो उन्हें कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कमाने होंगे, बिल्कुल मिरियाद धर्मा सेक्ट के डिसाइपल की तरह। वैली मास्टर और सभी एल्डर्स इस निर्णय से बेहद खुश हो जाते हैं। इसके बाद वानफा सिटी के निर्माण की योजना पर चर्चा होती है। लू चैन कहता है कि शहर जितना बड़ा बनाया जा सके उतना अच्छा होगा। शहर के बीचों बीच एक विशाल अरीना बनाया जाएगा। शहर के अंदर किसी भी तरह की लड़ाई की अनुमति नहीं होगी। अगर किसी को विवाद सुलझाना है तो अरीना में जाकर मुकाबला करना होगा। इस तरह भविष्य में वानफा सिटी पूरे ईस्टर्न डोमेन का सबसे सुरक्षित कल्टीवेशन सिटी बनेगा। सभी योजनाएं तय होने के बाद 100 फ्लावर्स वैली वापस लौटने की तैयारी करती है, लेकिन वैली मास्टर को वहीं रुकना पड़ता है। बाकी एल्डर्स वापस चले जाते हैं। रास्ते में 100 फ्लावर्स वैली की एंसेस्टर बेहद खुश दिखाई देती हैं। वो कहती हैं कि अगर आने वाले कुछ वर्षों तक उनका सेक्ट मिरियत धर्मा सेक्ट के साथ बना रहा तो 100 फ्लावर्स वैली में कई सेंट रियल्म एक्सपर्ट्स पैदा हो जाएंगे। उनका सेक्ट इतिहास का सबसे शक्तिशाली दौर देखेगा। उधर मिरियत धर्मा सेक्ट में वैली मास्टर अभी भी सोच रही होती है कि लू चेन ने उसे अपने पास क्यों रखा। उसे लगता है कि शायद सेक्ट मास्टर उससे नाराज है, लेकिन लू चेन मुस्कुराकर कहता है कि उसने उसे इसलिए रोका क्योंकि वो उस पर भरोसा करता है। वो नहीं चाहता कि इतनी प्रतिभाशाली व्यक्ति केवल चाय परोसने या साधारण कामों में अपना समय बर्बाद करे, बल्कि भविष्य में उसे सेक्ट के महत्वपूर्ण प्रशासनिक काम संभालने होंगे। वैली मास्टर ये सुनकर भावुक हो जाती है। उसे एहसास होता है कि लू चेन हमेशा दूर की सोचता है। उसी समय सिस्टम फिर सक्रिय होता है। मिशन रिवॉर्ड्स रेडी। लू चेन दोनों गिफ्ट पैक्स खोलता है। उसे 4 रेड रैंक समन कार्ड्स, एक सुप्रीम सॉर्ड डाउ टेक्निक, दुर्लभ बॉडी रिफाइनमेंट मटेरियल्स, शक्तिशाली फॉर्मेशन मटेरियल्स और कई विशेष रिसोर्सेज प्राप्त होते हैं। लू चेन मुस्कुराता है। उसे पता था
मिरियाद धार्मा सेक्ट की ताकत अभी और भी तेजी से बढ़ने वाली है। सिस्टम से मिले रिवॉर्ड्स खोलने के बाद लू चेन कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहता है, लेकिन जब उसकी नजर आखिरी 2 रिवॉर्ड्स पर पड़ती है तो उसका चेहरा अजीब हो जाता है। सिस्टम ने उसे कल्टीवेशन रिसोर्सेज के साथ कुछ ऐसे कपड़े भी दे दिए थे जिनका कल्टीवेशन से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। लू चेन तुरंत सिस्टम को डांटता है और पूछता है कि आखिर ये बेकार रिवॉर्ड्स किस लिए हैं। सिस्टम मजाकिया अंदाज में जवाब देता है कि होस्ट को फायदा मिल रहा है, फिर भी वो शिकायत कर रहा है। इसी बीच वैली मास्टर अंदर आती है। वो लू चेन के चेहरे का अजीब भाव देखकर पूछती है कि क्या कोई बड़ी समस्या हो गई है। लू चेन तुरंत बात बदल देता है। वो कहता है कि उसे बस कुछ पुराने अप्रिय अनुभव याद आ गए थे। वैली मास्टर को लगता है कि लू चेन लगातार सेक्ट के कामों में व्यस्त रहने के कारण थक गया है। वो विनम्रता से उसके कंधे दबाने लगती है। लू चेन मुस्कुराते हुए उसकी सेवा स्वीकार कर लेता है। कुछ देर बाद वो प्रोटेक्टर शेन को बुलाता है। वो आदेश देता है कि सिस्टम से मिले सभी फॉर्मेशन मटेरियल्स और फॉर्जिंग मटेरियल्स तुरंत सेक्ट ट्रेजरी में रख दिए जाएं। इसके बाद वो नई प्राप्त सुप्रीम सॉर्ड डाउ टेक्निक भी निकालता है। जैसे ही टेक्निक उसके हाथ में आती है, अनगिनत सॉर्ड डाउ इनसाइट्स उसके मन में समाने लगते हैं। उसकी सॉर्ड कॉम्प्रिहेंशन एक बार फिर पहले से कहीं अधिक गहरी हो जाती है। सिस्टम फिर याद दिलाता है कि अभी 4 रेड रैंक समन कार्ड्स बाकी हैं। लू चेन बिना समय गंवाए उन्हें एक्टिवेट कर देता है। कुछ ही क्षणों में 4 नई आकृतियां मेन हॉल में प्रकट होती हैं। 2 लोग पूरे ईस्टर्न डोमेन के सर्वोच्च फॉर्मेशन ग्रैंड मास्टर्स थे। बाकी 2 महान आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग ग्रैंड मास्टर्स थे। चारों सम्मानपूर्वक लू चेन के सामने झुककर प्रणाम करते हैं। उनकी ऑरा देखकर आसपास मौजूद लोग चौंक जाते हैं। चारों एल्डर्स बताते हैं कि वे 10,000 वर्ष पहले की महान आपदा के समय गहरी साधना में चले गए थे। अब सिस्टम के बुलावे पर वे दोबारा मिरियाड धर्मा सेक्ट की सेवा करने लौटे हैं। वे ईस्टर्न डोमेन को देखकर भी हैरान होते हैं। उनके अनुसार इतने वर्षों में पूरे ईस्टर्न डोमेन की कल्टीवेशन पहले की तुलना में बहुत कमजोर हो चुकी थी। लू चेन बिना समय गंवाए चारों को कोर एल्डर्स नियुक्त कर देता है। वो उन्हें आदेश देता है कि पहले पूरे सेक्ट की व्यवस्था समझें। इसके बाद फॉर्मेशन, आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग और कल्टीवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को अगले स्तर तक पहुंचाएं। चारों एल्डर तुरंत आदेश स्वीकार कर लेते हैं। उधर 100 फ्लावर्स वैली की वैली मास्टर के लिए भी लू चेन नया सेक्ट रोब तैयार करवाता है। वो कहता है कि अब वो मिरियाद धर्मा सेक्ट की प्रतिनिधि है, इसलिए उसके कपड़े भी सेक्ट की पहचान के अनुसार होने चाहिए। वैली मास्टर खुशी खुशी नई ड्रेस स्वीकार कर लेती है। उसी शाम टियानबाओ पवेलियन के पवेलियन मास्टर फिर से मिरियाद धर्मा सेक्ट पहुंचते हैं। इस बार वे पहले से मंगाए गए स्पिरिट हर्ब्स, पिल्स और कल्टीवेशन रिसोर्सेज लेकर आए थे। साथ ही वे लू चेन से एक विशेष अनुरोध भी करना चाहते थे। लू चेन उन्हें बैठाकर बात सुनता है। पवेलियन मास्टर पूछते हैं कि क्या भविष्य में टियानबाओ पवेलियन भी मिरियाद धर्मा सेक्ट के साथ गहरा व्यापारिक संबंध बना सकता है। लू चेन कुछ शर्तें रखता है। पहली, टियानबाओ पवेलियन को अपना ईस्टर्न डोमेन हेडक्वार्टर्स भविष्य में बनने वाली वानफा सिटी में स्थानांतरित करना होगा। दूसरी, वानफा सिटी के निर्माण में 100 फ्लावर्स वैली की पूरी सहायता करनी होगी। पवेलियन मास्टर बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों शर्तें स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें अच्छी तरह पता था कि मिरियद धर्मा सेक्ट के साथ जुड़ना भविष्य के लिए सबसे बड़ा अवसर है। बात पूरी होने के बाद लू चेन उन्हें एक इमॉर्टल पीच भी उपहार में देता है। पवेलियन मास्टर भावुक होकर धन्यवाद देते हैं। कुछ ही दिनों में 100 फ्लावर्स वैली के चुने हुए 10 प्रतिभाशाली डिसाइपल भी मिरियद धर्मा सेक्ट पहुंच जाते हैं। लू चेन उन्हें आधिकारिक रूप से मीनियल डिसाइपल का दर्जा देता है। वो समझाता है कि यहां कोई भी व्यक्ति विशेष अधिकार नहीं पाएगा। अगर आगे बढ़ना है तो कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कमाने होंगे। सभी नए डिसाइपल खुशी खुशी ये नियम स्वीकार कर लेते हैं। इसी दौरान 100 फ्लावर्स वैली की मदद से वानफा सिटी का निर्माण भी पूरा हो जाता है। विशाल सिटी वॉल्स, मार्केट, कोर्टयार्ड्स, अरीना और अनगिनत शॉप्स पूरी तरह तैयार हो चुकी थीं। अब केवल सबसे महत्वपूर्ण काम बाकी था, पूरे शहर की सुरक्षा करने वाला ग्रैंड फॉर्मेशन। लू चेन तुरंत अपने नए फॉर्मेशन ग्रैंड मास्टर्स को बुलाता है। वो उन्हें आदेश देता है कि पूरे वानफा सिटी के चारों ओर ऐसा फॉर्मेशन बनाया जाए जिसे साधारण सेंट रियल्म एक्सपर्ट भी न तोड़ सके। दोनों ग्रैंड मास्टर्स केवल 1 घंटे के भीतर पूरे शहर का फॉर्मेशन तैयार कर देते हैं। जब फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है तो पूरा वानफा सिटी सुनहरी रोशनी से चमक उठता है। इसके बाद वे 2 विशेष फॉर्मेशन टोकन्स लू चेन को सौंपते हैं। एक टोकन पूरे वानफा सिटी को नियंत्रित करता था, दूसरा सीधे सिटी लॉर्ड मैंशन से जुड़ा हुआ था। लू चेन दोनों ग्रैंड मास्टर्स की प्रशंसा करता है। कुछ दिनों बाद आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जिसका सभी लोग इंतजार कर रहे थे। वानफा सिटी आधिकारिक रूप से खुल जाती है। सिटी गेट पर घोषणा की जाती है, जो भी कोर्टयार्ड या शॉप किराए पर लेना चाहता है वो सिटी लॉर्ड मैंशन में आवेदन करे। शहर के अंदर किसी भी तरह की लड़ाई पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। अगर 2 कल्टीवेटर्स के बीच कोई विवाद होगा तो उसे सिटी के बीच बने विशाल अरीना में हल किया जाएगा। इस नए नियम की वजह से दूर दूर से कल्टीवेटर्स वानफा सिटी आने लगते हैं। कुछ ही समय में पूरा शहर बेहद जीवंत हो जाता है। इसी दौरान एक शानदार रथ सिटी गेट के सामने आकर रुकता है। उसमें से एक घमंडी युवा बाहर निकलता है। उसके साथ कई शक्तिशाली गार्ड्स भी थे। वो सीधे सिटी लॉर्ड मैंशन पहुंचता है और आदेश देता है कि शहर का असली मालिक तुरंत उसके सामने आए। जब गार्ड उससे उसकी पहचान पूछता है तो वो घमंड से कहता है,
मैं सेंट्रल प्रोविंस के इंपीरियल शाह फैमिली का यंग मास्टर हूं। वो धमकी देता है कि अगर वानफा सिटी का मालिक तुरंत उसके सामने नहीं आया तो इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। लेकिन तभी पीछे से एक शांत आवाज सुनाई देती है, मुझे बुलाने की जरूरत नहीं, मैं खुद आ गया हूं। और उसी क्षण लू चेन धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता है। वानफा सिटी की स्थापना के बाद पूरा ईस्टर्न डोमेन पहले से कहीं अधिक शांत और व्यवस्थित हो चुका था। लेकिन लू चेन जानता था कि जितनी तेजी से मिरियत धर्मा सेक्ट आगे बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से नए दुश्मन भी पैदा होंगे। उधर सेंट्रल प्रोविंस के इंपीरियल शाह फैमिली का यंग मास्टर अपमानित होकर अपने क्षेत्र में लौट जाता है। वो गुस्से से भरकर अपने पिता को वानफा सिटी में हुई पूरी घटना बताता है। वो कहता है कि मिरियात धर्मा सेक्ट ने इंपीरियल क्लैन की बिल्कुल भी इज्जत नहीं की, लेकिन शाह फैमिली के एल्डर उसे जल्दबाजी से रोक देते हैं। वे बताते हैं कि जिस सेक्ट की सिटी की रक्षा एक ग्रेट सेज कर रहा हो, उसके पीछे छिपी ताकत का अंदाजा लगाना आसान नहीं है। अगर बिना तैयारी के हमला किया गया तो नुकसान शाह फैमिली का भी हो सकता है। यंग मास्टर गुस्से में कहता है कि अगर फैमिली सेना नहीं भेजेगी तो वो हेवनली किल हॉल से असैसिन्स किराए पर लेगा। एल्डर समझाते हैं कि ग्रेट सेज या उससे ऊपर के एक्सपर्ट की हत्या कराने की कीमत बेहद भयानक होगी। फिलहाल सबसे सही फैसला यही है कि पहले पूरी जानकारी जुटाई जाए। उधर वानफा सिटी का विकास तेजी से होने लगता है। हर दिन नए कल्टीवेटर्स, व्यापारी और सेक्ट फोर्सेस शहर में आने लगते हैं। सिटी लॉर्ड मैंशन के अधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार लगभग सभी बड़े कोर्टयार्ड्स किराए पर दिए जा चुके थे। अधिकांश शॉप्स भी भर चुकी थीं। हर महीने मिलने वाला रेंट अब पूरे वानफा सिटी का खर्च आराम से चला सकता था। साथ ही टियानबाओ पवेलियन ने भी वादा निभाते हुए कल्टीवेशन रिसोर्सेज पर विशेष छूट देना शुरू कर दिया। लू चेन ये सुनकर संतुष्ट होता है। वो सिटी के अधिकारियों की मेहनत की प्रशंसा करता है और उन्हें कॉन्ट्रीब्यूशन रिवॉर्ड्स देने का आदेश देता है। इसके बाद लू चेन अकेले बैठकर शाह फैमिली के बारे में सोचता है। वो समझ जाता है कि इंपीरियल क्लैन इतनी आसानी से अपना अपमान नहीं भूलेगा। वो शांत स्वर में कहता है, अगर वे समझदारी से रहेंगे तो मैं उन्हें नहीं छेड़ूंगा, लेकिन अगर उन्होंने वानफा सेक्ट के खिलाफ कोई चाल चली तो इंपीरियल क्लैन भी इतिहास बन जाएगा। इसके बाद लू चेन सेक्ट के सभी पीक ग्रेड सेज एल्डर्स को बुलाता है। वो आदेश देता है कि सभी एल्डर जल्द से जल्द क्वाजी एम्परर रियल्म में ब्रेक थ्रू करने की तैयारी करें। कई एल्डर बताते हैं कि वे पहले ही हाफ स्टेप क्वाजी एम्परर तक पहुंच चुके हैं, उन्हें केवल कुछ और समय चाहिए। लू चेन संतुष्ट होकर उन्हें सिक्लूडेड कल्टीवेशन जारी रखने का आदेश देता है। इसी दौरान वैली मास्टर लू चेन के लिए टी लेकर आती है। घबराहट में उसके हाथ से टी कप गिरकर टूट जाता है। वो तुरंत घुटनों के बल बैठकर माफी मांगती है, लेकिन लू चेन मुस्कुराकर कहता है कि यह केवल एक कप है, आगे से थोड़ा ध्यान रखना। वैली मास्टर राहत की सांस लेती है। उसी समय सिस्टम अचानक सक्रिय हो जाता है। न्यू मिशन डिटेक्टेड। मिशन, सदर्न डोमेन जाकर एक नए डिसाइपल को रिक्रूट करो। टारगेट, एक अत्यंत दुर्लभ फिजीक वाला युवक जो इस समय जीवन मृत्यु के संकट में है। रिवॉर्ड, अप्रेंटिस गिफ्ट पैक। मिशन देखते ही लू चेन मुस्कुरा देता है। वो समझ जाता है कि उसका अगला डायरेक्ट डिसाइपल मिलने वाला है। बिना समय गंवाए वो तुरंत सदर्न डोमेन की ओर निकल पड़ता है। कुछ समय बाद सदर्न डोमेन के एक जंगल में एक युवा अकेला घायल अवस्था में बैठा होता है। उसका नाम लिंग युंजी था। उसे उसके अपने परिवार ने बेकार फिजीक समझकर घर से निकाल दिया था। कुछ ही समय पहले उसकी मां की भी बीमारी से मृत्यु हो चुकी थी। अब इस दुनिया में उसका कोई अपना नहीं बचा था। सिस्टम तुरंत उसकी जानकारी स्कैन करता है। स्पेशल फिजीक डिटेक्टेड, ताइशू सॉर्ड बॉडी। ये हेवन एंड मिरियड वर्ल्ड्स की सबसे दुर्लभ फिजीक्स में से एक थी, लेकिन अभी तक पूरी तरह जागृत नहीं हुई थी। इसी कारण सभी लोग उसे निकम्मा समझते रहे। लू चेन उसके सामने पहुंचकर शांत स्वर में कहता है, तुम्हारी हड्डियां असाधारण हैं, क्या तुम मेरे डिसाइपल बनना चाहोगे? लिंग युंजी पहले तो चौंक जाता है। वो कहता है कि वो जन्म से बेकार फिजीक वाला इंसान है, ऐसे व्यक्ति को कोई मास्टर क्यों अपनाएगा? लू चेन मुस्कुराकर सिर हिलाता है। वो बताता है कि लिंग युंजी किसी फ्लॉड बॉडी का मालिक नहीं है, बल्कि उसके भीतर छिपा ताइशू सॉर्ड बॉडी पूरे संसार की सबसे शक्तिशाली सॉर्ड फिजिक्स में से एक है। अगर ये पूरी तरह जाग गया तो भविष्य में वो महान सॉर्ड एक्सपर्ट बनेगा। लिंग युंजी की आंखों में उम्मीद लौट आती है। वो बिना देर किए लू चेन के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। डिसाइपल लिंग युंजी मास्टर को प्रणाम करता है। उसी क्षण सिस्टम घोषणा करता है, मिशन कंप्लीट, 4th डायरेक्ट डिसाइपल सक्सेसफुली रिक्रूटेड। लू चेन उससे पूछता है कि क्या सदर्न डोमेन में उसका कोई अधूरा काम बचा है। लिंग युंजी शांत स्वर में जवाब देता है कि उसकी मां के जाने के बाद अब इस दुनिया में उसका कोई अपना नहीं बचा। अब वो पूरी तरह अपने मास्टर के साथ चलने को तैयार है। लू चेन उसे साथ लेकर मिरियात धर्मा सेक्ट लौट आता है। सेक्ट पहुंचते ही वो सभी को लिंग युंजी से परिचित कराता है। वो घोषणा करता है, आज से लिंग युंजी मिरियात धर्मा सेक्ट का चौथा डायरेक्ट डिसाइपल होगा। सभी एल्डर उसकी असाधारण टैलेंट महसूस कर लेते हैं। लू चेन स्वयं उसके शरीर के अंदर छिपे ताइशू सॉर्ड बॉडी को एक्टिवेट करता है। जैसे ही फिजीक जागती है, उसके शरीर से तेज सॉर्ड इंटेंट निकलने लगता है। पूरा सेक्ट उस अद्भुत दृश्य को देखकर हैरान रह जाता है। लिंग युंजी भावुक होकर अपने मास्टर को धन्यवाद देता है। वो कहता है कि लू चेन ने उसे दूसरी जिंदगी दी है। इसके बाद लू चेन वैली मास्टर को आदेश देता है कि लिंग युंजी को सेक्ट की सभी जगह दिखाए और फिर उसे कल्टीवेशन टेक्निक हॉल लेकर जाए।
साथ ही वो वैली मास्टर से भी कहता है कि अब समय आ गया है कि वो भी अपनी कल्टीवेशन को अगले स्तर तक ले जाए। टेक्निक हॉल में पहुंचकर एल्डर उसे सलाह देता है कि किसी टेक्निक को खोजने की कोशिश मत करना, बस शांत होकर ध्यान लगाना। कुछ ही क्षणों में अनगिनत कल्टीवेशन टेक्निक्स अपने आप लिंग युंजी के सामने प्रकट होने लगती हैं। उसे इमॉर्टल सॉर्ड स्क्रिप्चर, वॉइड सॉर्ड डिवाइन एबिलिटी और कई सुप्रीम ग्रेड टेक्निक्स दिखाई देती हैं। दूसरी तरफ वैली मास्टर को भी अपनी पुरानी टेक्निक से कहीं अधिक शक्तिशाली ग्राउंड ग्रेड कल्टीवेशन मेथड प्राप्त होती है। वो भावुक होकर सोचती है कि मिरिया धर्मा सेक्ट की मेड बनना ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य था। उसी समय ईस्टर्न डोमेन के बाहर कई महान शक्तियां भी मिरिया धर्मा सेक्ट का नाम सुनने लगी थीं। हर दिशा से एक ही खबर फैल रही थी। ईस्टर्न डोमेन में वानफा सेक्ट नाम की एक नई शक्ति उभर चुकी है और उसकी असली ताकत का अंदाजा अभी तक कोई नहीं लगा पाया है। मिरियड धर्मा सेक्ट का नाम अब केवल ईस्टर्न डोमेन तक सीमित नहीं रहा था। उसकी ताकत की चर्चा धीरे धीरे सेंट्रल प्रोविंस तक पहुंच चुकी थी। हर बड़ी शक्ति अब केवल एक ही नाम पर चर्चा कर रही थी, मिरियड धर्मा सेक्ट। इसी दौरान सेंट्रल प्रोविंस के इंपीरियल शाह फैमिली में भी इस रहस्यमयी सेक्ट को लेकर बड़ी सभा बुलाई जाती है। शाह फैमिली के यंग मास्टर अपने पिता और तीनों एंसेस्टर्स के सामने वानफा सेक्ट में हुए अपने अपमान की पूरी कहानी सुनाता है। वो गुस्से में बताता है कि मिरियाड धर्मा सेक्ट ने न केवल उसे माउंटेन गेट से लौटा दिया, बल्कि ये तक कह दिया कि शाह फैमिली उनके सेक्ट मास्टर से मिलने के योग्य भी नहीं है। इतना ही नहीं, अगर शाह फैमिली ने कोई हरकत की तो पूरा इंपीरियल क्लैन मिटा दिया जाएगा। उसकी बात सुनते ही पूरा हॉल गुस्से से भर उठता है। शाह फैमिली के पेट्रियार्क की आंखों में ठंडी हत्या की चमक दिखाई देती है। वो कहता है कि सदियों से किसी ने इंपीरियल शाह फैमिली का इस तरह अपमान करने की हिम्मत नहीं की। अब समय आ गया है कि मिरियाड धर्मा सेक्ट को उसकी औकात दिखाई जाए। इसके बाद पेट्रियार्क स्वयं तीनों एंसेस्टर्स से मिलने जाता है। वो उन्हें वानफा सेक्ट के बारे में पूरी जानकारी देता है। वो बताता है कि यह सेक्ट अचानक प्रकट हुआ और आते ही कई बड़े सेक्ट्स और सेक्रेड लैंड्स को नष्ट कर दिया। जब उसने वहां जाकर सच्चाई जाननी चाही, तब उसे सेक्ट के अंदर प्रवेश तक नहीं करने दिया गया। ये सुनकर तीनों एंसेस्टर्स भी क्रोधित हो जाते हैं। उनमें से एक एंसेस्टर ठंडी आवाज में आदेश देता है, या तो मिरियाद धर्मा सेक्ट हमारे इंपीरियल शाह फैमिली के अधीन आएगा या फिर पूरी तरह मिटा दिया जाएगा। फैसला तुरंत ले लिया जाता है। शाह फैमिली एक दूत भेजकर मिरियाद धर्मा सेक्ट को अंतिम चेतावनी देगा। अगर वे इंपीरियल क्लैन के अधीन नहीं आए तो युद्ध निश्चित होगा। लेकिन शाह फैमिली केवल इसी पर नहीं रुकती। यंग मास्टर गुप्त रूप से हेवनली किल हॉल से भी संपर्क करता है। वो चाहता था कि किसी भी कीमत पर लू चैन की हत्या कर दी जाए। हेवनली किल हॉल के पैलेस मास्टर पहले पूरी जानकारी मांगते हैं। यंग मास्टर बताता है कि वानफा सेक्ट के अंदर कई ग्रेट सेज एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। साधारण असैसिन्स भेजने का कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए वो भारी कीमत चुकाने को तैयार है। रिवॉर्ड के रूप में वो 50 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स, 3000 वर्ष पुराने ब्लड बोधी और कई दुर्लभ ट्रेजर्स देने का वादा करता है। इतना बड़ा रिवॉर्ड सुनते ही हेवनली किल हॉल मिशन स्वीकार कर लेता है। 3 सबसे शक्तिशाली ग्रेट सेज असैसिन्स को बुलाया जाता है। पैलेस मास्टर केवल एक ही आदेश देता है, 3 दिनों के भीतर मिरियड धर्मा सेक्ट के सेक्ट मास्टर का सिर मेरे सामने होना चाहिए। उधर कुछ अन्य बड़ी शक्तियां भी वानफा सेक्ट पर नजर रख रही थीं। एक एल्डर बताता है कि उसने स्वयं वानफा सिटी में ऐसी ऑरा महसूस की थी जो उसकी अपनी कल्टीवेशन से भी कहीं अधिक शक्तिशाली थी। इसका मतलब साफ था, मिरियाड धर्मा सेक्ट के पीछे अभी भी ऐसी ताकतें छिपी थीं जिनका अंदाजा कोई नहीं लगा पाया था। इसलिए वे फिलहाल दूर रहकर केवल हालात देखने का फैसला करते हैं। उधर मिरियाद धर्मा सेक्ट पूरी तरह सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन अचानक माउंटेन गेट के बाहर तैनात गार्ड्स 3 संदिग्ध लोगों को पकड़ लेते हैं। वे लोग चोरी छिपे सेक्ट की निगरानी कर रहे थे। उन्हें तुरंत लू चैन के सामने लाया जाता है। पूछताछ करने पर तीनों एक भी शब्द बोलने से इनकार कर देते हैं। तभी लू चैन प्रोटेक्टर जैंग को आदेश देता है, इनकी सोल सर्च करो। कुछ ही क्षणों में सोल सर्च पूरी हो जाती है। हालांकि उनकी यादों पर विशेष सील लगी हुई थी, इसलिए ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। लेकिन एक महत्वपूर्ण राज सामने आ जाता है। ये तीनों हेवनली किल हॉल के असैसिन्स थे। ल्यू चैन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, दिलचस्प, अब हेवनली किल हॉल भी मेरे पीछे पड़ गया है। उसी समय सिस्टम की आवाज गूंजती है, न्यू मिशन रिलीज्ड। मिशन, हेवनली किल हॉल का पूरी तरह विनाश करो। रिवॉर्ड, सुप्रीम गिफ्ट पैक। लेकिन लू चैन तुरंत हमला करने का फैसला नहीं करता। वो मुस्कुराकर कहता है, अभी नहीं, पहले मैं देखना चाहता हूं कि मेरे खिलाफ और कौन कौन सामने आता है। उसके लिए सबसे सही समय तब होगा जब सारे दुश्मन खुद उसके सामने आ जाएं। इसके बाद वो सिस्टम से मिला अप्रेंटिस गिफ्ट पैक खोलता है। उसे एक नई सेक्ट मास्टर रोब, एक शक्तिशाली डिवाइन सॉर्ड, एक विशेष मिरियाद सीक्रेट रियल्म, 4 रेड समन कार्ड्स, परफेक्ट अर्थ ग्रेड फॉर्मेशन और कई दुर्लभ रिवॉर्ड्स प्राप्त होते हैं। लू चैन तुरंत आदेश देता है कि मिरियाद सीक्रेट रियल्म को सेक्ट के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थापित किया जाए। अब डिसाइपल भविष्य में वहीं जाकर ट्रायल्स और कल्टीवेशन करेंगे। इसके बाद वो 4 रेड समन कार्ड्स एक्टिवेट करता है। इस बार वो पहले ही सिस्टम को आदेश देता है कि एल्डर्स के प्रकट होने पर किसी तरह की बड़ी ऑरा बाहर न फैले। कुछ ही क्षणों में 4 नए शक्तिशाली एल्डर्स प्रकट होते हैं। चारों सम्मानपूर्वक लू चैन को प्रणाम करते हैं।
लूचैन उन्हें कोर एल्डर्स के पास भेज देता है ताकि वे पहले सेक्ट की व्यवस्था समझ सकें। उसी समय हेवनली किल हॉल में हड़कंप मच जाता है। उन तीनों ग्रेट सेज असैसिन्स के सोल टोकन्स भी एक साथ टूट चुके थे। पैलेस मास्टर क्रोध से भर उठता है। वो समझ जाता है कि शाह फैमिली ने उन्हें वॉन्फा सेक्ट की ताकत के बारे में झूठी जानकारी दी थी। अब उसने अपने 3 सबसे शक्तिशाली एक्सपर्ट्स खो दिए थे। वो तुरंत शाह फैमिली से इस नुकसान का हिसाब मांगने का फैसला करता है। लेकिन उधर शाह फैमिली को अभी भी अपनी हार का जरा भी अंदाजा नहीं था। कुछ ही समय बाद शाह फैमिली के 2 एल्डर स्वयं मिरियाद धर्मा सेक्ट पहुंचते हैं। माउंटेन गेट देखकर ही उनकी आंखें चमक उठती हैं। वे आपस में बात करते हैं कि सेक्ट के पगोदास, स्पिरिचुअल वाइन्स और ट्रेजर्स की कीमत अकल्पनीय है। उनमें से एक लालच से कहता है, कुछ ही दिनों में ये सब शाह फैमिली का होगा। इसी दौरान प्रोटेक्टर उन्हें मेन हॉल तक ले जाता है। लूचैन शांत भाव से सिंहासन पर बैठा हुआ था। शाह फैमिली के दोनों एल्डर बिना किसी सम्मान के सीधे पूछते हैं, क्या तुम ही मिरियाद धर्मा सेक्ट के सेक्ट मास्टर हो? लूचैन उनकी ओर देखकर शांत स्वर में जवाब देता है, हाँ, मैं ही लूचैन हूं। अब बताओ, इंपीरियल शाह फैमिली मेरे सेक्ट में किस लिए आई है? शाह फैमिली के 2 एल्डर जब मिरियाद धर्मा सेक्ट में पहुंचते हैं तो उन्हें पूरा विश्वास था कि ईस्टर्न डोमेन का ये नया सेक्ट उनकी धमकी सुनते ही घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन लूचैन पूरे समय शांत बैठा रहता है। वो बिना किसी डर के दोनों एल्डर्स की बात सुनता है। शाह फैमिली का पहला एल्डर घमंड से कहता है कि कुछ दिन पहले वॉन्फा सेक्ट ने शाह फैमिली के यंग मास्टर का अपमान किया था। अब इंपीरियल शाह फैमिली खुद जवाब लेने आई है। वो ठंडी आवाज में कहता है कि पूरे शुआनहुआंग कॉन्टिनेंट में बहुत कम लोग हैं जो शाह फैमिली का अपमान करके जिंदा रह सके हों। इसके बाद वो एंसेस्टर का आदेश सुनाता है, या तो मिरियाड धर्मा सेक्ट आज से शाह फैमिली का अधीनस्थ बन जाएगा, या फिर इस सेक्ट का एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। इतना ही नहीं, वो लालच से पूरे सेक्ट की ओर देखते हुए कहता है कि माउंटेन गेट के पगोदस, स्पिरिचुअल वाइन्स, पीछे लगे स्पिरिचुअल मेडिसिन गार्डन और सेक्ट के सभी ट्रेजर्स अब शाह फैमिली की संपत्ति होंगे। हॉल में बैठे सभी एल्डर्स के चेहरे ठंडे पड़ जाते हैं, लेकिन लूचैन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनी रहती है। वो केवल एक सवाल पूछता है, क्या यही शाह फैमिली का अंतिम फैसला है? दोनों एल्डर बिना झिझक हां कह देते हैं। वे समझते हैं कि अब लूचैन डर चुका है, लेकिन अगले ही पल लूचैन का चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। वो प्रोटेक्टर की ओर देखकर शांत स्वर में आदेश देता है, इन दोनों को बंदी बना लो। आदेश मिलते ही 2 क्वाजी एम्परर एल्डर्स तुरंत आगे बढ़ते हैं। शाह फैमिली के दोनों एल्डर प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाते। कुछ ही सेकंड में उनकी कल्टीवेशन सील कर दी जाती है। दोनों पूरी तरह बेबस होकर जमीन पर गिर जाते हैं। अब पहली बार उनके चेहरे पर डर दिखाई देता है। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि मिरियाद धर्मा सेक्ट में क्वाजी एम्परर एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। उधर कुछ एल्डर्स सुझाव देते हैं कि अभी इसी समय शाह फैमिली पर हमला कर देना चाहिए, लेकिन लूचैन मना कर देता है। वो कहता है, अभी नहीं, मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है वो सब एक साथ सामने आए, फिर एक ही बार में सबका अंत होगा। इसके बाद वो प्रोटेक्टर शेन को आदेश देता है कि टियानबाओ पवेलियन जाकर शाह फैमिली और हेवनली किल हॉल की पूरी जानकारी लेकर आए। उसी समय दूसरी ओर 10,000 बुद्धा टेम्पल के 2 मंक भी एक नई योजना बना रहे थे। उन्हें खबर मिल चुकी थी कि हेवनली डोमेन डायनेस्टी और मिरियाद धर्मा सेक्ट के बीच पहले टकराव हो चुका है। वे सोचते हैं कि अगर सही समय पर हस्तक्षेप किया जाए तो हेवनली डोमेन डायनेस्टी को भी अपने प्रभाव में लिया जा सकता है। दोनों मंक तुरंत हेवनली डोमेन डायनेस्टी की ओर निकल पड़ते हैं। उधर हेवनली डोमेन डायनेस्टी के एम्परर को खबर मिलती है कि बड़ी सेना वॉन्फा सिटी की ओर बढ़ रही है। शहर के बाहर मौजूद कल्टीवेटर्स भी इस सेना को देखकर हैरान रह जाते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि यही वही इंपीरियल आर्मी है जिसने पहले म्यू शिंगचेंग की शादी का मामला दबाने की कोशिश की थी। अब इतने सैनिक लेकर वापस आने का मतलब साफ था, वे इस बार सीधे वॉन्फा सिटी पर कब्जा करना चाहते थे। कुछ ही समय में सेना सिटी गेट के सामने पहुंच जाती है। उनका कमांडर अपना परिचय देता है, मैं हेवनली डोमेन डायनेस्टी का ग्रैंड जनरल शांगवान हूं। वो ऊंची आवाज में घोषणा करता है कि वॉन्फा सिटी हेवनली डोमेन डायनेस्टी की सीमा के अंदर बनाई गई है, इसलिए अब से शहर की सुरक्षा इंपीरियल आर्मी संभालेगी। वो सिटी गार्ड्स को आदेश देता है कि तुरंत अपने हथियार डाल दें और सिटी डिफेंस उनके हवाले कर दें। सिटी गार्ड्स उसकी बात सुनकर हंस पड़ते हैं। वे जवाब देते हैं कि वॉन्फा सिटी किसी डायनेस्टी की नहीं बल्कि मिरियाड धर्मा सेक्ट की है। अगर जनरल को कोई समस्या है तो वो पहले सेक्ट से बात करे। लेकिन जनरल और भी घमंडी हो जाता है। वो कहता है कि इंपीरियल कोर्ट ने अभी तक इस शहर पर कार्रवाई नहीं की, यही उनके लिए बहुत बड़ा एहसान था। अगर आज भी सिटी डिफेंस नहीं सौंपी गई तो पूरी सेना बलपूर्वक शहर पर कब्जा कर लेगी। इतने में 10,000 बुद्धा टेम्पल के दोनों मंक भी वहां पहुंच जाते हैं। वे जनरल का समर्थन करते हुए कहते हैं कि मिरियाद धर्मा सेक्ट को शांति से सिटी डिफेंस सौंप देनी चाहिए। वे इसे न्याय और धर्म का फैसला बताते हैं। आसपास खड़े सभी कल्टीवेटर्स ये सुनकर गुस्से से भर उठते हैं। वे समझ जाते हैं कि ये मंक केवल मध्यस्थ नहीं बल्कि इंपीरियल डायनेस्टी का खुला समर्थन कर रहे हैं। मिरियाद धर्मा सेक्ट की एल्डर जीयूए आगे बढ़ती है। वो दोनों मंक को कड़ी फटकार लगाती है। वो कहती है कि अगर बुद्धिस्ट सच में धर्म का पालन करते हैं तो उन्हें मंदिर में बैठकर साधना करनी चाहिए, दूसरों की संपत्ति लूटने नहीं आना चाहिए। एक मंक गुस्से में जीयूए पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है,
लेकिन उसी समय एक और एल्डर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो ठंडी आवाज में कहता है, वानफा सिटी के मामलों में दखल देने की हिम्मत किसने दी? जनरल भी अपने सैनिकों को हमला करने का आदेश दे देता है, लेकिन तभी दूर बैठे लू चैन पूरी घटना देख रहे होते हैं। उन्होंने जानबूझकर अभी तक हस्तक्षेप नहीं किया था, क्योंकि अब उन्हें आखिरकार समझ आ गया था 10,000 बुद्धा टेम्पल भी इस पूरी साजिश का हिस्सा है। उसी क्षण सिस्टम की आवाज गूंजती है, न्यू मिशन रिलीज्ड, टारगेट 10,000 बुद्धा टेम्पल, हेवनली किल हॉल, हेवनली डोमेन डायनेस्टी। मिशन, इन तीनों शक्तियों का पूर्ण विनाश। रिवॉर्ड, सुपर गिफ्ट पैक। लू चैन हल्की मुस्कान देता है। वो कहता है, अब सारे मोहरे खुद मेरे सामने आ गए हैं। इसके बाद वो दो क्वाजी एम्परर एल्डर्स को आदेश देता है कि वे तुरंत बाहर जाएं और सभी मंक तथा इंपीरियल जनरल्स को खत्म कर दें। दोनों एल्डर आदेश मिलते ही बिजली की गति से सिटी गेट पर पहुंच जाते हैं। उनकी ऑरा फैलते ही पूरा युद्ध क्षेत्र कांप उठता है। जनरल और दोनों मंक पहली बार डर जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि मिरियत धर्मा सेक्ट की असली ताकत उनकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने खुद मौत का दरवाजा खटखटा दिया था। वानफा सिटी के बाहर हुई लड़ाई केवल कुछ ही पलों में खत्म हो जाती है। मिरियत धर्मा सेक्ट के दो क्वाजी एम्परर एल्डर्स ने हेवनली डोमेन डायनेस्टी की सेना और 10,000 बुद्धा टेम्पल के एक्सपर्ट्स को पूरी तरह कुचल दिया। जो सैनिक अभी कुछ देर पहले घमंड से शहर पर कब्जा करने आए थे, अब वही जमीन पर घुटनों के बल बैठे कांप रहे थे। कुछ लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें तुरंत पता चलता है कि आसपास की पूरी स्पेस पहले ही सील की जा चुकी है। कोई भी टेलीपोर्टेशन तालिस्मान काम नहीं कर रहा था। कोई भी इस जगह से भाग नहीं सकता था। कुछ ही क्षणों में सभी विरोधी पूरी तरह हार मान लेते हैं। एक एल्डर मुस्कुराकर लू चैन से कहता है कि इतनी छोटी लड़ाई अगली बार उसे अकेले संभालने दी जाए। इतनी जल्दी सब खत्म हो गया कि उसे लड़ने का मजा ही नहीं आया। लू चैन हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है कि अभी असली लड़ाई बाकी है। हेवनली फील्ड हॉल, शाह फैमिली और 10,000 बुद्धा टेम्पल अभी भी मौजूद हैं। जल्द ही उन सबकी बारी भी आने वाली है। इसके बाद वो आदेश देता है कि इंपीरियल आर्मी के साधारण सैनिकों को छोड़ दिया जाए। वे केवल आदेश का पालन कर रहे थे। बिना वजह उनका नरसंहार करना मिरियत धर्मा सेक्ट की प्रतिष्ठा के खिलाफ होता। लेकिन इस पूरे दृश्य को देखने वाले सभी कल्टीवेटर्स दंग रह जाते हैं। वे पहली बार समझते हैं कि वानफा सेक्ट की असली ताकत उनकी कल्पना से कहीं आगे है। सब लोग एक दूसरे से कहते हैं, अब वानफा सेक्ट नहीं, इसे वानफा एम्परर सेक्ट कहना चाहिए। उधर सेक्ट के भीतर एक और महत्वपूर्ण काम शुरू होता है। लू चैन अपनी इंपीरियल ग्रेड वेपन निकालता है। वो 9th एल्डर को बुलाकर कहता है कि आज उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है। एल्डर अपने रक्त की एक बूंद वेपन पर गिराता है। इसके बाद अपनी सोल का एक हिस्सा वेपन के साथ जोड़ देता है। लू चैन अपनी महान रिफाइनिंग टेक्निक का उपयोग करके वेपन की अंतिम सील तोड़ देता है। अचानक पूरे आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग हॉल से भयानक ऑरा निकलती है। पूरे सेक्ट में रखी हजारों तलवारें एक साथ कांपने लगती हैं। सभी एल्डर और डिसाइपल घबराकर आर्टिफैक्ट हॉल की ओर देखने लगते हैं। कुछ ही क्षणों बाद एक असली इंपीरियल वेपन पूरी तरह जाग जाती है। 9th एल्डर भावुक होकर लू चैन को धन्यवाद देता है। वो कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि जीवन में उसे इंपीरियल वेपन चलाने का अवसर मिलेगा। बाकी एल्डर भी उत्साहित हो जाते हैं। कुछ एल्डर मजाक में कहते हैं कि सेक्ट लीडर उनके वेपन्स भी अपग्रेड कर दें, लेकिन लू चैन हंसकर मना कर देता है। वो कहता है कि पहले सेक्ट के बाकी काम पूरे होंगे, उसके बाद सबकी बारी आएगी। उधर 10,000 बुद्धा टेम्पल में भी बड़ी हलचल मच जाती है। जो मंक वानफा सिटी गए थे, उनके सोल लैंप्स एक एक करके बुझने लगते हैं। टेम्पल के सभी हाई एल्डर्स समझ जाते हैं कि कोई बड़ी घटना हो चुकी है। एक एल्डर तुरंत ईस्टर्न डोमेन जाकर पूरी सच्चाई पता लगाने की अनुमति मांगता है। टेम्पल उसे तुरंत रवाना कर देता है। इधर म्यू चिंगचैंग लू चैन के पास आती है। लू चैन उससे पूछता है कि उसके परिवार में सबसे योग्य व्यक्ति कौन है। म्यू चिंगचैंग बताती है कि उसका कजिन म्यू वैन ईमानदार, दयालु और जिम्मेदार इंसान है। लू चैन सिर हिलाता है। वो कहता है कि हेवनली डोमेन डायनेस्टी बहुत जल्द समाप्त होने वाली है। इतने बड़े साम्राज्य को बिना शासक के नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए वो चाहता है कि भविष्य में म्यू फैमिली का कोई योग्य व्यक्ति नया एम्परर बने। म्यू चिंगचैंग भावुक होकर मास्टर को धन्यवाद देती है, लेकिन लू चैन साफ कहता है, यदि नया एम्परर जनता से प्रेम करेगा तो मिरियत धर्मा सेक्ट हमेशा उसकी रक्षा करेगा। लेकिन अगर वो अत्याचारी निकला तो उसे हटाकर किसी और को एम्परर बना दिया जाएगा। इसके बाद लू चैन युद्ध की तैयारी शुरू कर देता है। वो अलग अलग एल्डर्स को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपता है। पहली टीम को हेवनली डोमेन डायनेस्टी के इंपीरियल फैमिली का अंत करने का आदेश मिलता है। दूसरी टीम को इंपीरियल डिक्री लेकर सीधे शाह फैमिली पर हमला करना था। तीसरी टीम को हेवनली फील्ड हॉल पूरी तरह नष्ट करना था। और चौथी टीम को 10,000 बुद्धा टेम्पल का सफाया करने की जिम्मेदारी मिलती है। पूरा सेक्ट एक साथ सक्रिय हो जाता है। चारों दिशाओं में शक्तिशाली एल्डर्स बिजली की गति से निकल पड़ते हैं। सबसे पहले हेवनली डोमेन डायनेस्टी में इंपीरियल डिक्री पहुंचती है। मिरियत धर्मा सेक्ट के एल्डर खुलेआम घोषणा करते हैं, आज से हेवनली डोमेन डायनेस्टी का अंत निश्चित है। 2 दिनों तक कोई भी इंपीरियल सिटी से बाहर नहीं जाएगा। पूरे इंपीरियल सिटी में अफरा तफरी मच जाती है। उधर म्यू फैमिली में भी लू चैन के एल्डर्स पहुंचते हैं। वे म्यू छिंगचैंग के कजिन म्यू वैन को बुलाते हैं। पहले तो म्यू वैन डर जाता है।
उसे समझ ही नहीं आता कि इतने शक्तिशाली एल्डर उससे क्यों मिलना चाहते हैं। फिर एल्डर्स उसे बताते हैं कि हेवनली डोमेन डायनेस्टी समाप्त हो चुकी है, अब उसे नया एम्परर बनाया जाएगा। म्यू वेन घबरा जाता है। वो कहता है कि उसे शासन करना नहीं आता, लेकिन एल्डर्स उसे समझाते हैं राजा बनने के बाद सब सीखा जा सकता है। सबसे जरूरी बात है न्याय और जनता के प्रति दया। इसके बाद वे लू चेन के 3 नियम सुनाते हैं। पहला, हमेशा जनता से प्रेम करना। दूसरा, अन्यायपूर्ण कानूनों को तुरंत बदलना। तीसरा, अगर कभी अत्याचार, भ्रष्टाचार या विलासिता में डूब गए तो मिरियाद धर्मा सेक्ट स्वयं तुम्हें सिंहासन से उतार देगा। म्यू वेन सम्मानपूर्वक यह जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है। उधर उसी समय शाह फैमिली के मुख्य भवन में 3 मिरियाद धर्मा सेक्ट एल्डर्स पहुंच जाते हैं। वे इंपीरियल डिक्री दिखाकर घोषणा करते हैं शाह फैमिली ने बिना कारण मिरियत धर्मा सेक्ट का अपमान किया। आज इंपीरियल डिक्री के आदेश से पूरे शाह फैमिली का विनाश किया जाएगा। शाह फैमिली तुरंत अपना ग्रैंड फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देती है। तीनों एंसेस्टर्स भी बाहर आ जाते हैं। उन्हें पूरा विश्वास था कि वे इस हमले को रोक लेंगे, लेकिन तभी आकाश अचानक कांप उठता है। एक भयानक औरा पूरे शाह फैमिली पर उतरती है। लू चेन स्वयं युद्धभूमि पर पहुंच चुका था। उसे देखते ही सभी एल्डर सम्मानपूर्वक झुक जाते हैं। शाह फैमिली का सबसे शक्तिशाली एंसेस्टर तुरंत समझ जाता है कि सामने खड़ा व्यक्ति साधारण एक्सपर्ट नहीं है। वो हाथ जोड़कर विनती करता है। वो कहता है कि शाह फैमिली अपनी आधी संपत्ति सौंपने को तैयार है, बस पूरे क्लैन को माफ कर दिया जाए। लेकिन लू चेन शांत स्वर में जवाब देता है, जब तुमने मेरे सेक्ट को अपना कुत्ता बनाने की बात कही थी, तब क्या तुमने दया के बारे में सोचा था? शाह फैमिली के सभी लोग घुटनों पर बैठ जाते हैं। वे अपनी गलती स्वीकार करते हैं। कुछ देर तक उन्हें देखकर लू चेन को एक पुरानी बात याद आती है। उसे पता चलता है कि शाह फैमिली के पूर्वजों ने 1 लाख वर्ष पहले आउटर डीमन रेस के खिलाफ युद्ध में महान योगदान दिया था। इसी सम्मान में लू चेन अंतिम फैसला सुनाता है। परफेक्टेड रियल्म से नीचे के सभी निर्दोष लोगों को जीवित छोड़ दिया जाएगा, लेकिन परफेक्टेड रियल्म और उससे ऊपर के सभी अपराधियों को वहीं मार दिया जाएगा। आदेश मिलते ही मिरियाद धर्मा सेक्ट के एल्डर्स तुरंत कार्रवाई शुरू कर देते हैं। कुछ ही समय में शाह फैमिली की सारी शक्ति पूरी तरह समाप्त हो जाती है। इसके बाद लू चेन आखिरी आदेश देता है, शाह फैमिली की सारी संपत्ति व्यवस्थित करके सेक्ट ट्रेजरी में भेज दी जाए। अगर आपको इस कहानी का दूसरा पार्ट देखना है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली बार जब दूसरा पार्ट आए तो आप उसे मिस ना करें। और कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।